Hello everyone, this side Ashish. Today we are going to start a awareness training session over ISO 13485 2016. The title of the standard is Medical Devices, Quality Management Systems, Requirements for Regulatory Purposes. I'm going to cover the complete clauses of ISO 13485 in this awareness training 1 to 8, including the introduction, details of the standard. You can check my profile over the description of this YouTube channel and the company website details. Here you can see the our company logo, uh, that is EQR, Edison Quality Registrar. I'm giving you this awareness training on behalf of this company. So please watch this video till end. Uh, it will be very useful for you if you are going to for a compliance work as well as the lead auditor course or any internal auditor course. So it will be very insightful for you. So firstly, I want to give you some brief history about this standard. The initial standard globally medical device field companies have is EN 46001. That is a European norm for medical devices associated management systems. Laterally, the ISO established the ISO 13485 as a international need for the medical device manufacturing and works. So this is the third version of the ISO 13485 and revised in the 2016. That is latest. So this is basically you can see the title of this standard and you have some get an idea like about what is the standards benefits. uh, सो अगर आप रेगुलेटरी पर्पसेस जैसे कि अप्लीकेबल होती है मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर, तो उनको जब आप कंप्लायंस की तरफ उनके वर्क करते हो, कंप्लायंस उसका देखते हो, तो आपको एक मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उसका जो फ्रेमवर्क है वो ISO 13485 प्रोवाइड करता है आपको। और ये कहीं ना कहीं जो ओवरऑल आपका सिस्टम है उसको गवर्न करने के लिए, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, जो परफॉर्मेंस है आपकी कंपनी का एज अ इंडस्ट्री इन द मेडिकल डिवाइसेस फील्ड, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये स्टैंडर्ड हेल्प करता है आपको। और जो भी आपकी कंपनी में मेडिकल डिवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें स्टैंडर्ड में गाइड की हुई हैं। सो आप अगर मेडिकल डिवाइस फील्ड में हो या फिर इन विट्रो डायग्नोसिस मेडिकल डिवाइसेस के फील्ड में हो, तो ये स्टैंडर्ड आपके ऊपर अप्लीकेबल है। ठीक है, साथ ही साथ ये एक आपके लिए कम्प्लीमेंट्री स्टैंडर्ड है। जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आप कंप्लाई करते हो, जैसे कि सी सर्टिफिकेशन है, USFDA है या फिर सेडेस्को है। ठीक है, और ये वॉलंटरी सर्टिफिकेशन है, वॉलंटरी स्टैंडर्ड है कंप्लाई करने के लिए। ये स्टैंडर्ड खुद कहता है कि ये इस तरह का इसका मतलब डेवलपमेंट है। तो अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड को, तो ये सब चीज़ें उसमें निकल के आएंगी। ठीक है, तो आगे हम शुरू करते हैं स्टैंडर्ड के बारे में अवेयरनेस ट्रेनिंग। सो टोटल 19 पेजेस है मेरी स्लाइड में ट्रेनिंग की, और फर्स्ट और लास्ट पेज इंट्रोडक्टरी है अबाउट आवर कंपनी एंड आवर प्रोफाइल। So this is the first page visible to you. Uh, Going to the second page where we start the details of the standards. So I used some keywords from the standards to recall my knowledge and to give you a detailed description and training over the subjects uh, which are uh, standard is provided to give you understanding to implement in your system and develop the methodology in your system. Okay, so
जो पहला अपना यहाँ पे चीज़ आती है स्टैंडर्ड में, वो है इंट्रोडक्शन। उसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन स्टैंडर्ड के बारे में दिया हुआ कि स्टैंडर्ड है क्या, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और क्यों अप्लीकेबल है, इसके बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, इसमें क्या चीज़ें मतलब कब आपके ऊपर अप्लीकेबल होती हैं, ठीक है, और एक जनरल जो फ्रेमवर्क है स्टैंडर्ड का, वो किस तरफ आपकी तरफ ले जाता है आपको, आपकी कंपनी को, क्या उसके एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। शुरू करते हैं यहाँ से इंट्रोडक्शन से हम लोग। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन का जनरल। जनरल में जो पॉइंट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या सब क्लॉज आप कह लीजिए, उसमें है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। उस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो कीवर्ड्स यूज़ किए मैंने, ऑल इन्वॉल्व एंड इंटररिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेप्ट वॉलंटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर सप्लायर्स और एक्सटर्नल पार्टी, ठीक है। सो यहाँ स्टैंडर्ड में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बहुत एक पॉइंट आउट किया है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में सोचना है और उस हिसाब से चीज़ों को देखना है जब भी आप कंप्लायंसेस की तरफ अ, जा रहे हो, ISO 1345 के या फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो लाइफ साइकिल का मतलब है कि जब भी प्रोडक्ट आप लाइफ साइकिल में, जब भी रॉ मटेरियल से वो प्रोडक्ट शुरू होता है और जब तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता है, तो वहाँ तक जो भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, वो सारी लाइफ साइकिल में काउंट होती हैं। और यहाँ पे वन और मोर स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल की बात की गई है स्टैंडर्ड में, इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे वन और मोर लाइफ साइकिल के बारे में कहने का ये मतलब है कि अ, एक फ्रेश प्रोडक्ट जब बनता है, यूज़ होता है एज अ मेडिकल डिवाइस, तो वो आगे चल के कहीं ना कहीं, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस बहुत कॉस्टली हैं, सारी जो कंट्रीज़ हैं, जो उनका मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं, जो उनका मेडिकल सिस्टम है, वहाँ पे जो अफोर्ड करना है बहुत इनको कॉस्टली है। तो होता क्या है कि जब कभी एक फ्रेश मेडिकल डिवाइस के आफ्टर लाइफ पीरियड उसमें कुछ कमी आ जाती है, उसकी परफॉर्मेंस में कुछ कमी आ जाती है, ठीक है, या फिर वो किसी वजह से ख़राब हो जाती है, तो उसको फिर से मेंटेनेंस करके एक सेकेंडरी हम एक सेकेंड लाइफ स्टाइल, हम सेकेंड लाइफ साइकिल उसकी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आफ्टर ए डिटेल्ड मेंटेनेंस एंड इवेल्युएशन एंड वैलिडेशन, ठीक है। इस तरह से मतलब वन और मोर लाइफ साइकिल की बात यहाँ पे होती है इंट्रोडक्शन में स्टैंडर्ड में, ठीक है। और जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं लाइफ साइकिल में हैं वो हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन है, स्टोरेज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इंस्टॉलेशन है, सर्विसिंग है एंड फाइनल डिकमीशनिंग है, डिस्पोजल है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लाइफ साइकिल में काउंट होती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कोई अगर टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहे हैं तो वो भी मतलब लाइफ साइकिल में ही काउंट होगी। और जो बेसिक इंट्रोडक्शन में ये भी चीज़ बताई गई है कि अगर आप एज अ सप्लायर मेडिकल डिवाइस बना रहे हो, ठीक है, तो आपके साथ एसोसिएटेड कंपनीज हैं जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही हैं, ठीक है, या फिर कोई कंपोनेंट बना के दे रही हैं, कोई सब असेंबली बना के दे रही है, ठीक है। तो या फिर हो सकता है वो स्टरलाइजेशन सर्विसेज में हो, कैलिब्रेशन सर्विसेज में हो, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज में हो, मेंटेनेंस सर्विसेज में हो। तो ये सारे ही मतलब जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है उसमें काउंट होते हैं, ठीक है। और अगर आप 1345 को दिखा रहे हो कि मैं कंप्लायड हूँ या डिक्लेयर कर रहे हो कि वी आर कंप्लायड 1345 कंपनी, तो आपको ये जो सब एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ हैं जो भी मैंने बताई, उस पे भी आपको गवर्न करना पड़ेगा, उसका भी कंप्लायंस आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तभी आप डिक्लेयर कर सकते हो कि मैं 1345 कंप्लायंट हूँ। इसके अलावा जब भी आप रेगुलेटरी पर्पस की बात करते हो, जो रेगुलेशंस हैं सी सर्टिफिकेशन की हैं या फिर यूएसएफडीए की हैं या फिर सडेस्को की हैं, तो वहाँ पे भी जब ये बात आती है कि मुझे डिक्लेयर करना है कि वी क्रॉस एग्जामिन द ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेगुलेशन एज वेल एज 1345, तो वहाँ पे भी आपको ये लाइफ साइकिल की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं आपको आपको गवर्न करनी पड़ती हैं एज अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। आप वहाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कहीं
आप अपने वेंडर के ऊपर या अपने जो सप्लायर है उसके ऊपर नहीं छोड़ सकते हो। तो उसको भी आपको ये कहीं न कहीं गवर्न करनी पड़ती है विथ रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंटेशन, विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिटिंग, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ ये स्टैंडर्ड कहता है कि ये जो मैंने भी बताया कि वॉलंटरी है अपनी तरह का ये स्टैंडर्ड। ठीक है, कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आपके ऊपर नहीं है जब तक कि आपको कोई रेगुलेटरी बॉडी आपसे ये ना मांगे। ठीक है, ये आपके बाहर मांग सकते हैं आपको 1385 के बारे में डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेशन, तब ये मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, नहीं तो ये वॉलंटरी सर्टिफिकेशन है। ठीक है, इसके साथ ही स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि आपको मतलब ये कंपनी जो भी मेडिकल डिवाइस फील्ड में एसोसिएटेड है उसको अपने रोल्स को आइडेंटिफाई करना है, जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स उसके ऊपर अप्लीकेबल हो रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसकी जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं उसकी कंपनी में उसका उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को देखना है। और जब भी हम 1345 को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने यहाँ कंप्लाई कराएंगे, अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हमने आइडेंटिफाई की हैं जो हमारी कंपनी के ऊपर और हमारी एक्टिविटीज़ के ऊपर अप्लीकेबल होती हैं, उनको भी हमें इंक्लूड करना है अपने 1345 के डॉक्यूमेंटेशन में, इंटीग्रेशन में। ठीक है, सो हम यहाँ पे स्लाइड के सेकंड पॉइंट पे आते हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के। यहाँ पे जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं मैंने आइडेंटिफिकेशन, complementary to technical requirements, strategic decision necessary, ambiguous influence, needs, objectives, product processes, size and structure, regulatory requirements, uniformity, named group। ठीक है, सो अभी जैसे मैंने बताया कि रोल आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। इसके साथ ही साथ हमें ये जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कंट्री टू कंट्री चेंज होती है। फॉर एग्जांपल आप इंडिया में मेडिकल डिवाइस बना रहे हो, यहाँ पे आपका वर्क है मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप सेम प्रोडक्ट अगर यूरोप भेजोगे, जापान भेजोगे, अमेरिका में भेजोगे, तो वहाँ पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, सी मार्किंग है, यूएसएफडी है। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे मार्केट करने की बात करेंगे अलग कंट्रीज़ में, तो जो वहाँ की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उनको अपने ISO 1385 के डॉक्यूमेंटेशन में, इंटीग्रेशन में उसको ऐड करना है। ठीक है, और ये एक स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन होता है, कंपनी का डिसीजन होता है कि हमें 1345 कंप्लाई करना है, इंटीग्रेट करना अपने सिस्टम में। साथ ही साथ जो नीड है वो इन्फ्लुएंस होता है कंपनी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है कंपनी का, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो इंट्रोडक्शन में बताई गई हैं कि जब भी हम जैसे मार्केट करेंगे प्रोडक्ट को डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो एक ये हमें वेरिंग नीड की हमें फेस करना पड़ेगा। तो उस वेरिंग नीड जो हमारी है, हमारी उस नीड के अकॉर्डिंग हमें अपना जो क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस है एज अ मेडिकल डिवाइस एसोसिएटेड फर्म, उसको उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए ये हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है मेडिकल डिवाइसेस का इन्फ्लुएंस होगा उसकी वजह से। ठीक है, इसकी वजह से हमारे ऑब्जेक्टिव्स चेंज होंगे, जो हमारी नीड्स वेरी करेंगी। ठीक है, प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन है, कैरेक्टराइजेशन है, वो वेरी करेगा। ठीक है, उससे एसोसिएटेड जो प्रोसेसेस हैं उसके डेवलपमेंट में, उसके सर्विस डिलीवरी में, उसमें वेरिएशन आएगा। साथ ही साथ जो कंपनी का साइज है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें चेंजेस आएंगे, और इसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स है रेगुलेटरी की वो चेंज आएंगी। तो ये सारी चीज़ों जो होती हैं, जब इन सारी चीज़ों को हम कहीं ना कहीं गवर्न करना पड़ता है, या फिर हमें एक इसकी इम्पोर्टेंट नीड है क्योंकि हम यहाँ पे रेगुलेटरी की बात कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में जो हमारा 1345 है वो हमें एक ओवरऑल एक सिस्टम बनाने में, डेवलप करने में और उसको इंटीग्रेट करने में हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है एज अ टेक्स्ट बुक। ठीक है, और हमारे लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं उसको डेवलप करना, उसको बनाना। साथ ही साथ
स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि जो स्टैंडर्ड है 1345 का, जो भी इसमें क्लॉजेस वाइज रिक्वायरमेंट दी हुई हैं, ये आपको यूनिफॉर्म मैनर में नहीं इंटीग्रेट करनी है या फिर इम्प्लीमेंट करनी है अपने सिस्टम में, या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेंगे आप, ये मतलब क्लॉज वाइज नहीं मेंटेन करना है। ठीक है, आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि पहले आपको प्रोडक्ट के बेसिस पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को देखना है, फिर साथ ही साथ उससे जो रिलेटेड प्रोसेस है उनके डेवलपमेंट पे वर्क करना है, फिर उसकी मॉनिटरिंग, मेजरिंग और उनके ऑब्जेक्टिव्स और जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उनको क्लासीफाई करना है। उसके बाद आपको अपनी पॉलिसीज डेवलप करनी है, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो 1385 की रिक्वायरमेंट हैं जो क्लॉज वाइज दी हुई हैं उनको उस पॉलिसीज में, उस प्रोसीजर्स में ऐड करना है, और फिर कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना है कि वी आर नाउ एबल टू control the system as per the ISO 135, and further we are going to comply with this standard completely. तो ये चीज़ें हैं मतलब इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पॉइंट में। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है स्टैंडर्ड का है, वो है क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो कीवर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं वो हैं अप्रोप्रिएट, रिस्क, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विस, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, वर्बल फॉर्म्स, शैल, शुड, मे, कैन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसका यहाँ पे कहने का मतलब है अ, जब भी हम कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे मतलब एज अ मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, तो वहाँ पे हमें देखना है कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमारे ऊपर अप्रोप्रिएट है। ठीक है, और तभी हमें उसे अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करना है, या फिर कोई उससे रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है, कोई नीड है मतलब रेगुलेशन की या फिर स्टैंडर्ड्स की, तो हमें हमेशा सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो हमारे सिस्टम पे अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। ठीक है, या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें करनी है, उसकी जो भी हम उसके लिए मॉनिटरिंग और मेजरिंग के रिक्वायरमेंट से डेवलप कर रहे हैं, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो ये अप्रोप्रिएट वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को देखना है जब भी हम कोई कंप्लाई करें, कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई करें। ठीक है, और जब हम इस तरह से करेंगे, जब हम एप्रोप्रिएट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, तभी हम प्रोडक्ट को जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच कर पाएंगे, कहीं ना कहीं कंप्लायंस जो है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का उसको फुलफिल कर पाएंगे, या फिर जो करेक्टिव एक्शंस लेंगे उसे भी हमें चेक करना कि वो अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं, और तब जाके हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो निकल के आ पाएगा। ठीक है, और जो ओवरऑल रिस्क फैक्टर है, जो भी हम क्लॉजेस कंप्लाई करने हैं विथ रिस्पेक्ट टू 1345, विथ रिस्पेक्ट टू रेगुलेटरी, विथ रिस्पेक्ट टू रेगुलेटेड स्टैंडर्ड्स, वो हम कहीं ना कहीं उस रिस्क को मिटिगेट कर पाएंगे। ठीक है, और जब भी हमारी रिस्क की बात होगी तो हमारा जो सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस है, अ, वो प्रोडक्ट का हो सकता है, प्रोसेस का हो सकता है, तो हमें रिस्क को इस तरह से देखना है कि जो सेफ्टी है और परफॉर्मेंस है वो कैसा है, मतलब अगर इसमें कुछ कमियां आ रही हैं, किसी वजह से कमियां आ रही हैं, तो ये हमारे लिए एक रिस्क होगा एज अ कंपनी। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और बताई हुई है क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट में, कि जब भी डॉक्यूमेंटेड वर्ड यूज़ होगा स्टैंडर्ड में, तो उसका कहने का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंटेशन का क्लियर कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ें आपके यहाँ इस्टेब्लिश होनी चाहिए, और साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेड और मेंटेन भी होनी चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे भी स्टैंडर्ड में प्रोडक्ट वर्ड यूज़ किया है, तो प्रोडक्ट वर्ड यूज़ करने का मतलब ये है कि उसके साथ जो भी सर्विसेज रिलेटेड हैं, इन्वॉल्व हैं, वो भी कहीं ना कहीं गवर्न होगी, या फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट दी हुई है प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, वो सर्विसेज पे भी अप्लीकेबल होंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की बात की है, अ, उससे क्या रिलेशन होता है, उससे मतलब वो मतलब क्या चीज़ डिफाइन करता है क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट में, और जो उसमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में है स्टेटस है,
रेगुलेशंस हैं, ऑर्डिनेंस हैं, डायरेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब भी आएंगी तो वो एज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट काउंट होंगी। ठीक है, और जो हम ये चार कीवर्ड यूज़ किए वर्बल फॉर्म में, शैल, शुड, मे, कैन, उसका एक जेनरिक मीनिंग होता है। जब भी हम मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो शैल का मतलब है रिक्वायरमेंट, शुड का मतलब है रिकमेंडेशन, मे का मतलब है परमिशन और कैन का मतलब है पॉसिबिलिटी और कैपेबिलिटी। तो क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट में इतनी सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ स्टैंडर्ड में नोट वर्ड यूज़ किया गया है। नोट में कुछ स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस दिए गए हैं। ठीक है, और वो एक तरह से गाइडेंस है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिफिकेशन के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर क्लॉज। ठीक है, तो नोट को इस तरह से देखना है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमारा क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बात है इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, प्रोसेस अप्रोच। इसमें जो कीवर्ड्स इंक्लूड किए हैं यानी इनपुट, आउटपुट, इनपुट, न्यूमरस लिंक्ड प्रोसेसेस, requirements, added value, performance and effectiveness, improvement। ठीक है, सो प्रोसेस को अगर आपको समझना है तो मैंने जो इनिशियली 9000 स्टैंडर्ड पे ट्रेनिंग दी है, अवेयरनेस ट्रेनिंग, या 9004 पे दी है, उसमें बहुत डिटेल मैंने एक प्रोसेस के बारे में बताया है। वहाँ पे वो स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग आप जाके देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेसेस जो होती है वो इंटर रिलेटेड होती हैं। ठीक है, जब एक प्रोसेस से जो आपका आउटपुट होता है वो दूसरे प्रोसेस के लिए इनपुट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड इनपुट, आउटपुट और इनपुट यूज़ किया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एज अ इंटर रिलेटेड मैनर, जो हमें यहाँ पे हम रिस्क की बात कर रहे हैं, सेफ्टी और परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, वो एसोसिएटेड हैं। आप एक प्रोसेस के ऊपर नहीं डिपेंडेंट हो सकते। उसकी जो मैंने बात करी लाइफ साइकिल की, तो यहाँ पे लाइफ साइकिल में नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है प्रोडक्ट को डिलीवर करने में, उसको सही तरीके से एक हेल्थ यूज़र को, जो भी पेशेंट है या फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज़ होने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेसेस हैं, जो ओवरऑल इंटर रिलेशंस हैं उनका, उसको हमें कहीं ना कहीं गवर्न करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। उसमें जो भी नॉन कन्फर्मिटीज़ हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट की चीज़ें हैं, वो इन्हेंस करनी पड़ती है। फिर हमें कहीं ना कहीं इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है या उससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो एक अच्छे तरीके से हम प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, और जब भी हम मैनेजमेंट सिस्टम को गवर्न करने की बात करते हैं, कंप्लाई करने की बात करते हैं, या फिर इंश्योर करते हैं कि हमने कंप्लाई किया हुआ है 1385 या फिर कोई भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें प्रोसेस अप्रोच होता है। क्योंकि हमें जो हमारा इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें, हम कहीं ना कहीं स्टेज वाइज, फंक्शन वाइज, एक्टिविटीज़ वाइज इन्हीं पे एलोकेट करते हैं प्रोसेस के अलग अलग स्टेजेस में, और उनको अलग अलग हमें कंट्रोल करने की वजह से हम एक प्रोसेस को पहले हम जस्टिफाई करते हैं कि दिस इज़ अ कंट्रोल्ड प्रोसेस एंड वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू गेट अ नाइस रिजल्ट ओवर दिस प्रोसेस। ठीक है, तो हमें प्रोसेस अप्रोच का माइंडसेट रखना है मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने में अपने यहाँ। और जैसे कि मैंने बताया कि इंटर रिलेशन जो है इनका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी प्रोसेस इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, सभी को गवर्न करना है, सब पे हमें कंट्रोल चेक पॉइंट्स रखने हैं। ठीक है, तभी जाके हमें एक अ, अ, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है एक अच्छे प्रोडक्ट का, एक अच्छी सर्विसेज का एज अ मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, वो हमें मिल पाएंगे कहीं ना कहीं, और हमें जो डिज़ायर आउटकम है वो हमें मिल पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस अप्रोच में आती हैं। और साथ ही साथ हमारा जो मैंने इम्प्रूवमेंट की बात की, उसमें वैल्यू एडिशन भी होता है। ठीक है, कि हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस, इफेक्टिवनेस जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं मतलब प्रोसेस अप्रोच में।
नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है वो है रिलेशनशिप विद ISO 9001। ठीक है, सो 9001 एक जेनरिक स्टैंडर्ड है, जैसे कि मैंने उसकी ट्रेनिंग में बताया हुआ है। उसको भी, उसकी ट्रेनिंग आप ले सकते हो अवेयरनेस की, वो भी मैंने यूट्यूब पे अपलोडेड है उसकी ट्रेनिंग। ठीक है, हमारे चैनल पे जाके आप उसके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो लेकिन वो जेनरिक स्टैंडर्ड है, वो सारी तरह के स्टैंडर्ड में, आप किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हो, मतलब आप किसी भी डिसिप्लिन में आपकी कंपनी वर्क कर रही हो। ठीक है, मतलब आप कोई सी भी इंडस्ट्री का एग्जांपल ले सकते हो किसी भी डिसिप्लिन की, उन सभी पे 9001 अप्लीकेबल होता है। लेकिन जब हम मेडिकल डिवाइसेस की बात करते हैं, इनविट्रो डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है क्यूएमएस की, वो 13485 में मेंटेन है, मेंशनड है। ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स है वो यहीं पे दी हुई हैं, तो ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है, और 9001 में 10 क्लॉजेज हैं, यहाँ पे 8 क्लॉजेज हैं। जो इनका स्ट्रक्चर है क्लॉजेज का, आ, वो इसी माइंडसेट से डेवलप किया गया है। ठीक है, और दोनों में बहुत वेरिएशन है। इस स्टैंडर्ड के लास्ट में नेक्चर्स में रिलेशनशिप एक टेबल के फॉर्म में मेंशन है 9001 और 13485 के जो क्लॉजेज हैं। लेकिन जब भी मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको अपनी इंडस्ट्री की एप्लीकेबिलिटी वाइज स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं 13485 की वो यहीं पे दी हुई हैं। ठीक है, और आपको 9001 आप इम्प्लीमेंट करते हो तो अ, अलग से अगर आप करते हो 1345 के, तो आपके लिए उतना मतलब जो उसकी इफेक्टिवनेस है, मतलब इम्प्रूवमेंट की एज अ मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, वो उतनी नहीं मिल पाएगी। तो ये दोनों में चीज़ें हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कंपैटिबिलिटी विद अदर मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो अदर मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे हेल्थ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात आती है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की बातें आती है, तो उसमें लिमिटेशन है इस स्टैंडर्ड के साथ स्टैंड इंटीग्रेट करने में। ठीक है, लेकिन आप इंटीग्रेट कर सकते हो चीज़ों को। आप रेफरेंस दे सकते हो जब भी आप क्वालिटी मैनुअल डेवलप करोगे 1345 का, तो अदर मैनेजमेंट सिस्टम के जो आपने पॉलिसीज डेवलप की है, या वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की हो सकती हैं, या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की हो सकती है, या फिर आपकी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की हो सकती है। तो वो इस जो क्वालिटी मैनुअल आप 1345 का डेवलप कर रहे हो, उसमें उसको रेफरेंस दे सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से हमारा स्कोप शुरू होता है, जो क्लॉज 1 है स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो यहाँ से रिक्वायरमेंट्स हैं दी हुई हैं। स्कोप में जो अप्लीकेबिलिटी है स्टैंडर्ड की, उसके बारे में बताया गया है, बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है, इंट्रोडक्शन के फर्दर जो इसका रेफरेंस है, टर्म्स एंड डेफिनेशन है, उसके बारे में बताया गया है। सो स्कोप की जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें जो मैंने चीज़ें कीवर्ड्स यूज़ किए हैं वो हैं डिमॉन्स्ट्रेट एबिलिटी consistent to meet customer and regulatory requirements regardless of its size and type, explicit stated associated applicability, vendors, process responsibility, design and development exclusions। ठीक है, तो मैं कीवर्ड्स को ब्रीफ करता हूँ आपको। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारे जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके स्टैंडर्ड, जब भी आप स्टैंडर्ड के बारे में आ, पढ़ो उनकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, तो सबसे ज़रूरी है कि आप स्कोप को अच्छे तरीके से समझ लो। कोई भी स्टैंडर्ड हो, आपका नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। ठीक है, क्योंकि जो पहली जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो स्कोप से ही होती है। जो अप्लीकेबिलिटी है उसका जो ओवरऑल रिलेशन है स्टैंडर्ड का आपके आपके प्रोडक्ट से, आपकी सिस्टम से, आपकी कंपनी में, वो आप वहाँ से डेवलप कर पाते हो। तो स्कोप में जो चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट की बात कही गई है, तो हमें एक हमारी जो जब हम स्टैंडर्ड को कंप्लाई करते हैं अपने सिस्टम में 1345 को, तो हमारी जो डिमॉन्स्ट्रेशन की एबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस, वो हमें कहीं ना कहीं मैच करने में एक पूरी तरह से हेल्प मिलती है। साथ ही साथ जो कस्टमर्स की नीड है
या फिर रेगुलेटरी नीड्स हैं उनको हम कंसिस्टेंटली मीट कर पाते हैं। वो सारी चीज़ों में होता है, मतलब जो भी हमारी जो लाइफ साइकिल है वो उसमें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टॉलेशन, सर्विसिंग, तो ये जो भी लाइफ साइकिल में प्रोसेसेस इन्वॉल्व, एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, उनमें हम कहीं ना कहीं अपनी एबिलिटी जो है डिमॉन्स्ट्रेट कर पाते हैं जब हम 13485 को अप्लाई करते हैं अपने यहाँ अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ जो हमारा सप्लायर है, हमारी जो एक्सटर्नल पार्टीज हैं, उनको भी हम गवर्न कर पाते हैं। और तब जाके हम कहीं जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन कैपेबिलिटी है एज अ मेडिकल डिवाइस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, वो हमारा कहीं ना कहीं हम उसको अचीव कर पाते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है जब भी मतलब आपके यहाँ कोई मतलब ऑडिट के लिए आता है, आप कभी भी किसी भी रेगुलेशन में जाओगे, मतलब आप सी के लिए भी जाओ, यूएसएफडीए के लिए जाओ, या फिर आप सेडेस्को के लिए जाओ, तो जब भी आपके यहाँ कोई एक्सेसर या फिर ऑडिटर आएगा तो सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन करेगा कि व्हाट इज़ योर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसीजर। तो उसमें सबसे पहले आपको यही मतलब हेल्प मिलती है कि जब आपके पास 13485 का कंप्लायंस होता है या फिर एक डिक्लेरेशन होता है कि आपने इस्टेब्लिश की रहती चीज़ें, तो वहाँ पे सब यही आंसर आपके लिए सबसे मतलब जेन्युइन होता है और कहीं ना कहीं मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री होता है एक ऑडिटर के लिए, एक सर्टिफाइंग बॉडी के लिए, कि आपने जो ओवरऑल सिस्टम है वो 13485 के अकॉर्डिंग कंप्लाई किया हुआ है। उसके बाद उनकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है उस रेगुलेशन की, उस रिलेटेड स्टैंडर्ड्स की, वो भी इनसे इंटर रिलेटेड है। जब 13485 को इम्प्लीमेंट करोगे तो उसमें उसका रिलेवेंस, उसका जो रिलेशन है, उसका रेफरेंस है, उसमें वो आप मेंशन करते हो। ठीक है। तो इस तरह से आपको 13485 को देखना है कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर योर कंप्लायंस नीड एज अ मेडिकल डिवाइस प्रैक्टिशनर और सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन में ये भी बात बताई गई है कि आप जो आपकी मतलब आप मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में एसोसिएटेड हो, आपका कोई भी आप किसी भी टाइप का वर्क कर रहे हो, आपका कंपनी का कितना भी बड़ा साइज हो, कैसा भी साइज हो, ठीक है, ये स्टैंडर्ड आपके ऊपर अप्लीकेबल होता है। एक पर्टिकुलर केस है जब ये स्टैंडर्ड नहीं अप्लीकेबल होता है या फिर आपको लगता है कि मेरे ऊपर स्टैंडर्ड नहीं अप्लीकेबल है, तो वो एक्सप्लिसिट स्टेट की बात की है स्टैंडर्ड में। ठीक है। तो आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए, वो एक्सप्लिसिट जो स्टेटेड है कि किस वजह से आपके ऊपर 13485 नहीं अप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है। इन केस मतलब आपको कोई मतलब आपके ऑडिट वेरिफिकेशन के लिए आता है आपके यहाँ। ठीक है। साथ ही साथ स्कोप में ये भी बताया गया है कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो भी रिलेवेंट सर्विसेज हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज की मतलब थर्ड पार्टी है, आपके वेंडर्स हैं, तो जो भी आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं एज अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की चैनल पार्टनर्स, उनके ऊपर भी ये जो 13485 की रिक्वायरमेंट है वो इक्वली एप्लीकेबल होती है। ठीक है। साथ ही साथ ये भी स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया है कोई जो रिक्वायरमेंट्स दी हुई है 13485 की, वो अगर आपकी कंपनी नहीं परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तब भी वो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड होंगी। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो पर्टिकुलर जो आपने या कह सकते हैं आउटसोर्स है या फिर किसी और के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं उस प्रोसेस को लेके, तब भी आपको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना है कि जो हमारी जो पर्टिकुलर प्रोसेस हम नहीं कर रहे हैं, हमारे थ्रू नहीं परफॉर्म हो रही है, उसको हम कैसे गवर्न करेंगे जब भी हम 13485 को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया लाइफ साइकिल के बारे में, तो इस तरह का कोई डाउट मत रखिएगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जो लाइफ साइकिल है उसको गवर्न करना है, तो जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड जो भी परफॉर्मेंस है वो सारी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी।
ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी हमें मॉनिटरिंग करनी है, जो भी चीज़ें मेंटेन करनी है, कंट्रोल करने हैं, वो सारी चीज़ें हमें इन हाउस मेंटेन करनी है। ठीक है। इसके बाद बात होती है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, जो कंट्रोल्स होते हैं उसके एक्सक्लूशन की। तो होता क्या है कि जैसे जो इसकी टेक्नोलॉजीज है मेडिकल डिवाइसेस की, वो उसमें बहुत लिमिटेशंस हैं। कुछ अ, मतलब कह लीजिए कि कटिंग एज डिज़ाइनर्स कंपनी हैं जो कि इस तरह प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करती हैं या फिर डेवलप कर पाती हैं थियोरेटिकल मैनर में, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट देती हैं दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, उनको फर्दर डेवलप करने के लिए, उनको बनाने के लिए, या उससे रिलेटेड सर्विसेज को डेवलप करने के लिए। तो इस केस में कुछ कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज 1345 पे जाती हैं, वो अपने जब भी क्वालिटी मैनुअल डेवलप करती है 1345 का, तो उसमें ये चीज़ दिखाती है कि मेरे ऊपर जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट का क्लॉज है 1345 का, वो एक्सक्लूडेड है। तो उसके लिए भी आपके पास एक क्लियर जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपने क्यों एक्सक्लूड किया है इस रिक्वायरमेंट को स्टैंडर्ड की, जब भी आप कंप्लाई करने के लिए जाओ, या फिर आपका कोई आपके पास कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी आती है आपको असेसमेंट करने के लिए, आपके ऑडिट करने के लिए, तो उनको भी जस्टिफिकेशन आप दे सको क्लियरली कि क्यों आपने एक्सक्लूड किया है। क्योंकि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की जो चीज़ें है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज अ मेडिकल डिवाइसेस, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी और परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में ही चीज़ें डेवलप होती हैं स्टेज वाइज, और क्रॉस वेरीफाई होती हैं, रिव्यूज़ होते हैं, उनके वेरिफिकेशन वैलिडेशन होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है उस क्लॉज को आपने किस वजह से एक्सक्लूड किया है या फिर इंक्लूड किया है। ठीक है। और एक मेजर रेशियो प्ले करती है वो कहीं ना कहीं जो रिस्क फैक्टर है एज अ मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब स्कोप में दी हुई हैं। इसके बाद जो सेकंड क्लॉज आता है वो है नॉर्मेटिव रेफरेंस का। ठीक है। सो जो नॉर्मेटिव रेफरेंस स्टैंडर्ड का है, उसमें एक ही है, वो है ISO 9000 वोकेबलरी एंड फंडामेंटल की, वहाँ पे बात है। उसकी पर्टिकुलर जो अवेयरनेस ट्रेनिंग है, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है इस यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में वो ISO 9000 का प्लेलिस्ट है, उसमें वो ट्रेनिंग प्रोवाइडेड है पूरे स्टैंडर्ड की। ठीक है। और यहाँ पे 1345 में डिस्पेंसेबल वर्ड का यूज़ किया गया है कि वो मतलब कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1345 की ट्रेनिंग या फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जा रहे हो या फिर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो, उससे पहले आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ISO 9000, सॉरी 9000 की। ठीक है। तो पहले इस स्टैंडर्ड को आप अच्छी डिटेल में एक उसकी ट्रेनिंग अटेंड कर लो आप, और तब कहीं ना कहीं प्रोसीड करो, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं मैनेजमेंट सिस्टम के। और जो वोकेबलरी उसमें उसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है अच्छे तरीके से आपके पास। तभी आप जो ओवरऑल गवर्नेंस है 1345 का या फिर अंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एसोसिएट कर पाओगे या फिर डेवलप कर पाओगे। इसके बाद जो थर्ड क्लॉज है वो है टर्म एंड डिफिनीशन का। तो टर्म एंड डिफिनीशन में कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं अपनी ट्रेनिंग में। उसमें है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें है एडवाइजरी नोटिस, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, क्लिनिकल इवेल्युएशन, डिस्ट्रीब्यूटर, इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइस, इम्पोर्टर, मैन्युफैक्चरर, मेडिकल डिवाइस फैमिली, पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस, प्रोडक्ट, स्टेराइल बैरियर सिस्टम्स। अब मैं वन बाय वन इन जो टर्म्स हैं इनको मैं डिफाइन करता हूँ आपको। ठीक है। अगर आप मेडिकल फील्ड में जैसे वर्क कर रहे हो, तो ये वर्ड बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तो इनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है आपके माइंड में होना, तभी चीज़ों को आप रिलेट कर पाओगे और फिर एक्शन उस पर प्लान कर पाओगे। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है एडवाइजरी नोटिस का। ठीक है। तो जब भी एडवाइजरी नोटिस की बात होगी, अ, तो यहाँ पे इसका मतलब एक सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन से ये रिलेट करता है। जब भी आप प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हो
अपने बायर को। उसके बाद एडवाइजरी नोटिस की बात होती है, ये रिलेटेड होती है अगर कोई मेडिकल डिवाइस के यूज से रिलेटेड आपको आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट आपको लगता है कि यूज में कोई रिवीजन है या फिर यूज करने के तरीके में कोई रिवीजन है, तो तब आप एडवाइजरी नोटिस जारी कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई मेडिकल डिवाइस में मॉडिफिकेशन आती है विद टाइम, तब आपको ये एडवाइजरी नोटिस जारी करनी होती है। या फिर कोई कमी आप देख रहे हो मेडिकल डिवाइस में आ रही है, या फिर उससे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हो सकते हैं बड़े छोटे, तब आपको एडवाइजरी नोटिस जारी करनी पड़ती है अपने यूजर्स को। ठीक है, अ, और ये एक मैंडेटरी चीज़ है, जब भी आप 1345 कंप्लाई करते हो या फिर किसी रेगुलेशन को कंप्लाई करते हो, तो आपको ये एडवाइजरी नोटिस यूज़ करनी पड़ती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये एडवाइजरी नोटिस, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ इन्वॉल्व होती है डायरेक्टली। जो आपका प्रोडक्ट है वो हेल्थ से रिलेट करता है पेशेंट्स की। ठीक है, या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग की। तो इस तरह से एडवाइजरी नोटिस को देखना है। फिर सेकंड जो वर्ड यूज़ होता है वो है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का। तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपका वर्ड जब भी यूज़ होगा, तो ये जनरली जो यूज़ होता है, जैसे आप डिफरेंट कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हो, तो एक ही लीगल बंदा होता है या फिर लीगल फर्म होती है जो लीगली रिस्पॉन्सिबल होती है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस को लेके। ठीक है, तो ये जो आप किसी बंदे को या पर्टिकुलर पर्सन को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जब आप बनाते हो, तो जो सेफ्टी और परफॉर्मेंस रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं इंडिविजुअल कंट्रीज़ की, बॉडीज़ की, वो कहीं न कहीं वो आंसरेबल होता है उस चीज़ को लेके। आप जैसे इंडिया में प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको यूरोप में प्रोडक्ट को मार्केट करना है, तो वहाँ पे एक अपॉइंट करते हो अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। नॉर्थ अमेरिका में आप प्रोडक्ट को मार्केट करते हो, तो वहाँ किसी को अपॉइंट करते हो अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन है। ठीक है, कि वो कहीं न कहीं लीगली बाइंड है आंसर करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल रेगुलेशन, इंडिविजुअल कंट्री। ठीक है, और इंडिविजुअल जुरिडिक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हम टर्म पे जाते हैं वो है क्लिनिकल इवेल्युएशन। तो क्लिनिकल इवेल्युएशन का आपको अभी हमने कोविड एक्सपीरियंस किया। कोविड में आपने देखा होगा जैसे वैक्सीन था उसका पहले क्लिनिकल इवेल्युएशन हुआ, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल पे पहले उस वैक्सीन को अप्लाई किया गया, और उससे रिलेटेड जो उनके हेल्थ परफॉर्मेंस है, या फिर जो भी उनका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू कोविड उनका बॉडी जैसे भी रिएक्ट करी, या फिर कोई हेल्थ डिजीज या फिर इलनेस किस तरह का उन्होंने फेस किया, तो उसको वो रिकॉर्ड किया गया। तो इसी चीज़ को बोलते हैं क्लिनिकल इवेल्युएशन। तो जब भी आप मेडिकल डिवाइसेस की बात करेंगे या फिर इन विट्रो डायग्नोसिस की बात करेंगे, तो आपको क्लिनिकल इवेल्युएशन करना होता है बिफोर मार्केट द प्रोडक्ट। ठीक है, जिससे कि आप वैलिडेट कर सको कि मेरा प्रोडक्ट एक सेफ है, उसका जो सेफ्टी और परफॉर्मेंस लेवल है वो अ, उसमें ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से हम इस प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लिनिकल इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो इसका इंटेंडेड यूज़ है वो कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई कर रहा है, मतलब उसको जो इंटेंडेड यूज़ है उसको मैच कर रहा है हमारा प्रोडक्ट। इसके बाद बात आती है जो नेक्स्ट कीवर्ड है या फिर टर्म है, वो है डिस्ट्रीब्यूटर का। तो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जब भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो प्रोडक्ट को, मतलब बेचते हो, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। आप मैन्युफैक्चरिंग चाइना में कर रहे हो, इंडिया में आप प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए होता है। ठीक है, वो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है। ठीक है, वो बेसिकली आपका मार्केट कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो भी जो आपका लाइफ साइकिल है, आपका सप्लाई चेन है, उसमें वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है,
और डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं मतलब स्टोरेज की, ट्रांसपोर्टेशन की, मेडिकल डिवाइस की। वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो कि 135 में गवर्न होती है। इसके बाद बात होती है नेक्स्ट टर्म है वो इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइस की बात है। तो इम्प्लांट्स आपने सुने होंगे, बोन इम्प्लांट्स होते हैं। आप आजकल नी इम्प्लांट जो है वो बहुत एक फ्रीक्वेंट वर्ड यूज होता है, नी इम्प्लांट्स हैं, डेंटल इम्प्लांट्स हैं, या फिर पेसमेकर्स हैं, वॉल्व्स हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत जेनरिक टर्म्स हो गए हैं आज के। जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं तो ये सारी मेड इम्प्लांट्स में काउंट होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इम्प्लांट्स दो तरह के हैं। एक हम नॉर्मल इम्प्लांट्स की बात करते हैं और एक एक्टिव इम्प्लांट्स की बात करते हैं। एक्टिव इम्प्लांट्स वो हैं जो कहीं ना कहीं कहीं खुद से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने अभी पेस मेकर की बात करी, तो वो कहीं ना कहीं एक्टिव इम्प्लांट है, वो कहीं ना कहीं खुद एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इन इम्प्लांट्स को मतलब थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशन बॉडी में ऐड किया जाता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं पार्शली किसी बॉडी के पार्ट का या फिर कंप्लीटली बॉडी के जो पार्ट है उसका रोल प्ले करता है। ठीक है, और इसमें कई तरह के इम्प्लांट्स का यूज़ आता है। जैसे शॉर्ट टर्म यूज़ की बात आती है, जैसे सी सर्टिफिकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म वर्ड यूज़ होता है, और ट्रांजिएंट यूज़ की बात होती है, लॉन्ग टर्म यूज़ की बात होती है। तो उसके ऊपर इसका क्लासिफिकेशन होता है, उसका रिस्क जो होता है उसके बेसिस पे डिफाइन होता है। और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है या फिर रिस्क मैनेजमेंट उस प्रोडक्ट का, उसके उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई और डिफाइन करते हैं रिक्वायरमेंट्स, उसके हिसाब से हम मैनेज करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट टर्म यूज़ हुआ है उसका वो है इम्पोर्टर। इम्पोर्टर जो पर्टिकुलर वर्ड है, जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर था, और डिस्ट्रीब्यूटर हमारा एक कंट्री में, अगर हम सेम कंट्री में इंडिया में बना रहे हैं तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब इंडिया में है। लेकिन जब भी हम इम्पोर्टर की बात करेंगे तो अ, अगर दूसरी कंट्री में हम प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे इम्पोर्टर बहुत यूज होता है। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट सप्लाई चेन का पार्ट है, लाइफ साइकिल का पार्ट है मेडिकल डिवाइसेस की। वो भी कहीं ना कहीं उसके भी वर्क स्कोप में स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं। तो उसके लिए भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं 1345 की अप्लीकेबल होती है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। फिर मैन्युफैक्चरर की बात होती है टर्म्स एंड डेफिनेशन में, कि मैन्युफैक्चरर किसको कहेंगे। ठीक है, तो जब भी जो अगर कोई कंपनी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है तो वो भी एज अ मैन्युफैक्चरर काउंट होगी। अगर वो प्रोडक्शन कर रही है मेडिकल डिवाइस का, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, असेंबली कर रही है, तो वो भी मैन्युफैक्चरर काउंट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मतलब मैन्युफैक्चरिंग में। और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं स्टैंडर्ड्स में, 345 में, या कि मैन्युफैक्चरर का क्या स्कोप होता है, और किस कौन सी कंडीशन में मैन्युफैक्चरर चेंज नहीं हो सकता है, या फिर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। ठीक है, सो मैन्युफैक्चरर के बाद जो वर्ड टर्म यूज़ किया गया है मेडिकल डिवाइस के बारे में, बताया गया कि मेडिकल डिवाइस हमें किस किस चीज़ों को मेडिकल डिवाइस कहेंगे। तो मेडिकल डिवाइस में कोई इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेटस है, मशीन है, अप्लायंस है, इम्प्लांट है, रीजेंट है, सॉफ्टवेयर है, मटेरियल है, या फिर इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है जिसका इंटेंडेड यूज़ है वो कहीं ना कहीं मेडिकल पर्पसेस का, तो उनको हमें एज अ मेडिकल डिवाइसेस समझना है या फिर आइडेंटिफाई करना है, और वो मेडिकल डिवाइसेस होंगी। मेडिकल पर्पसेस में जो चीज़ें आती हैं वो है डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, मॉनिटरिंग, ट्रीटमेंट, एलिविएशन डिजीज़ का। तो इनसे रिलेटेड है, तो ये मेडिकल पर्पसेस हैं। या फिर डायग्नोसिस हो सकती है,
किसी इंजरी से रिलेटेड में, किसी डिजीज से रिलेटेड में टर्म्स यूज होंगे तो मेडिकल पर्पज में काउंट होंगी। इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, रिप्लेसमेंट हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है, या फिर सपोर्ट हो सकता है एनाटॉमी का या साइकोलॉजिकल प्रोसेस का। तो ये सारी चीज़ें मेडिकल डिवाइसेस में या फिर मेडिकल पर्पजेज में आती हैं, और जिससे कि हम सपोर्ट करते हैं लाइफ को, सस्टेन करते हैं लाइफ को। ठीक है। या फिर मेडिकल पर्पसेस में डिसइंफेक्शन भी आता है। ठीक है। तो ये जो चीज़ें जब हम इनके इससे इंटेंडेड यूज़ रिलेट करेंगे किसी प्रोडक्ट का, तो मेडिकल डिवाइस में वो काउंट होती है। ठीक है। साथ ही साथ डिफरेंट जुरिडिक्शंस में जो आइडेंटिफिकेशन है एज अ मेडिकल डिवाइस वो अलग अलग होता है। जैसे डिसइंफेक्शन की बात जब होती है तो वो कुछ जुरिडिक्शन में एज अ मेडिकल डिवाइस काउंट होता है, कुछ जुरिडिक्शन में वो मेडिकल डिवाइस नहीं काउंट होता है। तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं चीज़ें। या फिर जैसे एड्स हैं पर्सनस के, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, वो भी कुछ कंट्रीज़ में एज अ मेडिकल डिवाइस काउंट होती है, कुछ कंट्रीज़ में नहीं काउंट होती हैं। ऐसे ही कुछ डिवाइसेस है जो ह्यूमन और एनिमल टिश्यूज़ को यूज़ करती हैं, इनकॉर्पोरेट करती हैं अपने अंदर, तो वो भी कहीं कहीं पे यूज़ होती है एज अ मेडिकल डिवाइस, कहीं पे नहीं होती है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो लोग वर्क कर रहे हैं। फिर इन विट्रो फर्टिलाइजर्स की बात है, रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात है, तो वो भी कुछ कंट्रीज़ में एज अ मेडिकल डिवाइस काउंट होती है, कुछ कंट्रीज़ में नहीं होती है। तो ये आपकी जो नेशनल रेगुलेशंस है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म यूज होता है वो मेडिकल डिवाइस फैमिली की बात होती है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जब भी हम रेगुलेशंस को कंट्रोल करते हैं या कंप्लाई करने जाते हैं, तो एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि हम मेडिकल डिवाइस फैमिली कैसे मतलब आइडेंटिफाई करें और इवेल्युएट करें। तो इसमें सिंपल सा जो हमें चीज़ें समझनी है, जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक है डिवाइस का और उसकी जो बेसिक डिज़ाइन है वो सेम होनी चाहिए, तभी हम उसको एक मेडिकल डिवाइस फैमिली में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर इसमें कोई चेंज आ रहा है बेसिक डिज़ाइन में या परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो वो अ, एक सिंगल फैमिली में नहीं काउंट होगी। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म यूज़ होता है पोस्ट मार्केट सर्विलेंस की बात होती है। तो पोस्ट मार्केट सर्विलेंस वर्ड नॉर्मली यूज होता है जब हम रेगुलेटरी जो हम रेगुलेशन है उसको कंप्लाई करते हैं, तो जो वहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी होती है वो पोस्ट मार्केट सर्विलेंस करती है। उसमें जो आपका प्रोडक्ट फर्स्ट फेज में सर्टिफिकेशन के टाइम पे उन्होंने ऑडिट की थी, टेस्टिंग की थी, वैल्यूएट और वैलिडेट किया था प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन के पहले, इसके बेसिस पे सर्टिफिकेशन दिया था। तो वहीं पे काम नहीं खत्म हो जाता है, उसके बाद वही सर्टिफिकेशन बॉडीज अथॉरिटीज़ आपके मार्केट से आपके प्रोडक्ट को लेती हैं और उसके बाद उसको फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन करती है कि जो प्रोडक्ट आपने सर्टिफिकेशन के टाइम पे दिखाया था, जो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन किया था और वेरीफाई कराया था, वही चीज़ आपके मार्केट में प्रोड्यूस मतलब आप पहुंचा रहे हो कि नहीं पहुंचा रहे हो। ठीक है। तो इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए पोस्ट मार्केट सर्विलेंस की बात होती है और एक प्रोसीजर है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म यूज होता है वो है स्टेराइल बैरियर सिस्टम की बात होती है, क्योंकि स्टेराइल बैरियर सिस्टम इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, उनका सैनिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो डायरेक्टली इन्फेक्शन की बहुत बड़ी एक इन्फेक्शन कंट्रोल की बहुत बड़ी नीड होती है हेल्थ केयर सिस्टम में, हॉस्पिटल्स की बात करें। ठीक है। या फिर जहाँ पे भी एक पेशेंट रहता है वहाँ पे इन्फेक्शन की बहुत बड़ी एक रिस्क रहता है, तो उसको प्रिवेंट किस तरह से किया जाए, तो इसलिए क्लिनिकल क्लीन जो चीज़ होनी चाहिए मेडिकल डिवाइस की वो बहुत ज़रूरी होती है।
तो उसी के रिस्पेक्ट में स्टेराइल बैरियर सिस्टम की बात होती है कि एक मिनिमम पैकेज हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि हम प्रिवेंट कर सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, अ, जिससे कि वो सेफ हो पेशेंट के लिए यूज करने के लिए। ठीक है। और इसके इस पे मतलब कुछ स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, जैसे कि जब भी आप रिस्क की बात करोगे तो वहाँ पे आपको ISO 14971 पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करोगे। ठीक है, तो ये ISO 14971 हम दूसरे उसमें कवर करेंगे, उसके अवेयरनेस ट्रेनिंग। और स्टेराइल बैरियर सिस्टम के रिस्पेक्ट में ISO 11607-1 दिया एक स्टैंडर्ड है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये बहुत डिटेल्ड वर्क है कंसल्टेंसी और एडवाइजिंग वर्क में। तो ये चीज़ें हैं। अभी हम 104.5 पे फोकस्ड हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स को ट्रेनिंग के थ्रू कवर करेंगे। आगे चलते हैं हम। फिर यहाँ पे हमारा थर्ड जो क्लॉज है वो ख़त्म होता है और इसके आगे फिर बात है फोर्थ क्लॉज की, जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फोर्थ क्लॉज है अपना। सो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फोर्थ क्लॉज में जो पहला मैंने कीवर्ड यूज़ किया है सब क्लॉज, वन है जनरल रिक्वायरमेंट। तो उसमें कीवर्ड्स हैं QMS, डॉक्यूमेंट इफेक्टिवनेस with respect to applicable standards, other requirements, procedure, activity, arrangement, rules। तो यहाँ तक मैं ब्रीफ करता हूँ आपको। तो ये स्टैंडर्ड क्लियरली कहता है कि हमें डॉक्यूमेंट करना है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, और जो इसका इफेक्टिवनेस है उसको मेंटेन करना है विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जो कि 135 के रिस्पेक्ट में होगा और अप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसके रिस्पेक्ट में होगा। और इससे रिलेटेड जो भी हम रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, अरेंजमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें करनी है। और जो हमारे रूल्स हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, उसको हमें कहीं ना कहीं कम्प्लीटली कवर करना है। वो रूल्स मैन्युफैक्चरिंग के हो सकते हैं, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं, इंपोर्टर के हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी है वो हैं, अम, तो सबसे पहले हमें प्रोसेस आइडेंटिफाई करनी है, डिटरमाइन करनी है, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ज़रूरी है। ठीक है। और जिससे हम जो इसका रिक्वायरमेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की और उसका जो एप्लीकेशन है वो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हम कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबल सिस्टम बना पाएँ, और जो हमने रूल्स आइडेंटिफाई किए हैं उसको जस्टिफाई कर पाएँ। ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो रिस्क बेस्ड अप्रोच है उसको भी हमें इंट्रोड्यूस करना है, जो भी हमारे प्रोसेस हमने डिटरमाइन की हैं। ठीक है। और इन प्रोसेसेस का सीक्वेंस और इंटरेक्शन भी हमें डिटरमाइन करके रखना है। ठीक है। और प्रोसेसेस के रिस्पेक्ट में चीज़ें जो बात होती है, जो मैं यहाँ स्लाइड में मैंने लिया है, प्रोसेस में है क्राइटेरिया एंड मेथड्स, रिसोर्सेज, इम्प्लीमेंट, इफेक्टिवनेस, रिकॉर्ड्स। ठीक है। फिर है प्रोसेस मैनेजमेंट की बात, इसमें है चेंज, इवेलुएट, इम्पैक्ट, कंट्रोल की बात है यहाँ पे। फिर आउटसोर्स प्रोसेस की बात है, उसमें है रिटेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल एंड रिस्क इन्वॉल्व, क्वालिटी एग्रीमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वैलिडेशन, रिस्क एसोसिएटेड एंड रिकॉर्ड।
तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्रोसेस की डिटर्मिनेशन की मैंने बताया, ठीक है। और उसके मतलब रिस्क बेस्ड अप्रोच के बारे में बताया मैंने, उसके सीक्वेंस और इंटरेक्शन के बारे में बताया, ठीक है। इसके बाद बात होती है जब मैंने प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, तो उसमें जो क्राइटेरिया और मेथड्स हैं उसको हमें डिटरमाइन करना है, जिससे कि हम इंश्योर कर पाएँ कि वो प्रोसेस इफ़ेक्टिव है, उसके ऑपरेशन जो है वो इफ़ेक्टिव है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया और मेथड्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात होती है रिसोर्सेज की, कि रिसोर्सेज क्या रिक्वायर्ड है। रिसोर्सेज में इंफॉर्मेशंस भी आती है, मैन मशीन्स भी आती हैं, ठीक है, नॉलेज भी आती है, सारी चीज़ें रिसोर्सेज में आती है। तो उसके बाद हमें इंश्योर करना है रिसोर्सेज को कि वो अवेलेबल हों, जिससे कि हम उस प्रोसेस को एक अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाएँ और कंट्रोल कर पाएँ, और जिसके हमने क्राइटेरिया और मेथड आइडेंटिफाई किए हैं, डिटरमाइन किए हैं, वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहे हों, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे तो उसके बाद हमें इंश्योर करना है कि ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुए आपकी आपकी कंपनी में, जिससे कि हमारा जो प्लान रिजल्ट है वो हम अचीव कर पाएँ, और जो इफ़ेक्टिवनेस है उस प्रोसेस की वो मेंटेन हो पाए, ठीक है। और इसके बाद हमें स्टेज वाइज मॉनिटरिंग, मेजरिंग और एनालाइज जो है इस प्रोसेस की करनी है, ठीक है। और जो रिकॉर्ड जनरेट होंगे मॉनिटरिंग, मेजरिंग के, एनालिसिस के, उनको मेंटेन करना है। प्रोसेस के ऑनगोइंग मैनर में जो डेवलपमेंट्स हैं उनके रिकॉर्ड्स होंगे, उनको हमें प्रॉपरली इस्टेब्लिश करना है, मेंटेन करना है। तो ये चीज़ें हैं मतलब प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ अगर कोई चेंज आता है प्रोसेस में विद टाइम, तो वो चेंज जो आएगा उनको हमें कैसे मैनेज करना है, अ, उसके उसका जो इम्पैक्ट होगा उसको हमें इवेलुएट करना है। वो इम्पैक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे हो सकता है, मेडिकल डिवाइस पे हो सकता है, तो उनको हमें पहले अच्छे तरीके से इवेलुएट करना है, और उसके बाद ही कहीं कंट्रोल्ड मैनर में जो चेंजेस हैं उसको हमें फर्दर करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। इसके बाद जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें और क्या रिक्वायरमेंट है, वो है आउटसोर्स की बात है यहाँ पे, कि अगर हम कोई प्रोसेस को आउटसोर्स करते हैं तो हमें हमें इंश्योर करना है कि जो उसकी मॉनिटरिंग और कंट्रोल्स हैं वो हम हमारे कहीं ना कहीं हमारे वर्क स्कोप में रहें, और उसको हम अच्छे तरीके से मॉनिटर और मेजर कर सकें, जिससे जो प्रोडक्ट की कन्फर्मिटी है वो हम कहीं ना कहीं मैच कर पाएँ। और ये एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी और को नहीं दे सकते हो, तो ये भी स्टैंडर्ड बोलता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको ब्रीफ किया इस बारे में। और ये जो कंट्रोल होगा जब मतलब आउटसोर्स प्रोसेस की बात करेंगे, तो ये जो कंट्रोल होता है ये मतलब कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनेट करता है जो रिस्क इन्वॉल्व होता है विथ रिस्पेक्ट टू क्यूएमएस कंप्लायंस विथ रिस्पेक्ट टू मेडिकल डिवाइस। तो ये हमें इस मैनर में आउटसोर्स प्रोसेस को समझना है और चीज़ों को करना है, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके डिटेल में, जो जब हम प्लानिंग के क्लॉज को डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड में, तब हमें और क्लैरिटी मिलेगी कि इन चीज़ों के रिस्पेक्ट में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। और इसके बाद जो बात होती है वो होती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। अगर आपकी कंपनी में किसी तरह का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन यूज़ हो रहा है आपके मेडिकल डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग में या फिर उसको मैनेज करने में, तो कहीं ना कहीं उस सॉफ्टवेयर को आपको अच्छे तरीके से वैलिडेट करना है, पहले से इवेलुएट कर लेना है अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट करने से पहले, ठीक है।
या फिर कोई चेंज भी आएगा सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में, तो उसको भी पहले इवेलुएट कर लेना है इम्प्लीमेंटेशन से पहले, जिससे कि मतलब उसका कोई एडवर्स इफेक्ट आपकी कंफर्मिटी में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के या फिर मेडिकल डिवाइसेस की जो सेफ्टी और परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट कोई ना आए। ठीक है। और रिकॉर्ड हर चीज़ का मेंटेन करना है, क्योंकि यहाँ पे हम रेगुलेटरी की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी कोई रिकॉर्ड जनरेट होगा, वो चाहे वर्बल मैनर में हो या रिटर्न मैनर में हो, तो उसको उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, क्योंकि रेगुलेटरी में रिकॉर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, और वो कहीं ना कहीं एज एविडेंस वर्क करती है टू जस्टिफाई रेगुलेटरीज और सर्टिफिकेशन बॉडी। तो ये जनरल रिक्वायरमेंट की यहाँ तक बात थी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। फिर इसके बाद सेकंड सब क्लॉज जो है वो है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो हैं जनरल, इसमें है स्टेटमेंट, क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, quality manual, procedures and records, relevant, required and necessary, quality manual, scope, exclusions, procedures, reference, interaction of process, document structure। तो यही सारी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में। ठीक है, तो इनको आगे मैं ब्रीफ करता हूँ। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपके पास एक क्वालिटी पॉलिसी होनी चाहिए, एक क्वालिटी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक क्वालिटी मैनुअल होना चाहिए, और डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स होने चाहिए, रिकॉर्ड्स होने चाहिए, जिससे कि आप जो आपका आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो आपकी थिंकिंग है, आपका जो भी विजन है, आप उसको उसके थ्रू डिफाइन कर सको अपनी कंपनी के लिए, अपनी कंपनी में जो आपके वर्कर्स यूज़ कर रहे हैं आप, और साथ ही साथ जो आपके कस्टमर्स हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनको आप जस्टिफाई कर पाओ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास क्वालिटी पॉलिसी हो, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हो, क्वालिटी मैनुअल हो, और प्रोसीजर्स और रिकॉर्ड्स हो। और ये तब भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी एक इफ़ेक्टिव प्लानिंग की बात करते हैं, इफ़ेक्टिव ऑपरेशन की बात करते हो, कंट्रोल की बात करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तभी आप इन चीज़ों को कर पाओगे, या फिर किसी सेकंड पार्टी को जस्टिफाई कर पाओगे, या थर्ड पार्टी को। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर रेगुलेशन को जब आप कंप्लाई करने जाओगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। अ, अब हम क्वालिटी मैनुअल की बात करते हैं। तो क्वालिटी मैनुअल एक जनरल टर्म है, जो जब भी हम कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की या फिर सर्टिफिकेशन की, तो वो क्वालिटी मैनुअल का जो वर्ड है वो यही ISO 1345 से निकल के आया है। यहीं पे स्पेसिफिकली क्वालिटी मैनुअल के बारे में बात कही गई कि आपके पास एक क्वालिटी मैनुअल होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटी मैनुअल मतलब एक तरह से एक 1345 के लिए एक कंपनी के लिए गाइडेंस होता है जो कंपनी डेवलप करती है। इसमें एक ओवरऑल फ्रेमवर्क आप डेवलप करते हो विथ रिस्पेक्ट टू ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लॉजेस ऑफ ISO 1345, और से रिलेटेड आप एक्शन प्लान का एक गाइडेंस बनाते हो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने सिस्टम के लिए, या फिर आपका जो प्लानिंग है उसमें आप जस्टिफाई करते हो। तो सबसे पहले क्वालिटी मैनुअल में जो है वो स्कोप आपको डिफाइन करना है कि स्कोप क्या है इस क्वालिटी मैनुअल का। और तो स्कोप में अगर कोई एक्सक्लूजन्स हैं, ठीक है, अम, या फिर जो भी जुरिडिक्शन आप कवर कर रहे हो उसको भी आइडेंटिफाई करना है स्कोप में। जैसे भी मैंने पहले बताया डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का एक्सक्लूजन की बात है, तो वो अगर आपके ऊपर अप्लीकेबल है तो उसको भी आपको स्कोप में डिफाइन करना है। ठीक है, साथ ही साथ कौन कौन से आप रेगुलेशंस को कवर कर रहे हो आप,
एमडीआर की बात कर रहे हो या मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन की या फिर यूएसएफडीए की बात कर रहा हो, तो उसको भी आपको उस स्कोप में डिफाइन करना है। सेडेस्को की बात करें तो उसको भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, इसके बाद बात होती है प्रोसीजर्स की। जो प्रोसीजर्स आप यूज़ करने जा रहे हो, प्रोसीजर कोई भी हो सकता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ मैंने बात करी, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की हो सकती है, प्रोडक्शन की हो सकती है, मेंटेनेंस की हो सकती है, स्टोरेज की हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन की हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन की हो सकती है, मेंटेनेंस की हो सकती है, या कैलिब्रेशन की हो सकती है, या सर्विसेज की हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें मतलब जो डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स हैं, उनका रेफरेंस आपको इस क्वालिटी मैनुअल में रखना है, जो कि जो लाइफ साइकिल है मेडिकल डिवाइस की उससे रिलेट करती है। तो उसका डिटेल्स आपके पास उस क्वालिटी मैनुअल में होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एक फ्लो चार्ट होना चाहिए, एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जो इन प्रोसेस का इंटरेक्शंस है, वो कैसे ये प्रोसेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, और कहाँ पे क्या क्वालिटी चेक पॉइंट्स अगर उनको भी आप ऐड कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें मतलब क्वालिटी मैनुअल में होनी चाहिए। और ये जो क्वालिटी मैनुअल है वो कहीं ना कहीं आउटलाइन करेगा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपके डॉक्यूमेंटेशन का विथ रिस्पेक्ट टू मेडिकल डिवाइस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी क्वालिटी मैनुअल की। इसके बाद बात होती है मेडिकल डिवाइस फाइल की। ठीक है, तो यहाँ पे 185 में भी बात है, वो है मेडिकल डिवाइस फाइल की बात होती है कि मेडिकल डिवाइस फाइल है क्या। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ही डॉक्यूमेंटेशन में मेडिकल डिवाइसेस की बात की है, मेडिकल डिवाइस फाइल की बात करी है। तो इसमें जो कीवर्ड्स यूज किए मैंने, फॉर ईच, मेंटेन, referenced and establish with respect to standards, जनरल डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में जो चीज़ें हैं वो है प्रोसीजर्स, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग की बात है। ठीक है, सो हाँ, जब भी हम 1345 का या फिर मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में बात करते हैं, तो जो मेडिकल डिवाइस फाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। या फिर आप कभी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में वर्क कर रहे हो या फिर करने जाते हो, तो वहाँ पे आपसे मांगी जाती है मेडिकल डिवाइस फाइल। अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं, जैसे आप सी सर्टिफिकेशन की बात करोगे तो वहाँ पे टेक्निकल कंस्ट्रक्शन फाइल की बात होती है, डोजियर्स की बात होती है। ठीक है, तो इसमें मेडिकल डिवाइस फाइल में होना क्या चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको मेंटेन करनी, इस्टेब्लिश करनी है मेडिकल डिवाइस फाइल, जिसके थ्रू इसमें आप रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स डालने हैं और जिसके थ्रू आप कन्फर्मेटी डिमॉन्स्ट्रेट करोगे ISO 1345 के रिस्पेक्ट में, या फिर जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आपके ऊपर अप्लीकेबल है उसके रिस्पेक्ट में। और इस मेडिकल डिवाइस फाइल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो है जनरल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए मेडिकल डिवाइस का, इंटेंडेड यूज या फिर पर्पस होना चाहिए, लेबलिंग डिटेल्स होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़ होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिकेशन फॉर प्रोडक्ट होना चाहिए आपके पास उस फाइल में। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, पैकेजिंग होना चाहिए, स्टोरेज, हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसमें। ये सारे प्रोसीजर्स उसमें होने चाहिए। और प्रोसीजर फॉर मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग होना चाहिए उसमें। इंस्टॉलेशन की कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी मेंशन होनी चाहिए। और सर्विसिंग की जो प्रोसीजर्स हैं वो भी मेंटेन होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को मिला के मतलब एक मेडिकल डिवाइस फाइल बनती है। ठीक है, अब जब हम रेगुलेटरी पर्पस की बात करते हैं तो उसमें बात होती है, टेस्ट रिपोर्ट्स की बात होती है। ठीक है, और इसमें जो अभी जैसे हमने अभी मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग की बात की, यहाँ पे जैसे प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं, तो जब हम रेगुलेटरी पर्पज से बात करते हैं तो उसमें टेस्टिंग डिटेल्स होती हैं, इन हाउस टेस्टिंग की बात होती है, उसमें थर्ड पार्टी टेस्टिंग की बात होती है। ठीक है,
या फिर सर्टिफिकेशन की बात होती है, थर्ड पार्टी, तो ये सारी चीज़ें मतलब एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रिवाइज हो जाती हैं जो अपने मेडिकल डिवाइस फाइल की। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम स्कोप में डिफाइन करेंगे हमारा जो स्कोप है 1345 का, साथ ही साथ हमने कौन कौन से रेगुलेटरी को हम कवर कर रहे हैं या फिर कंफर्मिटी शो कर रहे हैं, तो जब भी हम मेडिकल डिवाइस फाइल बनाएं तो उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को ऐड करना है। मतलब ये एक जेनरिक चीज़ें बताई हुई हैं मेडिकल डिवाइस फाइल की, मैंने अभी आपके साथ शेयर करी। ये बहुत डिटेल हो सकती है, बहुत सारे पॉइंट इसमें ऐड हो सकते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड हो सकते हैं। ठीक है, वो बेस्ड ऑन द रेगुलेशंस चीज़ें रिवाइज होती हैं, अमेंड होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात है। ठीक है, सो उसमें जो चीज़ें हैं वो है मतलब पहला पॉइंट है, कीवर्ड है, रिव्यू है, अप्रूव है, अपडेट है, करंट वर्जन है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेवेंट वर्जन है, रिमेन लेजिबल एंड आइडेंटिफेबल, एक्सटर्नल ओरिजिन, डिटरमाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिवेंट डिटोरिएशंस, लॉस, ऑब्सलीट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट की बात की गई है कि उन्हें हमें कैसे कंट्रोल करना है। उसके जो की फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे बताया, मैंने अपने स्लाइड में ऐड किए हैं, इनको मैं अब डिटेल में ब्रीफ करता हूँ आपको। ठीक है, तो जो भी हम डॉक्यूमेंट्स हम अपनी कंपनी में बनाए, जो भी अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, उनको उनका जो है उनको हमें मतलब फॉलो कराने से पहले या फिर सर्कुलेट कराने से पहले या किसी को एक्नॉलेज करने से पहले हमें उसे रिव्यू और अप्रूव करना है। ठीक है, um, साथ ही साथ कोई चेंज हो रहा है, कोई अपडेट हो रहा है उस डॉक्यूमेंट में, तो उसको भी री अप्रूव करना है। और ये सारी चीज़ें मतलब यूज़ करने से पहले उस पे मतलब उस गाइडलाइन को फॉलो करने से पहले होनी चाहिए। ठीक है, जब भी हम अप्रूवल की बात करेंगे या री अप्रूवल की बात करेंगे तो ये चीज़ें पहले करनी है हमें कहीं ना कहीं, कि ऐसा ना हो कि मतलब आपके अप्रूव करने के पहले ही कोई इसको यूज़ करने लगे, तो इस तरह चीज़ें नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जब कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स में हमें जो रिवीजन है करंट उस डॉक्यूमेंट का, उसको स्टेटस उसका मेंटेन करना है, और जो भी चेंजेस हैं वो आइडेंटिफाई कर सकें हम कि विद टाइम क्या चीज़ें आइडेंटिफाई हुई हैं, तो उसको भी हमें हाईलाइट करना होता है उस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, जिससे कोई मतलब कंफ्यूजन आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई ऑब्सोलीट डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहा हो हमारी टीम का कोई मेंबर। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। और इसके साथ ही साथ हमें जो नेक्स्ट पॉइंट हमें इंश्योर करना होता है कि जो रिलेवेंट वर्जन है एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का वो अवेलेबल हो। यहाँ पे भी उसका यूज़ है, मतलब जो पॉइंट ऑफ यूज़ की बात करते हैं, जिसे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, जिसे पर्टिकुलर फंक्शन पे, लोकेशन पे वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए, और जिसका रिलेवेंट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, वो अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अप्रूव्ड वर्जन। तो ये भी कंट्रोल और डॉक्यूमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। इसके बाद बात होती है लेजिबल की, और आइडेंटिफिएबल की बात होती है, कि वो मतलब डॉक्यूमेंट इस तरह से होना चाहिए कि मतलब पढ़ने योग्य हो। ठीक है, और ऐसा नहीं कोई मतलब वो पढ़ने के लायक ही ना हो या फिर यूज़ करने के लायक ही ना हो। ठीक है, तो ये भी इंश्योर करना है हमें कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। इसके बाद हमें जो एक्सटर्नल ओरिजिन के डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हमें डिटरमाइन करना है कि जो एक्सटर्नल ओरिजिन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं,
जो कि ज़रूरी हमारे प्लानिंग और ऑपरेशन के लिए विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके साथ जो वो एक्सटर्नल ऑडिटिंग के डॉक्यूमेंट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटिंग के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर जो सभी की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। जैसे आप एक्सटर्नल ऑडिटिंग डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो ये स्टैंडर्ड ही आप ले लो ISO 1045, ये एक्सटर्नल ऑडिटिंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग सभी को नहीं हो सकती। मतलब आपकी कंपनी में 1345 के स्टैंडर्ड की नॉलेज आप विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जब डेवलप करोगे तो वो दोगे आप, लेकिन 1345 की जो रिक्वायरमेंट मेंशन है, स्टैंडर्ड है, इसकी नॉलेज आपको सबको नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक्सटर्नल ओरिजिन के होते हैं, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आपको कंट्रोल करना है जिससे कोई मिसकंसेप्शन ना हो किसी को, या फिर कोई इस तरह की अनवांटेड सिचुएशन ना जनरेट हो जिसमें लोग कंफ्यूज हों। फिर हमें जो कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट जो बात होती है वो होती है कि हमें डिटोरिएशन और लॉस है जो डॉक्यूमेंट का वो कंट्रोल करना है, कि ऐसा ना हो कि मतलब डॉक्यूमेंट डिटोरिएट हो या फिर किसी तरह से हमें लॉस फेस करना पड़ा उस डॉक्यूमेंट का। तो हमें वो ये चीज़ें भी इंश्योर करनी है। साथ ही साथ जो ऑब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट है उसको प्रिवेंट करना है, अ, या उसका कोई अनइंटेंडेड यूज़ ना हो। ठीक है, तो उसको भी हमें इंश्योर करना है कि कैसे हम ऑब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट को अलग करेंगे। ठीक है, और एक क्लियर कट हमें तरीका बनाना है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये डॉक्यूमेंट ऑब्सोलीट है। और इसके बाद जब हमें कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, तो जब चेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात आती है तो उसमें हमें ये भी इंश्योर करना है कि उसका रिव्यू और अप्रूवल हो चुका हो। और ये भी हमें इंश्योर करना है कि उसका रिव्यू और अप्रूवल कौन करेगा। ठीक है, कौन सी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी में आता है, उसको रिव्यू और अप्रूव करेगा। और रिव्यू और अप्रूवल में ये भी चीज़ें होती हैं, जैसे फर्स्ट टाइम किसी पर्टिकुलर टीम ने या फिर पर्टिकुलर पर्सन ने चीज़ों को रिव्यू और अप्रूव किया था, तो सेकंड टाइम किसी कंपनी किसी और को डेजिग्नेट करती है रिव्यू और अप्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट को, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, कि पर्टिकुलर कौन मतलब रिव्यू और अप्रूव करेगा और किस स्टेज में हमें किसको हमने डेजिग्नेट किया है उस पर्टिकुलर वर्क के लिए। ठीक है, और उसके पीछे क्या कारण था हमें दूसरी टीम को एलोकेट करने के पीछे इस वर्क को एक्सिक्यूट करने के लिए। तो ये भी हमारे पास एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए इस डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से हमने चेंज किया ये जो डेजिग्नेटेड फंक्शन है अप्रूवल का। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बात करता है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में कि उस डॉक्यूमेंट को कितने लंबे समय तक हमें रखना है जो डॉक्यूमेंट ऑब्सलीट हो चुका है। तो इसमें स्टैंडर्ड जो गाइड करता है जो मेडिकल डिवाइस का लाइफ टाइम है, मतलब जो लाइफ साइकिल है, मतलब एक या फिर हम लाइफ डिफाइन करते हैं मेडिकल डिवाइसेस की, तो एटलीस्ट उतने लंबे समय तक हमें एक ऑब्सलीट डॉक्यूमेंट को जो भी हमारे सिस्टम में जनरेट हुए हैं उनको हमें मेंटेन करना अपने सिस्टम में। ठीक है, या फिर कुछ कंडीशन हो सकती है जहाँ पे स्पेसिफाइड हो, जैसे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सी सर्टिफिकेशन की बात करें तो वहाँ पे मिनिमम 10 ईयर्स के रखने के लिए बात होती है। तो इस तरह से मतलब जो रिक्वायरमेंट है ऑब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट को मेंटेन करने की, हमें उस हिसाब से उसको मेंटेन करना अपने सिस्टम में, और उसके बाद ही हमें उसको मतलब डिस्पोज करना है या फिर कहीं ना कहीं उसको रिजेक्ट करना है, कम्प्लीटली अपने सिस्टम से निकाल के बाहर करना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक बात हुई कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की। इसके बाद होती है बात कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स की। तो कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स में जो पॉइंट मैंने लिए हैं
उसमें है मेंटेन एविडेंस, define the controls, protecting confidentiality, retrievable, identifiable, retention period। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि रिकॉर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वही एविडेंस होते हैं आपकी कंफर्मिटी को लेके विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, विथ रिस्पेक्ट टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। तो इनको मेंटेन करना अच्छे तरीके से बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे आप इन रिकॉर्ड्स को कंट्रोल कर सको। और उसमें कंट्रोल करने में जो चीज़ें आती हैं वो है आइडेंटिफिकेशन आता है, स्टोरेज आता है, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी आती है, रिट्रीवल आता है, रिटेंशन टाइम आता है, डिस्पोजिशन ऑफ रिकॉर्ड्स आता है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने प्रोसीजर को डेवलप करना है कि आप कैसे रिकॉर्ड्स को कंट्रोल करोगे। साथ ही साथ इन्हीं प्रोसीजर में उन रिकॉर्ड को, उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको प्रोटेक्ट करने की बात आपको करनी है। ठीक है। क्योंकि जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक कंपनी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना। साथ ही साथ उसी प्रोसीजर के थ्रू आपको उस रिकॉर्ड की ये भी इंश्योर करना है कि वो लेजिबल रहे, रिट्रीवेबल रहे, रीडली आइडेंटिफिएबल रहे। साथ ही साथ कोई चेंज हो रहा है उस रिकॉर्ड में तो वो भी आइडेंटिफाई आप कर सकें। और जैसे हमने डॉक्यूमेंटेशन को बात की रिटेन करने की, कि उसको कितने लंबे समय तक हमें रिटेन करना है, उसी तरह से सेम चीज़ें हमें रिकॉर्ड्स के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं कि हमें रिकॉर्ड भी उतने लंबे समय तक रिटेन करके अपने सिस्टम में रखना है। और अगर कहीं पे किसी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में नहीं दी गई हो रिटेंशन पीरियड, ठीक है, तो आ, ये जो स्टैंडर्ड है 1345 वो 2 साल के लिए कहता है कि 2 साल मिनिमम होना चाहिए आपके पास रिटेंशन टाइम एक रिकॉर्ड को मेंटेन करने का अपने सिस्टम में। ठीक है। तो यहाँ तक अपना फोर्थ क्लॉज कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट होता है, फिफ्थ क्लॉज, जो कि है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो यहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन की बात होगी, जो एक ओवरऑल सिस्टम है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, प्रोसेस की बात की हमने, डॉक्यूमेंटेशन की बात करी, रिकॉर्ड्स की बात करी, कंट्रोल की बात करी हमने उनमें। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें हमारा आता है फिफ्थ क्लॉज, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मैनेजमेंट कमिटमेंट। मैनेजमेंट कमिटमेंट में जो कीवर्ड्स मैंने लिए हैं वो है एविडेंस ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन, establish quality policy and objectives, management reviews, resource availability। ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि कमिटमेंट हो मैनेजमेंट का। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स आते हैं और हमें इंश्योर करने हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो अभी तक हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर ली, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें डेवलप करनी है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किसके किसके रिसर्च में कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स हमें जनरेट करने हैं। ठीक है। और उसका क्या फ्रेमवर्क होगा डॉक्यूमेंटेशन का। अब हम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे कि हमने जब ये सारी चीज़ें हमने डिसाइड कर ली, डिटरमाइन कर ली, तो जो मैनेजमेंट है उसका क्या रोल प्ले होगा यहाँ पे और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है अपना मैनेजमेंट कमिटमेंट का। ठीक है। तो बेसिकली हमें एक एविडेंस जनरेट करना है मैनेजमेंट को, जिससे वो ये डिफाइन कर पाए कि जो उसका कमिटमेंट है इसको लेके वो इंश्योर हो रहा हो हमारा। ठीक है। और जो कि हम डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का,
वो अच्छे तरीके से जिसकी वजह से हुआ हो, उनकी कमिटमेंट की वजह से और वो इफेक्टिवली मेंटेन हो। ठीक है, तो इस तरह के एविडेंस हमें मेंटेन करने हैं मैनेजमेंट को। ठीक है, तो एविडेंस मतलब ऐसे नहीं कि फेक एविडेंस जनरेट करने हैं, वो एविडेंस के मैनर में अपने कमिटमेंट को शो करना है हमें। तो ये कमिटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट एक कमिटमेंट कैसे इंश्योर करेगा? तो वो हो सकता, पहला उसमें हो सकता है कि अब वो जो उसका कम्युनिकेशन हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें वो कम्युनिकेट करता हो कि जो इम्पोर्टेंस है कस्टमर्स की नीड को के थ्रू, मतलब उसको मैच करना, साथ ही साथ जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसको मैच करना, जिसकी वजह से हमने ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है। ठीक है, तो जब एक मैनेजमेंट इसको कम्युनिकेट करता है अच्छी तरीके से, तो उसकी कमिटमेंट जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट होती है और कहीं ना कहीं एविडेंस भी फॉर्म होते हैं। साथ ही साथ मैनेजमेंट, जो हमने क्वालिटी पॉलिसी की बात करी, उसे भी जब मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करता है तो एज अ कमिटमेंट वो काउंट होता है, क्योंकि क्वालिटी पॉलिसी जो है वो आपको डिफरेंट प्लेसेस पे अपनी कंपनी के प्लेस करना है मल्टीपल फॉर्म्स में, जिससे कि थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एक कमिटमेंट का माइंडसेट बने विथ रिस्पेक्ट टू MDQMS, और एक ओवरऑल डेवलपमेंट डेली डे टू डे प्रैक्टिसेस में सभी लोग लेके आ सके अपनी वर्किंग में। ठीक है, तो ये एक तरीका है अपनी कमिटमेंट को शो करने का मैनेजमेंट को के पास। साथ ही साथ जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है जब उसको इस्टेब्लिश करती है कंपनी, एक उसका मैनेजमेंट, तो और उसको हम डिस्प्ले करते हैं, लोगों को उसके ऊपर कम्युनिकेट कराते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसके रिस्पेक्ट में उसकी इम्पोर्टेंस को समझाते हैं। तो एक तरीका हमारा ये कमिटमेंट का निकल के आता है यहाँ से। साथ ही साथ जो मैनेजमेंट रिव्यूज हैं वो कितनी फ्रीक्वेंट है, या फिर कितने किस बेसिस पे मैनेजमेंट रिव्यूज कर रहे हैं। ठीक है, कितना उसमें क्या है, हम स्कोप कवर कर रहे हैं, उसका जो सब्जेक्ट है वो हम क्या डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ मैनेजमेंट रिव्यूज होते हैं वो वो हमारा जो कमिटमेंट है वो डिफाइन करती है और एज एविडेंस रोल प्ले करती है टू जस्टिफाई थर्ड पार्टी ऑडिटर्स, रेगुलेटर्स और अपने टॉप मैनेजमेंट को। ठीक है, साथ ही साथ जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, उसको जब मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, जो अभी तक हमने प्रोसेस की बात करी, ऑपरेशन की बात करी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब कंपनी कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमारी कमिटमेंट को वो शो करता है अगर हमने उसको अच्छे तरीके से अवेलेबल कराया है। इससे फर्दर हमारा जो कन्फर्मिटी है स्टैंडर्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को लेके, वो फुलफिल हो रही है। तो ये चीज़ें हमारा एज अ एविडेंस वर्क करती है फॉर कमिटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है। फिर इसके बाद मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में नेक्स्ट जो सब क्लॉज आता है वो है कस्टमर फोकस का। उसमें जो कीवर्ड्स मैंने लिए हैं, कस्टमर एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। कस्टमर फोकस को आपको डिटेल में समझना है तो आप ISO 9001 की ट्रेनिंग, जैसे मैंने बताया, इंडिस्पेंसिबल है, तो उसमें आप जाके इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमर फोकस, तो वहाँ से कस्टमर फोकस को डिटेल में समझ सकते हो। यहाँ पे स्टैंडर्ड में 1345 में कस्टमर फोकस के रिस्पेक्ट में यही बात बताई गई कि हमें इंश्योर करना है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो, साथ ही साथ जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हो, उनको क्लियरली हमें डिटरमाइन करना है और उसको मीट करना है। ठीक है, फिर
कस्टमर फोकस के बाद बात आती है नेक्स्ट सब क्लॉज की, वो है क्वालिटी पॉलिसी की बात होती है। तो क्वालिटी पॉलिसी में जो कीवर्ड्स मैंने लिए हैं वो है पर्पस, कमिटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, फ्रेमवर्क, कम्युनिकेटेड, रिव्यूड। ठीक है। सो क्वालिटी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है जब आप मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हो। ठीक है। तो पॉलिसी मतलब आपके पास एक क्वालिटी पॉलिसी होनी चाहिए जो आप 5-6 लाइन्स में डिफाइन कर सको, जिसमें आपका ओवरऑल जो मैनेजमेंट का सोचना है, थिंकिंग है, माइंडसेट है, वो आप कहीं ना कहीं डिफाइन कर सको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, रेगुलेटरीज के लिए। ठीक है। इसमें जो चीज़ें आती है उसमें हमें डिफाइन करनी है पॉलिसी में कि पहला है कि पर्पस हमें डिफाइन करना होगा ऑर्गेनाइजेशन का, किस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद बात होती है कमिटमेंट की, कि हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कंप्लाई करना है और उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको मेंटेन करना है। ठीक है। फिर उसके बाद बात होती है क्वालिटी पॉलिसी में कि जो हमें एक फ्रेमवर्क डेवलप करना है जिससे कि हम रिव्यू कर सकें जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हमने डेवलप किए हैं। फिर हमारी क्वालिटी पॉलिसी में जो नेक्स्ट बात होती है कि हमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम अभी तक डेवलप किया है हमने, वो कम्युनिकेट हों अच्छे तरीके से और सबके द्वारा समझ ली जाए। अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसको इंश्योर करना है। और साथ ही साथ जो भी चीज़ें हमने डेवलप की है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, वो हमें विद टाइम हमें कॉन्टिन्यू मैनर में उसकी सूटेबिलिटी के लिए उसको रिव्यू करते रहना है। ठीक है, कि हम कहीं ना कहीं जो हमारी प्रैक्टिस हैं वो आउटडेटेड ना हो जाए। तो ये कुछ की 5 पैरामीटर्स हैं जो क्वालिटी पॉलिसी में होने चाहिए। साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगते हैं आपके बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, योर एक्सपर्टाइज, तो उसके ऊपर आप उसको भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वो रिलेट करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे मेन गोल है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है मेडिकल डिवाइसेस का। ठीक है। तो यहाँ ये बात हुई क्वालिटी पॉलिसी की। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो है प्लानिंग की बात होती है। तो प्लानिंग में जो पहला पॉइंट है वो है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स में जो चीज़ें आती हैं वो है रेगुलेटरी एंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, establishment at functions and levels, measurable and consistent with quality policy। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही प्लानिंग की बात आती है कि हमें सारी चीज़ें प्लान करनी है। अभी तक हमने मैनेजमेंट कमिटमेंट की बात करी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में कस्टमर फोकस की बात करी, क्वालिटी पॉलिसी की बात करी। अब स्पेसिफिकली हम प्लानिंग की बात करेंगे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो प्लानिंग जो है उसमें पहला पॉइंट है अपना क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। उसमें क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पॉइंट आता है कि जो अप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्ट की या कंपनी की, वो हमें फुलफिल करनी है। ठीक है, या फिर उसको मीट करना है। और अ, इसको मैच करने के साथ, मीट करने के साथ साथ जो रिलेवेंट फंक्शन है उसमें हमें उसको इस्टेब्लिश करना है। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है मतलब। ठीक है। तो पहले हमने हमने अपने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स में हमने चीज़ें डिफाइन करी कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है विथ रिस्पेक्ट टू रेगुलेटरी। ठीक है, प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। उसके बाद हमने ये इंश्योर किया क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स में कि हमें हमें जो हमें रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई की हैं उसको हमें कम्युनिकेट करना है, जिससे कि वो अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश हो जाए वो ऑब्जेक्टिव्स। जो भी रिलेवेंट फंक्शन है अपनी कंपनी में, लेवल्स हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद हमें क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स में जो इंश्योर करना है कि जो हमने रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई की है
ठीक है, उससे रिलेटेड जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो मेजरेबल और हो। ऐसा ना हो कि वो कहीं भी मेजरेबल उसमें, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव की यहाँ पे बात करते हैं, स्टेटिस्टिकल की बात करते हैं, तो मेजरेबल होना बहुत ज़रूरी है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स का। फिर जो हमने क्वालिटी पॉलिसी बनाई थी उससे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो जो जो सैंपल स्पेस है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स का, वो जो क्वालिटी पॉलिसी है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स की क्वालिटी पॉलिसी से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद बात होती है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्लानिंग की। वो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्लानिंग, इसमें जो चीज़ें हैं वो है एबव एंड ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट्स, इंटीग्रिटी ऑफ क्यूएमएस। तो इसमें जब हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें टॉप मैनेजमेंट को इंश्योर करना है, और इसमें जो चीज़ें हमें इंश्योर करनी है वो है जो रिक्वायरमेंट्स हमने फाइंड आउट की हैं अभी तक जो हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में बात की, डॉक्यूमेंटेशन की, प्रोसेसेस की, पॉलिसीज़ की, ऑब्जेक्टिव्स को, उन सभी को मतलब हमें हम अच्छे तरीके से मैच करें रिक्वायरमेंट को, वो इस प्लानिंग के थ्रू हमें जस्टिफाई करना है कहीं ना कहीं। और इससे जो इंटीग्रिटी है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की वो मेंटेन हो सके। अ, साथ ही साथ जब भी कोई चेंज आता है अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, तो जो उसका अप्रूवल और री अप्रूवल प्रोसेस है उसके थ्रू उसकी इंटीग्रिटी पे कोई असर ना पड़े, ये हमें अपने प्लानिंग के थ्रू एश्योर करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। इसमें है डिफाइंड, डॉक्यूमेंटेड, कम्युनिकेटेड इंटररिलेशन ऑफ रोल्स, इंटरडिपेंडेंस एंड अथॉरिटी। ठीक है, फिर है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट, क्यूएमएस डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग इफेक्टिवनेस, इम्प्रूवमेंट, promotion of awareness, internal communication, appropriate effectiveness। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से पहला आता है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि टॉप मैनेजमेंट को इंश्योर करना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज हो वो डिफाइंड हो, डॉक्यूमेंटेड हो और कम्युनिकेटेड हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है, तो इसके थ्रू आप इंश्योर कर सकते हो उस चीज़ को, और अपने क्वालिटी मैनुअल में इसका रेफरेंस दे सकते हैं आप। साथ ही साथ जो इंटर रिलेशंस हैं, जो भी पर्सनल आप क्या वर्क कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, उनका जो इंटर रिलेशन है उनके वर्क का उसको हमें इंटर रिलेट करना है, जिससे कि जो जब भी हम उनके परफॉर्मेंस और वेरीफाई करने जाएं परफॉर्मेंस को क्वालिटी मैनेजमेंट के सिस्टम के रिस्पेक्ट में, वो इंटरडिपेंडेंट हो। ठीक है, और ऐसा ना हो कि कहीं पे मतलब किसी के जो जॉब रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी हो वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी उसकी हो। तो हमें ये चीज़ भी इंश्योर करनी है कि सबकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज है वो इंटरडिपेंडेंट हो, जिससे कि हम जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है उसको क्लियरली वेरीफाई कर पाएँ। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, इसके बाद बात आती है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव की। सो स्टैंडर्ड कहता है कि एक कंपनी को एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव असाइन करना है, अपॉइंट करना है, जो कि फ्री होगा
किसी और ड्यूटी से, मतलब उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई और ड्यूटी नहीं होगी, कोई और वर्क स्कोप नहीं होगी। अ, और उसके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी होगी वो ये होगी कि वो जो प्रोसेसेस हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में मतलब हमने डॉक्यूमेंट किया है, इस्टेब्लिश किया है, उसको प्रॉपरली वो प्रोसेसेस फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही है उसको वो इंश्योर करेगा। और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, रिकॉर्ड जनरेशंस हैं, उसकी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं, उसकी रिपोर्टिंग वो टॉप मैनेजमेंट को करेगा, उसके इफेक्टिवनेस के बारे में, और जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट है वो बताएगा वो। ठीक है। साथ ही साथ जो हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है मेडिकल डिवाइसेस का, उस उसकी जो अवेयरनेस है उसको वो प्रमोट करेगा थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है साथ ही साथ उसको भी। तो इसके बाद बात होती है इंटरनल कम्युनिकेशन की, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी और कम्युनिकेशन के अंदर। तो इंटरनल कम्युनिकेशन में बात होती है कि टॉप मैनेजमेंट को इंश्योर करना है कि एक अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन का प्रोसेस इस्टेब्लिश हो कंपनी के अंदर, जिससे कि जो इफेक्टिवनेस है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की वो हम मेंटेन कर पाएँ और एक्सपेक्ट कर पाएँ अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व है उनसे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं, सब क्लॉज पे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो है मैनेजमेंट रिव्यू। सो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो है जनरल, उसमें है प्रोसीजर, प्लान इंटरवल्स, फिर है रिव्यू इनपुट, इसमें है फीडबैक, कंप्लेंट, रिपोर्टिंग, ऑडिट्स, एमएनएम, पीएनपी, सीए, पीए फॉलोअप्स, चेंज, रिकमेंडेशन, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, रिव्यू आउटपुट्स, इनपुट रिव्यूड, डिसीजन एंड एक्शंस, इम्प्रूवमेंट्स, चेंज एंड रिसोर्सेज। तो मैं वन बाय वन डिफाइन करता हूँ। इसमें बेसिकली कंपनी से एक्सपेक्टेड होता है कि वो मैनेजमेंट रिव्यू करे, किन किन चीज़ों को करना चाहिए मैनेजमेंट रिव्यू वो बताई गई हैं। ठीक है। और उसमें इनपुट क्या होंगे, आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है उस मैनेजमेंट रिव्यू का, उसके बारे में बात होगी। ठीक है। सो मैनेजमेंट रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जब कमिटमेंट को आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है किसी भी सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी को, जो भी आपको रेगुलेट करती है, सर्टिफाई करती है या आपसे क्वेश्चन करती है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ISO 1345 के रिस्पेक्ट में, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। तो कंपनी के पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए मैनेजमेंट रिव्यू का, कि वो मैनेजमेंट रिव्यू किन किन चीज़ों का करेगा, कैसे करेगा। ठीक है। उसकी टाइमलाइन क्या होगी, कब कब करेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में उसमें मेंशन होना चाहिए उस प्रोसीजर में। ठीक है। और ये प्लान इंटरवल्स में होनी चाहिए मैनेजमेंट रिव्यू, जिससे कि हम जो QMS है उसकी सूटेबिलिटी, एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस को मेंटेन कर पाएँ। और इस रिव्यू से हमारा क्या होता है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिससे कि हम इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं और कोई फर्दर चेंज कर पाते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में फॉर बेटरमेंट। और इससे हमारी जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसको क्वालिटी पॉलिसीज़ हैं उसको भी इम्प्रूव करने में हमें हेल्प मिलती है। साथ ही साथ जो भी मैनेजमेंट रिव्यू हो उसके हमें प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। ठीक है। इसके बाद बात होती है रिव्यू इनपुट्स में, मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट में हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो इसमें जो चीज़ें आती हैं वो हैं, जैसे फीडबैक आप ले सकते हो। ठीक है। कस्टमर कंप्लेंट्स होती हैं, उनको आप ले सकते हो। रिपोर्टिंग हो सकती है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, ऑडिट्स हो सकती हैं, आपकी किसी भी तरह की ऑडिट आपके यहाँ हो रही है, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट्स हैं। ठीक है। उनको आप इंक्लूड कर सकते हो अपने मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट्स में। साथ ही साथ जो मॉनिटरिंग और मेजरमेंट है आपके प्रोसेसेस का, उनसे रिलेटेड पॉइंट्स हैं, उनको आप मैनेजमेंट रिव्यू में इंक्लूड कर सकते हो अपने। ठीक है। या इनके ऊपर कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट की मॉनिटरिंग और मेजरमेंट है,
उनको आप ले सकते हो मैनुअल रिव्यू का इनपुट। करेक्टिव एक्शंस हैं, उनको आप ले सकते हो। कोई प्रिवेंटिव एक्शन आपने फाइंड आउट किया था, उसको आप इंक्लूड कर सकते हो अपने मैनेजमेंट रिव्यू में। ठीक है, साथ ही साथ कोई फॉलो अप एक्शन है जो हमने प्रीवियसली मैनेजमेंट रिव्यू में लिया था, उसको हम ऐड कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट में। या फिर कोई चेंज है जो हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में करना चाह रहे हैं, उसको हम मैनेजमेंट रिव्यू में ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई इम्प्रूवमेंट का रिकमेंडेशन हमें लगता है जो हमारी टीम से आया है, हमारे वर्कर से आया है, टॉप मैनेजमेंट से आ सकता है कोई इम्प्रूवमेंट का पॉइंट, तो उसको ऐड कर सकते हैं मैनेजमेंट रिव्यू में। या फिर कोई रिवाइज रेगुलेशन में कोई रिवीजन हुआ है, ठीक है, कोई अपडेशन हुआ है, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं मैनेजमेंट रिव्यू में। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी मैनेजमेंट रिव्यू के इनपुट पॉइंट बताए, ये कुछ कंबाइन भी हम कर सकते हैं, ये कुछ हम लोग अलग अलग करके भी मैनुअल रिव्यू कर सकते हैं। तो कोई इस तरह की लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, बस ये है कि प्लान्ड होना चाहिए और थोड़ा सा प्रोएक्टिव मैनर में होना चाहिए, जिससे कि जो हमारे इम्प्रूवमेंट है उसको हम अचीव कर पाएँ, उस अपॉर्चुनिटी को अब हम कन्वर्ट कर सकें इम्प्रूवमेंट में, और इसकी वजह से कोई रिस्क मतलब जनरेट ना हो। ठीक है, इसलिए प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। फिर बात होती है रिव्यू आउटपुट की मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट में क्या क्या चीज़ें हमारे निकल के आनी चाहिए। ठीक है, तो अ, जो हमने इनपुट रिव्यू किए हैं, जो डिसीजन मेक किए हैं, जो हमने उसके बेसिस पे एक्शन लिए हैं, वो सारी चीज़ें हमारी आउटपुट में निकल के आएंगी, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होंगी, मतलब हमें रिकॉर्ड बनाने हैं इसके एज अ एविडेंस। ठीक है, और इन आउटपुट्स में हमें इम्प्रूवमेंट देखना है कि इम्प्रूवमेंट हमें क्या क्या मिलेंगे हमें, जिससे हमें श्योर करना है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और उसके प्रोसेस की सूटेबिलिटी, एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस। ठीक है, उसको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं और इनहांस कर सकते हैं, तो ये रिव्यू आउटपुट में निकल के आएगा। प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कोई इम्प्रूवमेंट है, वो क्या निकल के आ सकती है हमारी, या फिर क्या चेंजेस हमें करने पड़ेंगे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए, जो कि रिवाइज हुआ है या फिर अपडेट हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें रिव्यू आउटपुट में निकल के आ सकती हैं। साथ ही साथ कोई नया रिसोर्स नीड है as a company with respect to quality management system, with respect to processes, with respect to product। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है, या फिर हमें रिव्यू आउटपुट में लेके आनी है। ठीक है, या इसके अलावा अगर आपको लगता है अपनी एक्सपर्टाइज के बेसिस पे कोई कुछ और भी आप चीज़ें रिव्यू इनपुट में ऐड कर सकते हो, या फिर रिव्यू आउटपुट में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसको भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वो इन लाइन होनी चाहिए आपकी जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके। अ, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज की बात आती है, जो कि है सिक्स्थ क्लॉज, रिसोर्स मैनेजमेंट। सो इसमें पहला पॉइंट है प्रोविजन ऑफ रिसोर्स। इसमें बात होती है डिटरमाइन, प्रोवाइड, इम्प्लीमेंट एंड मीट की बात होती है। तो रिसोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए रिसोर्स बहुत की फैक्टर होता है, और इसके बेसिस पे हम जो इफ़ेक्टिवनेस है वो इंश्योर कर सकते हैं। रिसोर्सेज की अगर कमी होती है तो इफ़ेक्टिवनेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। कितने भी अच्छे प्रोसेसेस बनाया हो, कितना भी अच्छा हमने मैनेजमेंट डेवलप किया हो, कितनी भी अच्छी हमने कम्युनिकेशन की हो, हमारे कितने भी कॉम्पिटेंट पर्सन्स हों, ठीक हो, तो ये रिसोर्स की ज़रूरत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सो प्रोविज़न ऑफ रिसोर्सेज में जो चीज़ें आती हैं, तो उसमें ये चीज़ें हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन और प्रोवाइड करनी है जो रिसोर्सेज की नीडेड हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, जिससे कि जो इम्प्लीमेंटेशन है क्वालिटी मैनेजमेंट का, वो अच्छे तरीके से हो पाए, और उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो अच्छे से मेंटेन हो पाए, और जिससे कि हम फर्दर जो अप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, कस्टमर रिक्वायरमेंट है, उसको मैच कर पाएँ। ठीक है, तो इस तरह से प्रोविज़न ऑफ रिसोर्सेज को हमें देखना है।
इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो है ह्यूमन रिसोर्स की। उसमें जो पॉइंट्स हैं वो हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल्स, एक्सपीरियंस, प्रोसेस, एस्टेब्लिशमेंट, इंश्योर, रिकॉर्ड। ठीक है। सो ह्यूमन रिसोर्स मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में बहुत की रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत हाई कॉम्पिटेंसी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। सो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स की एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, उस पे फोकस होता है कि उनकी जो ये चीज़ें हैं वो अप्रोप्रिएट हो, वो कॉम्पिटेंट हो, जिससे कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो परफॉर्मेंस है वर्क का उनका, वो हम मेंटेन कर पाएँ। ठीक है। और हमारा फर्दर जो है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं क्यूएमएस की या फिर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हम कहीं ना कहीं मैच कर पाएँ। ठीक है। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स के रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से आइडेंटिफाई करनी है और प्रोवाइड करनी है। इसके साथ ही साथ जो कंपनी है उसको डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस डेवलप करना है, अ, जिससे कि इस्टेब्लिश कर पाए वो कॉम्पिटेंसी को, और जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कर पाए, या फिर इंश्योर जो अवेयरनेस है उसको इंश्योर कर पाए। ठीक है। कि जो भी हमने प्लानिंग की है डॉक्यूमेंटेशन के मैनर में, वो चीज़ें मतलब कंप्लीट अच्छी तरीके से यूज़ में आ सकें। इसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो हम जब इस्टेब्लिश करने की बात करेंगे कॉम्पिटेंसी को, तो उसमें डिटरमाइन करना है कि जो नेसेसरी कॉम्पिटेंस है पर्सनल्स के, जो कि इससे वर्क इफेक्ट आएगा, वर्क पे इफेक्ट आएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इफेक्ट आएगा। ठीक है। साथ ही साथ ट्रेनिंग कब प्रोवाइड करनी है, उस पर हमें एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम फर्दर जो नेसेसरी कॉम्पिटेंस है उसको मेंटेन कर पाएँ। और इसके बाद बात होती है, जब हमने ट्रेनिंग दे दिया, तो उसके बाद हमारी बात होती है कि इवेल्युएट भी हमें करना है कि हम जो हमने ट्रेनिंग दी थी वो कितनी इफ़ेक्टिव थी। ठीक है। जिससे कि हमारी जो कॉम्पिटेंसी है वो इन्हेंस हो सकी है, हो पाई है। ठीक है। तो ये भी हमें देखना है इसमें। साथ ही साथ टॉप मैनेजमेंट को ये भी इंश्योर करना है, ऑर्गेनाइजेशन को ये भी इंश्योर करना है कि जो इंडिविजुअल पर्सन की अवेयरनेस है विथ रिस्पेक्ट टू देयर एक्टिविटी, और उसकी जो इम्पोर्टेंस है एंड जो उनकी कंट्रीब्यूशन है फॉर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, वो कैसी हो रही है। ठीक है। बट इन इन माइंडसेट ऑफ मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग, जिससे कि फर्दर वो इंश्योर कर पाए कि हाँ सही सही तरीके से हमने कॉम्पिटेंसी अचीव की है, जो इंडिविजुअल पर्सन की हमने इवेल्युएशन किया था वो सही था। ठीक है। तो इस सब चीज़ों को मिला के हमें इंश्योर करना है इन चीज़ों को। साथ ही साथ हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है इंडिविजुअल पर्सनल का, विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल एंड एक्सपीरियंस। ठीक है। फिर इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स के बाद बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो उसमें जो चीज़ें आती हैं वो हैं डॉक्यूमेंट, अचीव कन्फर्मिटी, मिक्सअप, ऑर्डरली हैंडलिंग, रिकॉर्ड्स। ठीक है। सो ह्यूमन रिसोर्स के बाद जो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सही होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए हर तरीके से। अगर हमें इफेक्टिवनेस के लिए हम अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो इसमें जो चीज़ें हैं वो कुछ पहले हैं, एक कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे इसमें प्रोडक्ट मिक्सअप की बात की गई है कि हमें इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जिससे कि हम अचीव कर पाएँ प्रोडक्ट कन्फर्मिटी को रिक्वायरमेंट्स के रिस्पेक्ट में। उस तो उसमें ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कि प्रोडक्ट मिक्सअप हो जाए।
ठीक है। प्रोडक्ट मिक्सअप का मतलब है कि जैसे प्रॉपर सेग्रीगेशन हो चीज़ों का, ठीक है। इसमें अदर टर्म्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे 5S की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके प्रोसीजर्स यूज़ कर सकते हो। फिर इंश्योर हमें करना है, ऑर्डरली हैंडलिंग करना है मतलब, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि कुछ चीज़ों की एक्सपायरी होती है, कुछ लाइफ स्पैन होता है, तो ऑर्डरली हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन सब चीज़ों को हमें इंश्योर करना है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चीज़ें आती हैं उसमें है बिल्डिंग, वर्क स्पेसेस, एसोसिएटेड यूटिलिटीज़, प्रोसेस इक्विपमेंट। प्रोसेस इक्विपमेंट में हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और साथ ही साथ सपोर्टिंग सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इन सब चीज़ों से मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट आती है एज अ रिसोर्स, ठीक है। और इसका मेन जो हमें फोकस रहना है वो है कि हमें प्रिवेंट करना है प्रोडक्ट मिक्सअप को, ठीक है, और ऑर्डरली हैंडलिंग को इंश्योर करना है। साथ ही साथ जो इसकी मेंटेनेंस वर्क होता है इनसे रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, उनके हमें मेंटेनेंस वर्क को डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है, जिससे हम चीज़ों को फर्दर वेरीफाई कर पाएँ, ठीक है। साथ ही साथ हमें ये भी मेंटेन करना है कि प्री प्लान मैनर में कि कब कब मेंटेनेंस एक्टिविटी होनी है, ठीक है। या फिर कोई ब्रेकडाउन होता है तो उस केस में हमें क्या एक्शन प्लान हमारा क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है, जिससे जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उसकी इफेक्टिवनेस को अच्छे तरीके से हम मेंटेन कर पाएँ फर्दर। और मेंटेनेंस का मैंने बताया कि हमारे पास प्रोसीजर होना चाहिए और साथ ही साथ हमारे पास रिकॉर्ड होने चाहिए। इसमें फर्दर बात आती है रिसोर्सेज में ही वर्क इन्वायरमेंट की एंड कंटामिनेशन कंट्रोल की। जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे क्लीनिंग को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री में, इसीलिए वर्क इन्वायरमेंट और कंटामिनेशन का यहाँ अलग से क्लॉज ऐड किया हुआ है। तो वर्क इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं वो हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, मॉनिटर एंड कंट्रोल। इसमें जो चीज़ें हैं वो हैं हेल्थ, क्लीनिनेस एंड क्लॉथिंग, वर्क टेम्परली सुपरविजन, फिर है कंटेमिनेशन कंट्रोल, प्लान एंड डॉक्यूमेंट, स्टेराइल मेडिकल डिवाइस, माइक्रो ऑर्गेनाइज्म। तो ये चीज़ें हैं, अ, अ, इनको मैं ब्रीफ करता हूँ। तो इसमें जो स्टैंडर्ड कहता है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो कि जिससे हम इंश्योर करेंगे वर्क एनवायरनमेंट की जो नीड है, जिससे कि जो ज़रूरी है हमारी कंफर्मिटी के लिए जो प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो हमारे पास एक रिक्वायरमेंट की डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हमारी वर्क रिक्वायर इन्वायरमेंट कैसा है होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि अगर ये जो वर्क इन्वायरमेंट ठीक नहीं होगा तो वो एक एडवर्स इफेक्ट डालेगा प्रोडक्ट की क्वालिटी को पे, ठीक है। साथ ही साथ हमें वर्क एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको कैसे मॉनिटर करना है उसके भी हमारे पास प्रोसीजर्स होने चाहिए, और कैसे कंट्रोल करना है उसके भी प्रोसीजर्स होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आती है कि जो हम रिक्वायरमेंट वर्क एनवायरनमेंट की आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसमें हेल्थ है, क्लीननेस है, क्लॉथिंग ऑफ पर्सनल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और अगर कोई कॉन्टैक्ट है पर्सनल और प्रोडक्ट के बीच में तो उस पे हमें खास ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है जो मेडिकल डिवाइस की सेफ्टी और परफॉर्मेंस है उस पे उसका असर पड़े, ठीक है। क्योंकि बहुत तरह के मेडिकल डिवाइस होते हैं, अ, जैसे क्लीन रूम भी बहुत जगह यूज़ होते हैं जो यहाँ पे इन्वेसिव प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर डायरेक्टली कहीं ना कहीं उनका ह्यूमन बॉडी से कांटेक्ट होता है, ठीक है।
तो इस तरह में इस तरह के प्रोडक्ट से प्रोडक्शन में क्लीन रूम यूज़ होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अ, ये पहले आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे पर्सनल और प्रोडक्ट का कांटेक्ट हो रहा है डायरेक्टली, और उसके रिस्पेक्ट में हेल्थ, क्लीनिनेस और क्लॉथिंग ऑफ पर्सनल पे खास ध्यान रखें। तो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क एनवायरनमेंट को डिटरमाइन करना है, प्रोसीजर मॉनिटर करने के बनाने हैं और फिर कंट्रोल करना है। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई अगर टेम्पोरली वर्क करने के लिए आ रहा है अ, हमारे स्पेशल वर्क कंडीशंस में, जैसे बताया मैंने क्लीन रूम का, तो जो टेम्पोरली लोग वर्क करने आ रहे हैं उनको भी हमें प्रॉपरली सुपरवाइज करना है, जो कि हमारे एक सुपरवाइज हमारे कम्पिटेंट पर्सन के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखना है। और यहाँ पे दो स्टैंडर्ड रेफरेंस में दिए हैं वर्क एनवायरनमेंट के लिए स्टैंडर्ड में, ISO के ही 14644 और ISO 14698। सो वो डिटेल्ड कंसल्टेंसी का वर्क है। सो आपको अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम उस फर्दर उसमें डिस्कशन में आगे जाएंगे उसमें, और फिर फर्दर हम आगे कंटिन्यू करते हैं कंटामिनेशन कंट्रोल में 13485 के। ठीक है, सो कंटामिनेशन कंट्रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्क इन्वायरमेंट। जो हमारा है क्लॉज, उसका सेकंड पॉइंट है कंटामिनेशन कंट्रोल। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एक प्लान डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे वो अरेंजमेंट कर सके कंटामिनेशन कंट्रोल करने के लिए, और या फिर प्रिवेंट कर सके कंटामिनेशन ऑफ वर्क एनवायरनमेंट को पर्सनल के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं कि कंटेमिनेशन पर्सनल का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है। तो उन दोनों के रिस्पेक्ट में हमें कंटेमिनेशन हमारा प्लान होना चाहिए जिससे हम प्रिवेंट कर सके, कंट्रोल कर सके चीज़ों को। और इन केस कोई स्टेराइल मेडिकल डिवाइसेस हैं तो उस केस में हमें क्या चीज़ें करनी है, ठीक है, उसकी क्लीनिनेस कैसे मेंटेन करनी है, एट द टाइम ऑफ असेंबली हो सकता है, एट द टाइम ऑफ पैकेजिंग हो सकता है। ठीक है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेवलपमेंट है उसको हम प्रिवेंट कर सकें और हमारा फर्दर कंटामिनेशन कंट्रोल सके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंटामिनेशन कंट्रोल के लिए हमें एक हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल, कंपनी, प्रोडक्ट एंड पर्सनल एंड द प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं रिसोर्सेज में, रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, सो यहाँ पे अपना 6th क्लॉज खत्म होता है। आगे चलते हैं, 7th क्लॉज है, वो है प्रोडक्ट रियलाइजेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है मेडिकल डिवाइस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। यहाँ पे हमें समझने को मिलता है कि हमें विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, कैसे हमें इंश्योर करना है प्रोडक्ट की क्वालिटी को, उसकी सेफ्टी को, उसके परफॉर्मेंस लेवल को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें आती हैं। ये लार्जेस्ट क्लॉज है इस स्टैंडर्ड का। ठीक है, इसको हम डिटेल में इसमें बात करेंगे। सो प्लान प्रोडक्ट रियलाइजेशन का पहला क्लॉज है प्लानिंग ऑफ प्रोडक्ट रियलाइजेशन। इसमें जो कीवर्ड्स हैं मैंने लिए हैं वो है प्लान, डेवलप, सराउंडिंग, कंसिस्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट, inclusion with records, planning, product requirements and quality objectives, process, documents, resources, verification, validation, monitoring, measurement, inspection and test, handling, storage, distribution and traceability, records and evidence। ठीक है, अब मैं इनको ब्रीफ करता हूँ आपको। सो प्लानिंग जब हम करेंगे प्रोडक्ट रियलाइजेशन के लिए तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम प्रोडक्ट रियलाइजेशन
के लिए प्रोसेस को आइडेंटिफाई करें, प्लान और डेवलप करें। पहले हमें रियलाइजेशन का मीनिंग जो है वो समझना पड़ेगा इसके लिए कि रियलाइजेशन है क्या। ठीक है, रियलाइज मतलब मीनिंग है। सो रियलाइजेशन में जो पॉइंट्स आते हैं उसकी मीनिंग के थ्रू, वो है अवेयरनेस, फुलफिलमेंट, ठीक है, और एक अचीवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमें प्रोडक्ट को। तो इन चीज़ों को कंबाइन करके हमें प्रोडक्ट रियलाइजेशन एक की माइंडसेट हमें डेवलप करना है। फिर उसके रिस्पेक्ट में हमें प्लानिंग के बारे में हम सोचेंगे। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड कहता है कि हमें एक प्रोसेस डेवलप करनी है प्रोडक्ट रियलाइजेशन की, जिसको हमें प्लान वे में डेवलप करना है। और ये जो प्रोसेस होगा वो कंसिस्टेंट होगा, जो हमने अदर प्रोसेसेस डेवलप किए हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की अपनी कंपनी के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ हमें एक प्रोसेस डेवलप करना है प्रोडक्ट रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क मैनेजमेंट का, जिसके थ्रू हम एक प्रोडक्ट का रिस्क मैनेजमेंट इंश्योर कर पाएँ। ठीक है, उसके लिए मैंने स्टैंडर्ड भी बताया था, अभी आगे फर्दर बताऊंगा। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक रिक्वायरमेंट है मेडिकल डिवाइसेस में, जिसमें हम लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में चीज़ों को इवेलुएट करते हैं, सोचते हैं और डेवलप करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक रिस्क मैनेजमेंट के भी प्रोसेस डेवलप करना है, और साथ ही साथ जो भी रिकॉर्ड्स डेवलप होंगे रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी के, उनको भी हमें प्रॉपरली मेंटेन करना है। ठीक है, और हमें प्रोडक्ट रियलाइजेशन की प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन करनी चाहिए, उसमें है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, साथ ही साथ प्रोसेस को इस्टेब्लिश करने की नीड क्यों है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट करने की नीड क्यों है, उसको रिसोर्स प्रोवाइड करना क्यों हमें ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, रिसोर्सेज में जो चीज़ें मैंने बात करी, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्क इन्वायरमेंट, सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है। साथ ही साथ वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, इंस्पेक्शन, टेस्ट, हैंडलिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेसिबिलिटी, जो सारी एक्टिविटी हैं वो अ, वो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अ, कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उनकी क्राइटेरिया क्या है प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस के लिए, वो भी हमें जब हम प्लानिंग करेंगे प्रोडक्ट रियलाइजेशन के प्रोसेस की, तो हमें डिटरमाइन करनी है, डिफाइन करनी है। साथ ही साथ हमें कहाँ कहाँ कौन कौन से रिकॉर्ड जनरेट करने हैं, जिससे हम एविडेंस प्रोवाइड कर सक पाएँ प्रोडक्ट रियलाइजेशन का प्रोसेस का, और फर्दर प्रोडक्ट हमारा जिससे रिक्वायरमेंट जो हमारी है स्टैचुरी या फिर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, उसको हम मीट कर पाएँ। और जो भी हमारी प्लानिंग का आउटपुट होगा वो भी हमारा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ें हमारी प्लानिंग में आती हैं प्रोडक्ट रियलाइजेशन के। यहाँ पे जो मैंने पहले स्टैंडर्ड का रेफरेंस दिया था ISO 14971, यहाँ पे स्टैंडर्ड में सेम स्टैंडर्ड का इस क्लॉज में रेफरेंस दिया हुआ है ISO 14971 का एप्लीकेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट
मेडिकल डिवाइसेस, इसकी टाइटलेस स्टैंडर्ड की, जो कि फर्दर कंसल्टेंसी एंड एडवाइजिंग का वर्क का पार्ट है। ठीक है, फिर हम चलते हैं सेकंड क्लॉज पे प्रोडक्ट रियलाइजेशन के, वो है कस्टमर रिलेटेड प्रोसेसेस। उसमें जो चीज़ें हैं वो हैं डिटरमाइनिंग ऑफ रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्ट। तो इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो हैं डिटरमाइन में रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर स्पेसिफाइड, डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी, नेसेसरी, रेगुलेटरी, यूजर ट्रेनिंग, एडिशनल। ठीक है, फिर है रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्ट। उसमें है प्रायर रिक्वायरमेंट्स, डिफाइन, डॉक्यूमेंट, रिजॉल्व, मीट, अवेलेबल, रिकॉर्ड। फिर है कम्युनिकेशन विद कस्टमर, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन विद रिलेटेड टर्म्स, फीडबैक, कंप्लेंट्स, एडवाइजरी नोटिस, रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जो कस्टमर रिलेटेड प्रोसेसेस में हैं। ये सारे कीवर्ड्स यूज होते हैं। अब इनकी डिटेल में चलते हैं। तो पहला अपना जो है कस्टमर रिलेटेड प्रोसेस में वो डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्ट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से जान लेना है। जब भी हम आगे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में जाते हैं या उससे रिलेटेड फर्दर प्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं, बाकी चीज़ों को सोचते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले हमें रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से समझना है, उनको जान लेना है। तो उसमें जो चीज़ें आती हैं रिक्वायरमेंट को जानने को मैं, तो उसमें सबसे पहले जो कस्टमर स्पेसिफाई करता है या बताता है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये हमें मेरा इंटेंडेड यूज़ है, तो उसको जान लेना है। साथ ही साथ जो हमने स्पेसिफिकेशन समझी है कस्टमर से, उसके साथ जो जुड़ी हुई डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज से एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ हैं, उनको हमें समझ लेना अच्छे तरीके से। इसके बाद बात होती है कुछ चीज़ें कस्टमर स्पेसिफाई नहीं कर पाता है, जो वो नहीं बता पाता है लेकिन वो नेसेसरी है, जो प्रोडक्ट का इंटेंडेड यूज़ है, तो उसको भी हमें फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद बात होती है कि जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि इस प्रोडक्ट के ऊपर अप्लीकेबल है, उसको हमें अच्छे तरीके से समझ लेना है। फिर उसके बाद बात होती है ट्रेनिंग की, कि यूज़र की ट्रेनिंग, मतलब जो भी मतलब हमारा प्रोडक्ट है, जब भी उसको कोई यूज़ करेगा, कोई हो सकता है हेल्थ केयर एक्सपर्ट हो या प्रोफेशनल हो जिसको उसको यूज़ करना है, या फिर इंडिविजुअल आपका कस्टमर हो एंड यूज़र ही को इस्तेमाल करना है, तो उससे रिलेटेड जो यूज़र ट्रेनिंग है वो कौन सी है और कैसे उसको हमें देना है, ट्रेन करना है, उसके बारे में हमें जानकारी अच्छे से कर लेनी है, जिससे कि जो परफॉर्मेंस है स्पेसिफाइड और उसका जो सेफ यूज़ है वो हम डिलीवर कर पाएँ। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको भी एक विद जो कोर टीम हो आपकी कंपनी के, उसके साथ बैठ के डिस्कस करके इस इन एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को भी डिसाइड कर लेना है, डिटरमाइन कर लेना है। ठीक है, फिर इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट था अपना वो है रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स का। तो अब जब हमने डिटरमाइन कर लिया इतनी सारी चीज़ें, तो हमें रिव्यू करना है इन रिक्वायरमेंट्स को नेक्स्ट स्टेज में। अ, और ये रिव्यू जो होगा ये मतलब हमारा प्रायर होना चाहिए जब भी हम कोई वर्क को एक्सिक्यूट करने के लिए फर्दर आगे बढ़ें। ठीक है, या फिर सप्लाई करने के लिए आगे बढ़ें। ठीक है, तो उससे पहले होना चाहिए ये रिव्यू, जो रिक्वायरमेंट्स का हमने आइडेंटिफाई की थी, अ, जिसमें कि ये जो वर्क के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हो सकता है आप टेंडर सबमिट करने जा रहे हो, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहे हो, या फिर कोई चेंज कॉन्ट्रैक्ट में करने जा रहे हो, ऑर्डर में करने जा रहे हो। ठीक है, तो इससे पहले इन रिव्यूज को रिक्वायरमेंट के हमें करना है।
और इस रिव्यू के माध्यम से हमें क्या इंश्योर करना है वो है कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो अच्छे तरीके से डिफाइंड है एंड डॉक्यूमेंटेड हो। साथ ही साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ऑर्डर है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहीं डिफर ना करे जो प्रीवियसली हमने डिस्कस की थी। ठीक है, अगर डिफर कर रही हैं तो वो रिजॉल्व हो। ठीक है, आप एज अ कंपनी, एज अ मैन्युफैक्चरर और विथ योर कस्टमर। ठीक है, साथ ही साथ आपको रिव्यू में ये भी लेके आना है, इंश्योर करना है कि जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो हम मीट कर पाएंगे। ठीक है, फिर साथ ही साथ जो यूज़र ट्रेनिंग है वो आइडेंटिफाई हो चुकी है, और उसको हम अवेलेबल करा सकते हैं, वो प्लांट है हमारे तरफ पास। ठीक है, साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी है, जो कि डिफाइंड रिक्वायरमेंट हमने अभी तक डिटरमाइन किए हैं, वो हम इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी उसको मैच कर सकती है, तो हमें ये रिव्यू के थ्रू कंफर्म करना है। उसके बाद इतनी सारी चीज़ें हम कर लेंगे रिव्यू में, इंश्योर कर लेंगे रिव्यू के थ्रू, तो हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं रिजल्ट्स के, रिव्यू के, अ, उसको हमें मेंटेन करना है। और एक स्पेशल कंडीशन होती है कि कुछ कंडीशन में जो कस्टमर होता है वो डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट नहीं दे पाता है रिक्वायरमेंट की, तो उस केस में जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो कंपनी को अ, खुद कंफर्म करनी पड़ती है। ठीक है, बेस्ड ओवर द इंटरनल डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड्स रेगुलेटर्स। ठीक है, तो उसे हमें पहले कंफर्म कर लेना है इस कंडीशन में भी। ठीक है, कोई भी जॉब ऑर्डर लेने से पहले, कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले, एक्सेप्टेंस के पहले। ठीक है, या और इसके बाद एक और कंडीशन आती है कि अगर कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाती है विद टाइम, तो ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना है कि जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उस प्रोडक्ट को लेके, प्रोडक्ट के मतलब रिक्वायरमेंट के लेके हो सकती हैं, प्रोसेसेस को लेके हो सकती हैं, या फिर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके हो सकती हैं, तो वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अमेंड करना। ठीक है, ये हमें इंश्योर करना है। और जो रिलेवेंट पर्सनल इन्वॉल्व है उसमें, उनकी अवेयरनेस को अपडेट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर इसके बाद आगे चलते हैं प्रोडक्ट रिलाइजेशन के नेक्स्ट क्लॉज में। अ, उसमें है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें करनी है, तो प्रोडक्ट रिलाइजेशन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कम्युनिकेशन इसमें कस्टमर से कम्युनिकेशन की बात कहता है कि हमारे पास एक प्लान डॉक्यूमेंट होना चाहिए कम्युनिकेशन का, जो कि हम कम्युनिकेट कस्टमर से करने जा रहे हैं। उसमें जो चीज़ें हैं वो हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो सकती है, इंक्वायरीज हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर हैंडलिंग हो सकता है, अमेंडमेंट की बात हो सकती है, कस्टमर फीडबैक की बात हो सकती है, कस्टमर कंप्लेंट की बात हो सकती है, एडवाइजरी नोटिस की हो सकती है बातें। तो ये हमें ये सारी चीज़ें मतलब कम्युनिकेशन के माध्यम से हमें एक प्रोसीजर डेवलप करना है, एक डॉक्यूमेंट डेवलप करनी है जो कि प्लान्ड हो और हमें अपनी कंपनी में मेंटेन करनी है। साथ ही साथ अगर किसी पर्टिकुलर रेगुलेटरी अथॉरिटी की कोई रिक्वायरमेंट है तो उसे भी हमें कम्युनिकेशन में ऐड करना है कि हम रेगुलेटरी अथॉरिटी से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो ये इसके हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड अरेंजमेंट्स होने चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, इन सारी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे है प्रोडक्ट रियलाइजेशन का जो नेक्स्ट क्लॉज है वो है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट।
ठीक है। सो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में जो चीज़ें आती हैं उसमें पहला है जनरल प्रोसीजर डेवलपमेंट, फिर है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग, उसमें है डॉक्यूमेंट स्टेजेस, रिव्यूज, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, डिज़ाइन ट्रांसफ़र, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी, ट्रेसिबिलिटी, रिसोर्सेज। ठीक है। अब यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। सो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है मेडिकल डिवाइसेस के फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपने आप इंक्लूड हो जाती हैं सेफ्टी और परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। बहुत कम चीज़ें बचती हैं फर्दर प्रोसेसेस के लिए जो कि हमें आगे फर्दर कंप्लाई करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं जनरल में कि हमारे पास डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है। और फर्दर जब हम प्लानिंग करेंगे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की, तो उसमें हमें क्या क्या करना है, तो उसमें हमें प्लान करना है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को, साथ ही साथ कंट्रोल करना है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के प्रोडक्ट को लेके। और इसके बाद बात होती है कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन की है स्टैंडर्ड में, जो अपडेशन है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट हमने प्लान किया है प्रोसीजर, तो ये जब ये डॉक्यूमेंट है हमें इसके थ्रू डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट तो करना ही है, मेंटेन भी करना है, लेकिन विद टाइम हमें इस डॉक्यूमेंट को अपडेट भी करना है। जैसे 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 हमारा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमें इस डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है प्लानिंग के रिस्पेक्ट से, क्योंकि चीज़ें रिवाइज होती हैं जैसी जब हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नई समझ में आती हैं जिसको हमें अपडेट करना पड़ता है और उसकी वजह से चेंजेस करने पड़ते हैं जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का पाथ होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो अपना प्रोसीजर है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग का अ, उसको हम विद टाइम अपडेट करते चलें जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है। और जब हम डिज़ाइन डेवलपमेंट प्लानिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए प्लानिंग में, तो उसमें है हमें स्टेजेस आइडेंटिफाई करने हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के, क्या क्या स्टेजेस होंगे। ठीक है। अगर आपने डिज़ाइन में वर्क किया है तो आपको पता होगा कि स्टेजेस कैसे हम इवेलुएट करते हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के। ठीक है। फिर उसके बाद रिव्यूज़ कहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है। जो हमें करने हैं प्लानिंग में कि जो हमारे स्टेजेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं उस पर हमें रिव्यूज़ करने हैं। ठीक है। और उस रिव्यूज़ में क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है। फिर उसके बाद होती है वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और डिज़ाइन ट्रांसफ़र एक्टिविटी की। ठीक है। तो जब हमने रिव्यू कर लिया तो हमें वेरिफिकेशन और वैलिडेशन भी करना है कि हमारा जो हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आगे लेके जा रहे हैं वो हमारा सही हुआ है, जो हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो ये भी हमें इंक्लूड करनी है हर स्टेज पे। उसके बाद बात होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़ की, कि जो पार्ट्स हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़ को डेजिग्नेट करनी है, देनी है लोगों को। ठीक है। तो ये भी हमें प्लानिंग में इंक्लूड करनी है। साथ ही साथ हमें ट्रेसिबिलिटी जो है उसके जो मेथड हैं उनको इंश्योर करना है कि वो ऑन द प्लेस हो, जिससे कि हमारे जो आउटपुट मिले डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के वो इनपुट से मैच कर सके। ठीक है। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ प्लानिंग में हमें इंक्लूड करना है जो रिसोर्सेज नीड है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए, उनको हमें ऐड करना है। उसमें रिसोर्सेज में जो नेसेसरी कॉम्पिटेंस है पर्सनल का वो भी आएगा।
फिर इसके बाद आगे चलते हैं, तो है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इनपुट की बात होती है, इसमें जो चीज़ें हैं फंक्शनल हैं, परफॉर्मेंस है, यूजेबिलिटी है, सेफ्टी है, इंटेंडेड यूज़ है, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, रिस्क मैनेजमेंट, प्रीवियस हिस्ट्री, अदर इसेंशियल, रिव्यू, कंप्लीट एंड अम्बिगियस। ठीक है, तो इनपुट में ये सारे कीवर्ड्स लिए हैं मैंने। ठीक है, तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग में इनपुट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम इनपुट पे ही आगे बढ़ते हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में। तो हमें हमारे पास जो इनपुट है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के, वो हमें डिटरमाइन करने रहते हैं, जो कि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट से मैच करने चाहिए, और उसके रिस्पेक्ट में हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। और ये जो इनपुट्स होंगे वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, यूजिबिलिटी के ऊपर हो सकते हैं, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, और उसके इंटेंडेड यूज़ के रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, साथ ही साथ जो इनपुट है उसमें रिक्वायरमेंट आ सकती हैं, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अप्लीकेबल है प्रोडक्ट उससे रिलेटेड हो सकती हैं। साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई आउटपुट है तो उससे कुछ जुड़ी हुई हमें इनपुट हम ऐड कर सकते हैं अपने डिज़ाइन डेवलपमेंट इनपुट में। साथ ही साथ कुछ प्रीवियस डिज़ाइन हिस्ट्री हो सिमिलर डिज़ाइन की, तो उससे हम कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, एज अ इनपुट। इसके अलावा कुछ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट टीम को लगता है कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि इसेंशियल हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करने के लिए प्रोडक्ट और प्रोसेस के, आ, तो उसको वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि जो इनपुट्स हमने लिए हैं उनको रिव्यू किया जाए, कि वो एडिक्वेट हैं और अप्रूव्ड हैं। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ें आती हैं वो हम जो रिक्वायरमेंट है जो हमने एज ए इनपुट ले रहे हैं प्रोडक्ट रियलाइजेशन में अंडर प्लानिंग फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड द प्रोसेस डेवलपमेंट, तो उसमें जो चीज़ें हैं वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लियरली मतलब पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए, अनएम्बेगस होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन एबल होना चाहिए कि उसको वेरीफाई और वैलिडेट कर सके, और कहीं पे भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट ना करे वो एक दूसरे से। ठीक है, इस क्लॉज में मतलब एक आईसी के स्टैंडर्ड का रेफरेंस भी यूज़ किया है नोट के अंदर, जो कि है आईसी 62366-1। इस स्टैंडर्ड की टाइटल है एप्लीकेशन ऑफ यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग टू मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, सो इसको हमें कंसीडर ज़रूर करना है जब भी हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट्स की बात करेंगे। वो फर्दर कंसल्टेंसी एडवाइजिंग का पार्ट है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लॉज है जो हमारा, वो है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट्स। उसमें जो चीज़ें आती हैं, जो कीवर्ड्स मैंने लिए हैं वो हैं मीट इनपुट, इंफॉर्मेशन, परचेजिंग, प्रोडक्शन एंड सर्विसेज प्रोविजंस, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, कैरेक्टरिस्टिक्स, सेफ एंड प्रॉपर यूज़, वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो अभी तक हमने इनपुट्स की बात कर ली। अब आगे हमारा आउटपुट की बात आती है कि हमारा जो डिज़ाइन डेवलपमेंट की प्लानिंग है उसमें हमारा आउटपुट हमें क्या क्या हमें कंसीडर करना है। तो सबसे पहला इसमें है कि हमें जो इनपुट की रिक्वायरमेंट है वो आउटपुट के थ्रू हमें मीट करनी है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में। सेकंड, जो हमारा आउटपुट निकल के आए उससे हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है जिससे हम परचेजिंग कर सकें, उसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ कर सकें, सर्विस जो प्रोविजंस हैं उसमें यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास जो आउटपुट निकल के आ रहे हैं वो सफिशिएंट हो जिससे हम प्रोडक्ट के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को मार्क कर सकें।
और इसके अलावा जो आउटपुट में एक्सपेक्टेड है वो पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, जिससे कि हम जो चीज़ें इसेंशियल हैं प्रोडक्ट के सेफ और प्रॉपर यूज़ के लिए वो हम डिटरमाइन कर सके इस स्टेज में। और ये जो आउटपुट होता है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का इस फॉर्म में होना चाहिए कि हम उसको प्रॉपरली वेरीफाई कर सकें जो इनपुट की रिक्वायरमेंट थी, और फर्दर हम यूज़ करने से पहले वो अप्रूव्ड कंडीशन में हो। ठीक है, तो ये भी हमें इंश्योर करना है। और इसके जो रिकॉर्ड्स होंगे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट के, उसको हमें प्रॉपरली मेंटेन करना है रिकॉर्ड के फॉर्म में। जो अभी हमने रिकॉर्ड की बात करी थी ऊपर क्लॉज में, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जहाँ पे हम बात कर रहे थे फोर्थ क्लॉज में, तो वहाँ पे जो रिकॉर्ड की चीज़ें थी उस हिसाब से हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है। फिर नेक्स्ट जो बात आती है वो है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट रिव्यू की। तो इसमें जो कीवर्ड्स मैंने लिए हैं वो हैं प्लान्ड, staged, systematic, documented to evaluate and identify results and actions। फिर है participants, D&D function, specialist personal results। ठीक है, सो हमारा इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया प्लानिंग के अंदर प्रोडक्ट रियलाइजेशन के। अब हमारा रिव्यू का पॉइंट है कि हमें कहाँ पे रिव्यू करना है। ठीक है, तो जो रिव्यू होना चाहिए वो सूटेबल स्टेजेस पे होना चाहिए डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के, और एक सिस्टमैटिक मैनर में रिव्यूज होने चाहिए, और साथ ही साथ वो प्लान्ड हो और उसके साथ वो डॉक्यूमेंटेड हो। तो इसका हमें ध्यान रखना है। और इससे हमें करना क्या है, इसमें हमें जो रिजल्ट्स हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं उसकी जो एबिलिटी है उसको हमें इवेलुएट करना है कि वो रिजल्ट कितने सही हैं, कितने उसमें क्या कमियां हो सकती हैं। ठीक है, और उसको हमें मैच करना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट हमें मीट करनी है उससे हमें मैच करना है उस रिजल्ट्स को, कि हमें जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट्स आए हैं कि नहीं आए हैं। साथ ही साथ रिव्यू से हमारा जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो होगा कि हमारा अ, हमें आइडेंटिफाई करना है या फिर प्रपोज करना है जो नेसेसरी एक्शंस हो सकते हैं बेस्ड ओवर द रिव्यूज। साथ ही साथ स्टैंडर्ड में बात की जाती है कि पार्टिसिपेंट कौन कौन होगा रिव्यू का। तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस के, साथ ही साथ कुछ स्पेशलिस्ट पर्सन हैं उनको भी हम ऐड कर सकते हैं रिव्यूज में। ठीक है, स्पेशलिस्ट पर्सन का मतलब है कि आपको लगता है कि इन हाउस कोई स्पेशलिस्ट है या फिर एक्सटर्नल स्पेशलिस्ट है तो उसको आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो भी रिकॉर्ड्स हैं रिजल्ट्स के, रिव्यू के, और जो उस पर फर्दर हमने एक्शंस लिए हैं उनको हमें प्रॉपरली मेंटेन करना अपने सिस्टम में। ठीक है, और अगर हमारा कोई डिज़ाइन अंडर रिव्यू है तो उसका भी आइडेंटिफिकेशन मेंटेन करना है विद इन रिकॉर्ड, और उसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स रिव्यू में हैं उनको भी हमें मेंशन करना है, उनका भी डिटेल होना चाहिए। ठीक है, और डेट ऑफ रिव्यू भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मतलब रिव्यू के अंदर एज अ रिकॉर्ड हमें मेंटेन करनी है। फिर नेक्स्ट बात आती है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट रियलाइजेशन में नेक्स्ट सब क्लॉज आता है प्लानिंग में ही, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो प्लान एंड डॉक्यूमेंटेड मेथड्स, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, statistical techniques with rational sample to ensure interfaced records। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन में सारी चीज़ें आती हैं। आप ISO 9000 की ट्रेनिंग मेरी अटेंड करोगे, जो कि लिंक में दी हुई है नीचे आपको चैनल पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट उसकी। तो उसमें वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का डिफरेंस है, उसमें डिफिनीशन है कि वेरिफिकेशन क्या मतलब, उस वेरिफिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं और वैलिडेशन के थ्रू हम क्या करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रियलाइजेशन के प्लानिंग क्लॉज में दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। तो अभी मैंने वेरिफिकेशन के की पॉइंट्स बताए। ठीक है। तो वेरिफिकेशन में जो चीज़ें आती हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में, वो है कि हमारा जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए वो प्लान एंड डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ठीक है। जिससे कि हमें इंश्योर करना है जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के आउटपुट हैं वो हमारे इनपुट से डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट से मैच करें। ठीक है। और वेरिफिकेशन में जो चीज़ें आनी चाहिए प्लान में वो है मेथड्स हैं होने चाहिए, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होना चाहिए, और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होने चाहिए, और सैंपल रेशनल सैंपल साइज होना चाहिए कि हमने कितने सैंपल साइज पे जो हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस था वो रन किया। साथ ही साथ अगर एक कंडीशन वे में देखें तो अगर कोई मेडिकल डिवाइस है उसके लिए कोई कनेक्शन रिक्वायर है या फिर इंटरफेस रिक्वायर्ड है विद अदर मेडिकल डिवाइस। ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें जो वेरिफिकेशन करना है वो तभी करना है जब वो मेडिकल डिवाइस कनेक्टेड हो या इंटरफेस्ड हो वो सेकंड मेडिकल डिवाइस के साथ। ठीक है। और तभी हमें वेरिफिकेशन प्रोसेस एक्सिक्यूट करना है। और इसके जो वेरिफिकेशन के चीज़ें हैं, हम जो वेरिफिकेशन का जो रिकॉर्ड हमारा निकल के आएगा उनको हमें मेंटेन करना है। जो भी हमारे रिजल्ट वेरिफिकेशन के निकल के आ रहा है उसमें जो भी हमारे एक्शन पॉइंट निकल के आ रहे हैं उनको भी हमें रिकॉर्ड में मेंटेन करना है। ठीक है। इसके आगे चलते हैं। तो है फिर है हमारा वैलिडेशन का पॉइंट। तो ये है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वैलिडेशन। तो इसमें जो चीज़ें आती हैं प्लान्ड एंड डॉक्यूमेंटेड मेथड, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, रेशनल सैंपल साइज, मास्टर सैंपल, क्लिनिकल एवेल्युएशंस, कनेक्टेड एंड इंटरफेस रिकॉर्ड। ठीक है। सो अभी तक हमने वेरिफिकेशन कर लिया, रिव्यू कर लिया। हमारा पॉइंट आता है वैलिडेशन का। तो हमें जो वैलिडेशन है हमारा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का वो भी हमारा प्लान और डॉक्यूमेंटेड अरेंजमेंट के थ्रू होना चाहिए। ठीक है। और इसमें हमें करना क्या है, हमें इंश्योर करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट मिला है एज अ आउटपुट, ठीक है, वो कैपेबल है इंटेंडेड यूज के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट के, और जो उसका स्पेसिफाइड एप्लीकेशन है उससे वो मीट कर रहा हो, उसकी कैपेसिटी हो कि वो मीट करे। ठीक है। तो ये हमें वैलिडेशन के थ्रू इंश्योर करना है। और जो हमारा जो प्लान होगा वैलिडेशन का उसमें जो चीज़ें होनी चाहिए वो मेथड्स होने चाहिए वैलिडेशन की, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होना चाहिए, और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स विद रैशनल सैंपल साइज। ठीक है। साथ ही साथ और जो वैलिडेशन है वो रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए, या फिर आप कह लीजिए मास्टर सैंपल, हम वर्ड यूज़ करते हैं जनरिक टर्म में कि मास्टर सैंपल के ऊपर यूज़ होना चाहिए। ठीक है। जो कि इनिशियल प्रोडक्शन बैच हो सकता है, यूनिट्स हो सकती हैं इनिशियल प्रोडक्शन की। अ, अ, और ये जो हम हमारा वैलिडेशन का प्रोसेस हम एक्सिक्यूट करेंगे इसके रिलेवेंट जो भी रिकॉर्ड जनरेट होंगे उसे हमें मेंटेन करना है। ठीक है। और जो क्लिनिकल इवेल्युएशन की हम बात करते हैं वो भी वैलिडेशन का ही पार्ट है। ठीक है। जहाँ पे हम परफॉर्मेंस है उसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं और उसको इवेलुएट करते हैं प्रोडक्ट की। तो ये भी वैलिडेशन के अंदर ही आता है, जिससे कि हम फर्दर सेटिस्फाई होते हैं या फिर एक एक कंफर्मेशन मिलता है कि जो अप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसको हम मैच कर रहे हैं।
और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टैंडर्ड में दी हुई है कि अगर हम कोई क्लिनिकल इवैल्यूएशन के लिए कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमें कंसीडर नहीं करना है फर्दर कस्टमर के यूज़ के लिए, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट। तो इस बात का ख्याल ध्यान रखना है कि जो भी हम क्लिनिकल इवैल्यूएशन में हम प्रोडक्ट यूटिलाइज करेंगे उसको मतलब हमें एज अ प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं देना है यूटिलाइज करने के लिए, यूज़ करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे भी कंडीशन है कि कोई अगर हमारा मेडिकल डिवाइस है जिस जो पर्टिकुलरली कनेक्टेड वे में या इंटरफेस्ड वे में दूसरे मेडिकल डिवाइस के साथ वर्क करता है तो उसका वैलिडेशन तभी चेक किया जाए जब वो कनेक्टेड या इंटरफेस्ड हो उस मेडिकल डिवाइस के साथ, ठीक है, जिससे कि इंटेंडेड यूज उसका फुलफिल हो सके और हम प्रॉपर वैलिडेशन रिजल्ट हमें मिल सके। और वैलिडेशन जो है वो पहले होना चाहिए जो प्रोडक्ट रिलीज से, ठीक है। प्रोडक्ट रिलीज का मतलब है कि जब कस्टमर एक प्रोडक्ट को यूज़ करता है या फिर कर सकता है तो उससे पहले वैलिडेशन हमें कंप्लीट करना है और इससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं, कंक्लूजन्स हैं वैलिडेशन के और फर्दर जो हम कोई एक्शन प्लान हमने डेवलप किया है बेस्ड ओवर द वैलिडेशन उसको हमें रिकॉर्ड के फॉर्म में मेंटेन करना है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ट्रांसफ़र की बात आती है। तो उसमें जो कीवर्ड्स मैंने लिए हैं डॉक्यूमेंट प्रोसीजर, ट्रांसफ़र टू मैन्युफैक्चरिंग, सूटेबिलिटी, रिकॉर्ड, ठीक है। सो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ट्रांसफ़र बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जैसे कि मैंने अभी पहले भी स्टैंडर्ड में डिस्कस किया कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की जो कॉम्पिटेंसी है वो बहुत लिमिटेड है वर्ल्ड वाइड। तो नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो अ, ये डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ट्रांसफ़र के थ्रू वर्क करती हैं। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कहीं और से लेती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ एग्जीक्यूट करती हैं। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए जिससे कि आप डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के जो आउटपुट हैं वो ट्रांसफ़र कर पाएँ मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है। ये इन हाउस भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है और ठीक है। तो इसमें हमें इंश्योर करना है कि इन प्रोसीजर के थ्रू की जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के आउटपुट है वो वेरीफाइड हो और सुटेबल हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिससे कि वो जो फाइनल प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन है और जो प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए तो उससे पहले ये वेरीफाइड होने चाहिए जो भी हमारे आउटपुट हो, तभी हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ट्रांसफ़र करेंगे फर्दर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहले रिव्यू किया आउटपुट को, फिर वेरीफाई किया, फिर वैलिडेट किया। फर्दर यहाँ पे बात हो रही है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ट्रांसफ़र की। तो यहाँ पे इसलिए स्पेसिफिकली क्लास दिया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि हमने रिव्यू कर लिया, वेरीफाई कर लिया, वैलिडेट कर लिया तो उसके बाद हमें ट्रांसफ़र कर देना। हमें एक पर्टिकुलर हमारे पास प्रोसीजर होना चाहिए जिसके थ्रू हम जो हमारा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट आया है उसको हमें मैन्युफैक्चरिंग को हम ट्रांसफ़र करने से पहले फर्दर हमें रिव्यू करना है उसको इस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ट्रांसफ़र प्रोसीजर के थ्रू वेरीफाई करना है, ठीक है। और जब हम ये कर लेंगे तब तभी जाके हम मतलब उसको फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए देंगे या फिर फाइनल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बन के तैयार होगा बनेगा, ठीक है। और हमारा जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है उसकी वो फाइनल कैपेबिलिटी होगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो रिव्यूज़ के रिकॉर्ड जनरेट होंगे, रिजल्ट्स जनरेट होंगे, कंक्लूजन जनरेट होंगे, उनको भी हमें मेंटेन करना है एज अ रिकॉर्ड। फिर इसके बाद बात आती है कंट्रोल ऑफ डिज़ाइन डेवलपमेंट चेंजेस। जिसमें पॉइंट्स मैंने लिए हैं वो हैं डॉक्यूमेंट प्रोसीजर,
function, performance, usability, safety, regulatory, intended use, reviewed, verified, validated, approved, risk management, product realization, record। ठीक है। सो यहाँ पे बात है अब कंट्रोल ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट चेंज की। ठीक है। तो कंपनी के पास एक डिजाइन डेवलपमेंट चेंज का एक प्रोसीजर होना चाहिए जिससे वो कंट्रोल को मेजर्ड वे में कंट्रोल कर सके। ठीक है। उसमें चीज़ें जो होनी चाहिए, जो भी हम चेंज करने जा रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है with respect to function, performance, usability, safety और applicable activity requirement के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ जो उसका इंटेंडेड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या सिग्निफिकेंस उस चेंज का, इसको ध्यान में रखना है और डिटरमाइन करना है पहले। ठीक है। और अ, कोई भी हमें जब भी हम कोई चेंज की बात करेंगे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में, तो उसको कंट्रोल करना है कि पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और उस चेंज को हमें जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले, तो हमें उसे पहले रिव्यू करना है, वेरीफाई करना है, वैलिडेट करना है और फिर उसके बाद अप्रूव करना है, तब जाके उस चेंज को इम्प्लीमेंट करना है अपने सिस्टम में। और जैसे मैंने बताया उसका सिग्निफिकेंस के बारे में हमें ध्यान रखना है अलग अलग चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ उसका इफेक्ट देखना है उस चेंज का। अ, वो चेंज इफेक्ट जो हो सकता है उस चेंज का वो कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स पे हो सकता है, जो कि हमारे पार्ट्स पे या फिर प्रोडक्ट पे हो सकता है जो इन प्रोसेस हो या फिर डिलीवर्ड हो चुके हों। साथ ही साथ जो इनपुट और आउटपुट है रिस्क मैनेजमेंट का, प्रोडक्ट रिलाइजेशन प्रोसेस का, उस पर इफेक्ट आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम इवेलुएट करेंगे चेंज को। ठीक है। और जो रिकॉर्ड होंगे चेंज का और उनके रिव्यू का, उससे रिलेटेड जो भी हमने एक्शन प्लान बनाया उसे हमें मेंटेन करके रखना है अपने सिस्टम में। फिर इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है स्लाइड का, वो है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फाइल्स। ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब भी कोई असेसमेंट होती है, आपकी ऑडिट होती है, तो एक पार्ट आपका होता है प्रोडक्शन का। ठीक है। और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ का फर्दर, और एक पार्ट ये होता है कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फाइल मांगी जाती है प्रोडक्ट की। ठीक है। तो आपने एक्सक्लूड कर दिया है अपने सिस्टम में तो वो तो डिफरेंट कंडीशन है, लेकिन जब उसको भी वेरीफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब भी सर्टिफिकेशंस होते हैं, आप सी मार्किंग की बात करें, यूएसएफडीए की बात करें, सेडेस्को की बात करें, तो जो थ्रू आउट जो लाइफ साइकिल है उसमें उन सारी चीज़ों को इंश्योर किया जाता है। ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की कंपनी कोई अलग है तो उससे सर्टिफिकेशन मांगा जाता है कि आपकी जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की कंपनी है उसका सी सर्टिफिकेट दे दीजिए या फिर उसका यूएसएफडीए सर्टिफिकेट दे दीजिए। ठीक है। उसके बेसिस पे जो सेकंड स्टेज है, मतलब सेकंड कंपनी वर्क कर रही है मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्शन की और अदर एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रही है अगर वो, तो उसका असेसमेंट किया जाता है, उसकी ऑडिट की जाती है, उसके बेस पे फर्दर यहाँ पे सर्टिफिकेशन का वर्क स्टार्ट होता है। ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फाइल की बात है, तो स्टैंडर्ड जो कहता है कि कंपनी को एक डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की फाइल मेंटेन करनी है जो कि हर एक मेडिकल डिवाइस के लिए होनी चाहिए, और साथ या फिर वो एक मेडिकल डिवाइस फैमिली के लिए होनी चाहिए, हर इंडिविजुअल। ठीक है। उसमें जो भी अभी तक हमने रिकॉर्ड की बात करी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ रिकॉर्ड के थ्रू हमें डिमॉन्स्ट्रेट उसमें होना चाहिए कि जो कन्फर्मिटी है रिक्वायरमेंट की, अ, वो
सारी हमने मैच किए हैं, जो चेंजेस किए हैं वो क्यों किए हैं, और उसका भी डिमॉन्स्ट्रेशन चाहिए कन्फर्मिटी के लिए। ठीक है, तो जो चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस करी उनके रिकॉर्ड से मिलके जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की हमारी फाइल तैयार होगी। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेजरली कंपनीज के पास ये नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने कोविड में बहुत सारे क्लाइंट के साथ काम किया। ठीक है, सो वो अभी नई कंपनीज थी इस फील्ड में, मेडिकल डिवाइस बना रही थी, लेकिन उनके पास डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की उनके पास प्रॉपर उनके पास सिस्टम नहीं था। उनकी रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं उनका प्रोडक्ट मैच नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, और एक बड़े उसमें भी देखें तो ये बहुत बड़ी कमियां हैं। तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पे बहुत काम करना पड़ता है, बहुत अपने आप में बहुत डिटेल्ड वर्क है और बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी प्रोडक्ट रियलाइजेशन की, परचेजिंग। ठीक है, सो ये नेक्स्ट क्लॉज है परचेजिंग। और इसमें जो चीज़ें हैं, इसमें है परचेजिंग प्रोसेस, और इसमें जो फर्स्ट कीवर्ड है डॉक्यूमेंट प्रोसीजर, स्पेसिफाइड परचेजिंग इंफॉर्मेशन, एस्टेब्लिश क्राइटेरिया, एबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, इफेक्ट, रिस्क एसोसिएटेड, मॉनिटरिंग, री-इवैल्यूएशन, रिकॉर्ड्स, purchasing information, product specifications, acceptance procedures, processes, equipment, supplier personal qualification, QMS, written agreements, documented। ठीक है, फिर है वेरिफिकेशन ऑफ परचेस्ड प्रोडक्ट, inspection plan with respect to risk, beware of change, second party verification, purchasing information record। ठीक है, तो ये परचेजिंग में इतनी सारी चीज़ें आती हैं। मैं इनको ब्रीफ करता हूँ। सो स्टैंडर्ड कहता है कि कंपनी के पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए परचेजिंग का, जिसके थ्रू परचेजिंग प्रोसेस को वो इंश्योर करे कि जो परचेज प्रोडक्ट है वो कंफर्म कर रहा हूँ, जो भी स्पेसिफाइड परचेजिंग इंफॉर्मेशन है जो कि हमारा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के आउटपुट से निकल के आई है। ठीक है, उसमें हमें करना क्या है कि हमें जो सप्लायर्स हैं उनकी जो इवेल्युएशन की क्राइटेरिया है उनको हमें इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, कि सप्लायर की इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया लाइफ साइकिल का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मेडिकल डिवाइस के। तो वो क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं, उसमें हो सकता है सप्लायर की एबिलिटी का एक क्राइटेरिया आ सकता है, जिसमें वो प्रोडक्ट को उसको प्रोवाइड करना है और ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को मीट करना है। साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस है सप्लायर की वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है। उसके बाद जो इफ़ेक्ट है परचेस प्रोडक्ट का, उसका क्या इफ़ेक्ट है जो क्वालिटी है मेडिकल डिवाइस की, तो ये इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है। साथ ही साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है मेडिकल डिवाइस के साथ, उस पर उस सप्लायर की वजह से क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, ये भी एक क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट हो सकता है जब भी हम इवेलुएट करेंगे एक सप्लायर को। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमें सप्लायर का एक मॉनिटरिंग भी करनी है, री इवेलुएट भी करना है विद टाइम। ठीक है, तो सिंगल टाइम इवेलुएट कर लिया यहाँ पे वो सफिशिएंट नहीं है, हमें उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है और री इवेलुएट करना है विद टाइम। ठीक है, साथ ही साथ हमें जो हमारी मॉनिटरिंग के पॉइंट्स निकल के आएंगे, रिजल्ट्स निकल के आएंगे, वो हमें हेल्प करेंगे जो हमारा रीवैल्यूएशन होगा सप्लायर का विद टाइम।
इसके साथ ही साथ जो हमारा इवेल्युएशन है, मॉनिटरिंग है, सिलेक्शन है, सप्लायर का री इवेल्युएशन है, उसको हमें मेंटेन करना है एज अ डॉक्यूमेंटेड मैनर, एज अ रिकॉर्ड। जो भी हमारे रिजल्ट्स निकल के आए हैं या फिर हमने उसके ऊपर जो एक्शंस प्लान किए हैं, उन सारी चीज़ों को हमें रिकॉर्ड फॉर्म में एक मेंटेन करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद बात होती है परचेजिंग इंफॉर्मेशन की, जो मैंने कीवर्ड्स बताए अभी। तो परचेजिंग इंफॉर्मेशन में है, जो हमारा परचेजिंग इंफॉर्मेशन है वो हमने अभी आगे पहले डिस्कस किया कि वो हमारा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट से निकल के आएंगे। ठीक है, अम, तो परचेजिंग इंफॉर्मेशन में जो चीज़ें आनी चाहिए, उसके उसमें डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और रेफरेंस होना चाहिए, जो कि हमें कैसे प्रोडक्ट को परचेज करना है। उसमें जो चीज़ें होंगी उसमें प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस होंगी, साथ ही साथ प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोसीजर्स हो सकते हैं कि हमें प्रोडक्ट, हाँ चाहिए तो ये, इसकी स्पेसिफिकेशन ये है, लेकिन उसका जो हमें किस तरह से चाहिए। ठीक है, और इक्विपमेंट से रिलेटेड उसकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, प्रोसीजर से प्रोसेस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है अलग अलग काइंड ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी किस फैमिली में आप वर्क करो, किस मेडिकल डिवाइस में आप वर्क करो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर परचेजिंग इंफॉर्मेशन में ये भी हो सकता है कि जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की सप्लायर की, सप्लायर पर्सनल की, वो क्या है, क्योंकि कहीं पे बहुत कॉम्पिटेंट सप्लायर पर्सनल चाहिए होते हैं जो कि डील करे परचेजिंग के लिए, तो हमें उसे भी परचेजिंग इंफॉर्मेशन में ऐड करना है। ठीक है, साथ ही साथ एक सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में क्या चीज़ें मैच कर रहा है, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसमें वो कहाँ तक हेल्प कर सकता है, ये भी परचेजिंग इंफॉर्मेशन में ऐड हो सकती हैं चीज़ें। ठीक है, एज अ लाइफ साइकिल ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जो एडिक्वेसी है अपने परचेजिंग इंफॉर्मेशन की, उसको इंश्योर कर लेना है कि हमारे जो परचेजिंग इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास एडिक्वेट हो, और उसके बाद ही कम्युनिकेट करे वो सप्लायर से, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये जो परचेजिंग इंफॉर्मेशन है, उसको हमें इंक्लूड करना है रिटर्न एग्रीमेंट में सप्लायर के साथ। अगर कोई फर्दर चेंज होता है तो उसके उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नोटिफाई करे, कम्युनिकेट करें सप्लायर को कि ये चेंज आया है हमारे जो परचेजिंग इंफॉर्मेशन थे। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, जिससे कि जो परचेस प्रोडक्ट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो एबिलिटी है, वो मैच कर पाए जो हमने स्पेसिफाई की थी परचेज रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ जो ट्रेसिबिलिटी है वो भी हमें मेंटेन करनी है, जो अभी आगे भी हम डिस्कस करेंगे ट्रेसिबिलिटी के बारे में, कि जो यहाँ पे हमने परचेजिंग इंफॉर्मेशन दी और उसके रिस्पेक्ट में क्या ट्रेसिबिलिटी, हमें जब हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वहाँ पे कैसे हम ट्रेसिबिलिटी मेंटेन करना है उस चीज़ को, और जो भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है और रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना है। इसके बाद बात आती है वेरिफिकेशन ऑफ परचेस्ड प्रोडक्ट की बात आती है। तो इसमें जो चीज़ें हैं, इंस्पेक्शन प्लान विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क, बिहेवियर ऑफ चेंज, सेकेंडरी पार्टी वेरिफिकेशन, परचेजिंग इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड की। ठीक है, सो वेरिफिकेशन ऑफ परचेस्ड प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली इसमें इंस्पेक्शंस करती हैं कंपनी जो भी प्रोडक्ट सप्लाई के थ्रू हमें मिलते हैं। तो uh, इसमें ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है एक डॉक्यूमेंट प्रोसीजर। वो इंस्पेक्शन हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल हो सकता है, जिससे कि इंश्योर करेगा, हर एक कंपनी को इंश्योर करना होता है कि जो परचेज प्रोडक्ट है
वो जो स्पेसिफिक परचेजिंग रिक्वायरमेंट थी, इंफॉर्मेशन थी, उसको मैच कर रहा हो। और कहीं ना कहीं ये जो रिस्क है, हमारी रिस्क मैनेजमेंट है प्रोडक्ट को लेके, प्रोसेसेस को लेके, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, उसको उसके उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। और जब भी कभी हमें लगे कि अ, कोई चेंज आया है जो परचेस प्रोडक्ट है उसमें, अ, तो हमें एक कंपनी को ये मतलब पहले डिटरमाइन करना है कि वो जो चेंज है, अ, उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा जो प्रोडक्ट रियलाइजेशन का हमारा प्रोसेस है, या फिर मेडिकल डिवाइस हम जो बनाने जा रहे हैं, या फिर जो सर्विसेज देने जा रहे हैं मेडिकल डिवाइस के रिस्पेक्ट में, उसमें क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है। साथ ही साथ अगर कंपनी को लगता है या फिर उसके कस्टमर को लगता है कि एक वेरिफिकेशन की ज़रूरत है सप्लायर के परमाइसेस में, तो उस कंडीशन में अ, इस चीज़ को वेरिफिकेशन एक्टिविटी की प्रोडक्ट परचेजिंग इंफॉर्मेशन में ऐड करना होता है, जो हमने परचेजिंग इंफॉर्मेशन बनाई है। इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो उसे हमें पहले ही ऐड करना है कि इन केस हमारे हो सकते हैं कि हमारे कस्टमर की ऑडिट हो सकती है आपके प्रमाइसेस में, हमारी या फिर हमारी कोई ऑडिटिंग बॉडी, सर्टिफिकेशन बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी है, उसकी ऑडिट हो सकती है आप हमारे आपके प्रमाइसेस पे। तो इस चीज़ को भी जो हमारा परचेजिंग इंफॉर्मेशन है उसमें ऐड करके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको डेवलप करना होता है। तो ये स्टैंडर्ड की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है। सो प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन में जो चीज़ें आती हैं वो है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने लिए हैं: प्रोसीजर्स, मेथड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, अवेलेबिलिटी, लेबलिंग, पैकेजिंग, डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी रिकॉर्ड्स। ठीक है। सो ये ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है प्रोडक्ट रियलाइजेशन का। ठीक है। तो जब भी हमारा जो प्रोडक्शन है या फिर उसके सर्विस प्रोविजंस हैं प्रोडक्ट को लेके, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब चीज़ें करते हैं तो हमारे पास एक प्लान चीज़ें होनी चाहिए, प्रोसीजर्स होने चाहिए, जिससे कि हम प्रोडक्शन को हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है। उसमें हम कैसे उसको हमें प्रोडक्शन को कैसे करना है, ठीक है, उसको कैसे मॉनिटर करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास डॉक्यूमेंटेड उसका प्रोसीजर होना ही चाहिए। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उसके प्रोडक्शन को एक्सिक्यूट करने के लिए उसकी क्या क्वालिफिकेशन नीड है वो भी हमें डिटरमाइन करनी है। ठीक है। और वो प्रोडक्शन कंट्रोल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट करना है प्रोसेस के पैरामीटर्स का, उसको भी हमें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है एज अ कंट्रोल, और एंड विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद बात आती है अ, जो मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट है उनकी अवेलेबिलिटी की, कि वो अवेलेबल होनी चाहिए मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट करने के लिए, जिससे हम कंट्रोल कर सकें प्रोडक्शन सर्विस प्रोविजंस को। साथ ही साथ हमें जो लेबलिंग है या पैकेजिंग है पर्टिकुलर डिफाइंड ऑपरेशन में, वो हमें इम्प्लीमेंट करना है, जिससे कि हम चीज़ों को सेग्रीगेट कर सकें कहाँ पे हमने मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट किया है। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो हमें फिर बात आती है प्रोडक्ट रिलीज की, और उसके इम्प्लीमेंटेशन की, डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी की। ठीक है। और यहाँ पे हमें हर जगह पे एक रिकॉर्ड मतलब मेंटेन करना है
सारे मेडिकल डिवाइसेस के लिए हो सकता है, बैच के लिए हो सकता है, मेडिकल डिवाइसेस के लिए, जिससे कि हम ट्रेसेबिलिटी मेंटेन कर पाएँ। फर्दर कभी कोई आगे चल के कोई कमी निकल के आती है, डिवाइस में कोई इशू निकल के आता है किसी भी तरह का, तो उससे हम एक ट्रेसेबिलिटी मेंटेन कर पाएंगे, किस बैच में ये पर्टिकुलर कमी निकल के आई थी, या फिर किस टाइम में और किस लोकेशन पे क्या कौन इंडिविजुअल पर्सनल इन्वॉल्व था उसके प्रोडक्शन लाइन में। ये सारी चीज़ें ट्रेसेबिलिटी में हमें मेंटेन करनी होगी। ठीक है। साथ ही साथ हमें ये भी आइडेंटिफाई करना होता कि हमने कितना अमाउंट बनाया था और कितना अमाउंट अप्रूव किया था डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। ठीक है। और इसके पर्टिकुलर हमें रिकॉर्ड बनाने होते हैं अपने प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन में, जब हम उसको कंट्रोल करते हैं, और इन रिकॉर्ड्स को हमें वेरीफाई और अप्रूव कराना होता है। ठीक है, एज अ कंट्रोल। इसके बाद बात आती है क्लीननेस की, क्लीननेस ऑफ प्रोडक्ट की बात होती है। ठीक है, तो वैसे मैंने अभी बताया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें जो चीज़ें मैंने कीवर्ड्स लिए हैं वो हैं डॉक्यूमेंट, क्लीन, स्टरलाइजेशन, यूज। ठीक है। फिर है इंस्टॉलेशन एक्टिविटी, डॉक्यूमेंट, प्रोसीजर, पार्टी, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ तक मैं अभी ब्रीफ करता हूँ आपको। तो क्लीननेस में मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में क्लीन होने का। ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को इससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है कि उसके क्लीन जो सिस्टम है उसको कैसे मेंटेन करना है, और कंटेमिनेशन को कैसे कंट्रोल करना है प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं कि अगर प्रोडक्ट को फर्दर स्टरलाइजेशन करना है तो उसके ऊपर क्लीन होने की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। या फिर प्रोडक्ट अगर नॉन स्टेराइल मैनर में सप्लाई करना है, और उस फर्दर उसको आगे कहीं स्टरलाइजेशन होना है तो उसमें क्लीनिंग के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है। तो ये एक पॉइंट हो सकता है हमारे, हम जो प्रोसीजर या डॉक्यूमेंट डेवलप करेंगे क्लीनिंग के लिए। साथ ही साथ अगर कोई प्रोडक्ट है जो स्टरलाइजेशन इसमें नहीं अप्लीकेबल है यूज़ के, बट क्लीननेस ज़रूरी है, एक सिग्निफिकेंस रखता है, तो उस केस में हमें क्लीननेस क्या प्रोवाइड करनी है प्रोडक्ट को लेके, तो इस पे हमें एक प्रोसीजर हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, हमारा मेडिकल डिवाइस है, इसमें एजेंट्स का मतलब कहीं सराउंडिंग मिलती है उसको, तो उस एजेंट्स को रिमूव करना है। ठीक है, तो उसका हमें प्रोसीजर देना है। ठीक है। और ये मतलब ये प्रोसीजर हमारे पास क्लीननेस के होने चाहिए, और ये अगर हमारे इन हाउस होंगे तब भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है, या फिर हम हमें एडवाइस करना है जो भी इस चीज़ को करे उसके पास भी ये रिकॉर्ड होने चाहिए, जो हमने प्रोसीजर बनाया था, डॉक्यूमेंट बनाया था क्लीनिनेस को लेके प्रोडक्ट की, उस पे जो भी मतलब फर्दर एक्सिक्यूट करे उस वर्क को, वो चाहे इन हाउस हो या फिर चाहे आपकी आउट्स हो, कोई मतलब थर्ड पार्टी कर रही हो, कोई वेंडर कर रहा हो, या फिर कोई हेल्थ केयर यूनिट कर रही हो, तो उसको एडवाइस करें कि आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए फॉर फर्दर असेसमेंट एंड एज एविडेंस। ठीक है। फिर इसके बाद इंस्टॉलेशन की बात है, इंस्टॉलेशन एक्टिविटी की, कि किसी मेडिकल डिवाइस में इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए कंपनी के पास, जिससे कि वो मेडिकल डिवाइस जो है वो इंस्टॉलेशन की हो सके।
और उसकी एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हो, जिसके बेसिस पे हम वेरीफाई कर पाएँ कि जो इंस्टॉलेशन है वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। साथ ही साथ अगर कुछ कंडीशन बनती है कि जो वेरिफिकेशन है इंस्टॉलेशन का, अ, वो एक थर्ड पार्टी के थ्रू होना चाहिए, एक्सटर्नल पार्टी के थ्रू होना चाहिए, तो उसको हमें डॉक्यूमेंटेड मैनर में मेंटेन करना है, या फिर जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो उसको मेंटेन करना है। ठीक है। और साथ ही साथ जो रिकॉर्ड्स हैं इंस्टॉलेशन के, मेडिकल डिवाइस के वेरिफिकेशन के, उनको हमें एक प्रॉपरली मेंटेन करना है एज अ एविडेंस फॉर फर्दर फ्यूचर यूज। फिर इसके बाद बात आती है सर्विस एक्टिविटी की। सर्विस एक्टिविटीज में जो मैंने पॉइंट लिए हैं वो हैं डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, प्रोसीजर्स, रेफरेंस मटेरियल एंड मेजरमेंट, परफॉर्मिंग एंड वेरीफाइंग, एनालाइज रिकॉर्ड्स। ठीक है। सो सर्विस सर्विसिंग एक्टिविटीज में जो चीज़ें आती हैं, पहले तो ये कंडीशन है कि अगर सर्विसिंग की ज़रूरत आपके मेडिकल डिवाइस पे एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो अगर एप्लीकेबल है सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट, तो उसमें जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है मेडिकल डिवाइस के ऊपर, उनको डॉक्यूमेंट करना है। उसमें सर्विस प्रोसीजर्स होंगे, रेफरेंस मटेरियल होने चाहिए, रेफरेंस मेजरमेंट होना चाहिए, और उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए, जिसके थ्रू हम ये क्लियर कर पाएँ कि जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है आफ्टर सर्विसिंग वो मीट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। ठीक है। साथ ही साथ जो रिकॉर्ड्स जनरेट होंगे उनको ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करना है। ये सर्विस एक्टिविटी कंपनी के खुद के द्वारा खुद भी हो सकती है, किसी सप्लायर के थ्रू हो सकती है। ठीक है। और इनका रिकॉर्ड हमें हेल्प करता है, कोई फर्दर कोई कंप्लेन निकल के आती है मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड, तो उसको सॉल्व करने में, ठीक है, इस पर नेसेसरी एक्शन प्लान करने में, या फिर एक्शन लेने में, या फिर फर्दर हमें इम्प्रूवमेंट में हेल्प मिल सकती है, जिसके थ्रू हम कोई प्रोसेस है सर्विस का उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। और इससे जो रिलेवेंट रिकॉर्ड्स हैं उसे हमें मेंटेन करना है अपने सिस्टम में, सर्विसिंग एक्टिविटी के से रिस्पेक्ट में जो भी हम करेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फॉर स्टेराइल मेडिकल डिवाइसेस। सो इसमें जो कीवर्ड्स मैंने लिए हैं वो हैं डॉक्यूमेंट, प्रोसेस, पैरामीटर्स, रिकॉर्ड्स, वैलिडेशन ऑफ प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। ठीक है। इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो हैं डॉक्यूमेंट, प्रोसीजर्स, क्राइटेरिया, इक्विपमेंट, पर्सनल क्वालिफिकेशन, स्पेसिफिक मेथड, statistical techniques, a rational sample, record, revalidation, change with approval and record। ठीक है। सो जो स्टेराइल मेडिकल डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है वो, जैसे मैंने पहले बताया, कंडीशनल है, सारे पे नहीं एप्लीकेबल होता है। कुछ कंडीशन में, जैसे इन्वेसिव जो भी मेडिकल डिवाइसेस हैं उस पे तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है स्टेराइल होने की उसकी। ठीक है। तो जो भी हमारे पास स्टेरलाइजेशन की प्रोसेस हमने या तो हम उसको एडवाइस करेंगे यूज़र को कि स्टेरलाइजेशन प्रोसेस ये होने चाहिए, या फिर हम कहीं स्टेरलाइजेशन इन हाउस कर रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी करा रहे हैं, या फिर यूज़र एंड से, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर या इम्पोर्टर एंड से स्टेरलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, तो हमें मेंटेन कर रहे हैं रिकॉर्ड स्टेरलाइजेशन के। ठीक है। जो भी बैच स्टेरलाइजेशन के थ्रू कंप्लीट हो रहा है।
जिससे कि हम साथ ही साथ जो ये स्टरलाइजेशन का बैच है उसका हमें ट्रेसेबल बनाना है, जो हमारा प्रोडक्शन बैच था मेडिकल डिवाइस का, जिससे हम उसकी लाइफ साइकिल पे एक चीज़ों को इंश्योर कर सकें। फिर इसके बाद बात आती है वैलिडेशन ऑफ प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। ठीक है, तो अभी हमने कंट्रोल की बात की थी, प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन की। ठीक है, तो अभी हमें वैलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचना है कि अगर कोई हमारा जो प्रोसेस है जो प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन के थ्रू होके निकला है और जो उसका रिजल्ट्स हैं आउटपुट का, वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, जो भी मॉनिटरिंग और मेजरिंग का सब्सिक्वेंट प्रोसेस हमने डेवलपमेंट किया है, तो हमारी जो डिफिशियंसी है हमें निकल के आएंगी, अ, और वो फर्दर कहीं ना कहीं वो सेफ नहीं होगा प्रोडक्ट यूज़ के लिए, और सर्विस नहीं डिलीवर करना है उस केस में। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो वैलिडेशन है प्रोसेस का, प्रोडक्शन का, सर्विस प्रोविजन का, थ्रू प्रॉपर चैनल्स हम उसे एक्सिक्यूट करें। ठीक है, और वैलिडेशन को अच्छी तरीके से कंप्लीट करें, इसके बाद ही हम प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए डिलीवर करें। ठीक है, और जो वैलिडेशन है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि जो एबिलिटी है प्रोसेस की, अ, जिससे कि जो भी हमें प्रोसेस के थ्रू हमारे प्लान रिजल्ट्स हैं उसको अचीव हम कर पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड कहता है कि वैलिडेशन प्रोसेस के लिए एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए हमारे पास, और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसमें है क्राइटेरिया होना चाहिए रिव्यू और अप्रूवल के लिए प्रोसेसेस के। साथ ही साथ जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वैलिडेशन के लिए प्रोसेस में, उनका क्या क्वालिफिकेशन नीड्स हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो इक्विपमेंट के पर्सनल यूज़ करेंगे उनकी क्वालिफिकेशन की नीड क्या क्या है, और मेथड क्या होगा हमारा वैलिडेशन का, प्रोसीजर क्या होगा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगी, सारी चीज़ें आती हैं। साथ ही साथ जो वैलिडेशन होगा वो स्टेटिस्टिकल टेक्निक के थ्रू होना चाहिए, और जो सैंपल साइज है वो रेशनल होना चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ जब हम करेंगे तो इनसे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड जनरेट होंगे उन्हें हमें मेंटेन करना है, और इन केस हमें लगता है कि हमें रीवैलिडेशन की ज़रूरत है तो उसमें हमें क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना होगा फिर से, कि हम रीवैलिडेट अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को करना चाह रहे हैं, ओवरऑल प्रोसेस को करना चाह रहे हैं, तो रीवैलिडेशन के लिए क्या हमारी क्राइटेरिया होंगी। और जब हमारे कुछ इससे सजेशंस निकल के आएंगे, कुछ मतलब करेक्शंस निकल के आएंगे इम्प्रूवमेंट के, तो हमें फर्दर जो चेंज करने हैं उसके लिए हमें अप्रूवल करना पड़ेगा थ्रू अ प्रॉपर चैनल जो हमने इस्टेब्लिश किया है कंपनी में। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये सॉफ्टवेयर का भी, हम अगर सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं वैलिडेशन प्रोसेस में कहीं पे भी, अ, या फिर प्रोडक्शन और सर्विसेज में, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है उसको हमने पहले उसकी यूजिबिलिटी के लिए वैलिडेट करके रखा है, और वो मतलब एक तरह से हर तरह से कैपेबल है जो भी उसका एप्लीकेशन है, और उसके बाद ही हम उसको अप्लाई करें अपने प्रोसेस में या फिर वैलिडेशन के प्रोसेस में। ठीक है, ये भी मतलब स्टैंडर्ड कहता है। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है रिस्क मैनेजमेंट का विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। और इससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स जनरेट होंगे उनको हमें मेंटेन करना है सिस्टम में। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना है पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फॉर स्टेराइल मेडिकल डिवाइस, सॉरी, particular requirement for validation of processes for sterilization and sterile barrier system। इसमें जो पॉइंट्स लिए मैंने कीवर्ड्स, डॉक्यूमेंट वैलिडेशन रिजल्ट, फिर है आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर,
प्रोडक्ट रियलाइजेशन साइकिल। ठीक है, तो जैसा कि अगर स्टरलाइजेशन आपके प्रोडक्ट के ऊपर अप्लीकेबल है, आप उसका स्टराइल बैरियर सिस्टम इंश्योर करना चाह रहे हो, जैसे मैंने अभी टर्म्स एंड डेफिनेशन में इसको डिफाइन किया था, अ, तो कंपनी के पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए जिससे कि वो वैलिडेट करे स्टरलाइजेशन के प्रोसेस को और इंश्योर करे स्टराइल बैरियर सिस्टम को। और सबसे पहले जो भी प्रोसेस हमने डेवलप किया स्टरलाइजेशन का, उसको हमें वैलिडेट करना है कि वो हर तरह से, मतलब जो हमारा एंड गोल है स्टेराइल बैरियर सिस्टम को इंश्योर करने का, उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करता हो, तो उसको उस मैनर में हमें वैलिडेट करना है इम्प्लीमेंटेशन से पहले। और इससे रिलेटेड जो भी हमारे रिकॉर्ड्स जनरेट होंगे स्टेरिलाइजेशन के, जब हम प्रोसेस को एक्सिक्यूट करते हैं, उसको हमें मेंटेन करना है। ठीक है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड में रेफरेंस दिया हुआ है दो स्टैंडर्ड्स का, ISO 11607-1। सो ये जो स्टैंडर्ड है वो बेसिकली बैरियर सिस्टम के बारे में बात करता है, रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या होनी चाहिए, जो भी टर्मली स्टरलाइज्ड मेडिकल डिवाइसेस हैं। ठीक है, सो ये एडिशनली कंसल्टेंसी का पार्ट है, एडवाइजिंग का पार्ट है। फर्दर आगे चलते हैं, फर्दर जो क्लॉज है वो है आइडेंटिफिकेशन का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन में जो चीज़ें आती हैं वो हैं ऑर्गेनाइजेशन को एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर बनाना है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन का, जिससे कि जो थ्रू आउट प्रोडक्ट रियलाइजेशन का प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, उसके रिस्पेक्ट में हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है, कि जो प्रोडक्ट हमने लास्टली बनाएंगे या फिर यूज़र को दे रहे हैं वो किस किस प्रोसेस से कब कब, और हर जगह उसका आइडेंटिफाई कर पाएँ उस प्रोसेस में उसको, प्रोडक्ट रियलाइजेशन को, एक प्रोडक्ट को हम। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर बनाना है प्रोडक्ट का। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ एविडेंस, एज अ रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड ये भी सजेस्ट करता है कि अगर आप यूनिक आईडी डिवाइस की डेवलप कर पाएँ आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो सबसे अच्छा वो होता है, क्योंकि जो भी मॉनिटरिंग मेजरमेंट है उससे हम चेक कर सकते हैं कहाँ पे कब ये प्रोडक्ट प्रोसेस हुआ था, किसने इसकी, मतलब इसके प्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व था, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में कौन इन्वॉल्व था, इसकी सर्विस में कौन इन्वॉल्व था, इंस्टॉलेशन में कौन इन्वॉल्व था, स्टोरेज प्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व था। तो ये सारी चीज़ें हम उस यूनिक आईडी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन का प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम कंफर्म करेंगे प्रोडक्ट को रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। इसके बाद बात होती है नेक्स्ट जो हमारा क्लॉज है ट्रेसिबिलिटी का। ट्रेसिबिलिटी में जो फर्स्ट पॉइंट है जनरल, उसमें कीवर्ड्स हमने यूज़ किए हैं डॉक्यूमेंट, प्रोसीजर, रिकॉर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे हम रेगुलेटरी की बात कर रहे हैं, जैसे कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात है मेडिकल डिवाइसेस की। सो यहाँ पे ट्रेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आइडेंटिफिकेशन के बाद। सो हर हर मेडिकल डिवाइस को हमें ट्रेसेबल बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट प्रोसीजर होना चाहिए ट्रेसिबिलिटी का, जिससे कि हम जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसको हम जस्टिफाई कर पाएँ अपने कंप्लायंसेस को, और इससे रिलेटेड जो भी हमारे रिकॉर्ड जनरेट होते हैं ट्रेसिबिलिटी के, उसे हमें मेंटेन करना है अपने सिस्टम में। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो है पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फॉर इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस की।
इसमें बात है रिकॉर्ड्स की। रिकॉर्ड्स में है कंपोनेंट्स, मटेरियल, वर्क एनवायरनमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो मैंने आपको इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस का डिस्क्रिप्शन दिया था जब टर्म्स एंड डेफिनेशंस में। तो हमें जब ये इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइस का जो कैटेगरी माना जाता है, ये हाई रिस्क में माना जाता है। वो किसी भी तरह के हों, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ट्रांजिएंट यूज़ के हों, तो वो हाई रिस्क में ही काउंट होते हैं। तो उनके लिए ये स्टैंडर्ड अलग से स्पेसिफाई करता है कि उनकी ट्रेसिबिलिटी अच्छी तरीके से मेंटेन करनी है, उसके रिस्पेक्ट में जो रिकॉर्ड है वो अच्छी तरीके से मेंटेन करने हैं। वो रिकॉर्ड्स होंगे कंपोनेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, मटेरियल से रिलेटेड होते हैं, कंडीशन ऑफ वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मेडिकल डिवाइस को सेटिस्फाई करने के लिए कि वो जो सेफ्टी और परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है उसको मैच कर रहा है कि नहीं किया है। ठीक है, साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसको उनके लिए भी स्पेशली यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड कहता है कि उनको भी मेंटेन रिकॉर्ड करने हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, जिससे कि ट्रेसिबिलिटी मेंटेन हो सके और इन इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस की। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि नेम, एड्रेस, शिपिंग पैकेजेस के, कंसाइनिंग के, उसकी भी डिटेल मेंटेन करनी है डिस्ट्रीब्यूटर्स को। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है कस्टमर प्रॉपर्टी की। कस्टमर प्रॉपर्टी में जो चीज़ें आती हैं वो है आइडेंटिफाई, वेरीफाई, प्रोटेक्ट, सेफगार्ड, रिपोर्ट, मेंटेन। ठीक है, सो हमें जो कस्टमर प्रॉपर्टी होती है अम, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने में या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ की जाती है अलग अलग सिनेरियोज में, अलग अलग प्रोसेस में। तो हमें इस तरह की कस्टमर प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है और साथ ही साथ वेरीफाई करना है उनको यूज़ के लिए, और फर्दर हमें उनको प्रोटेक्ट और सेफ गार्ड करना है एज अ कस्टमर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी 1345 की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है और उसको हमें फर्दर कहीं बचाना है लॉस्ट या फिर डैमेज होने से, और या फिर कहीं इस तरह की कंडीशन में आ जाए वो कि वो सुटेबल ना रह जाए यूज़ करने के लिए, तो इससे चीज़ों को इधर बढ़ाना है। अगर इन केस इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं तो हमें कम्युनिकेट करना है, रिपोर्ट करना है कस्टमर को, और उसको उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन रखने हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो बात आती है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात आती है। तो इसमें जो मैंने कीवर्ड लिए हैं, डॉक्यूमेंट, प्रोसीजर, उसमें है प्रोसेसिंग, स्टोरेज, हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स, स्पेशल कंडीशन, रिकॉर्ड। ठीक है, सो ये प्रिजर्वेशन जो है प्रोडक्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनली मार्केट में काम करते हो तो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोडक्ट को जाना पड़ता है, मतलब पास करना पड़ता है। ठीक है, या फिर उसकी जब भी प्रोसेसिंग हो रही है तो अलग अलग वर्क एनवायरनमेंट उसको रहना पड़ता है, उसमें स्टोर करना पड़ता है। तो जब भी हम प्रोसेसिंग करें, स्टोर करें या हैंडलिंग करें या डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमें प्रिजर्वेशन का ध्यान रखना है। साथ ही साथ एज अ प्रोडक्ट तो हमें ध्यान रखना ही है, साथ उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट है उस पर भी ये रिक्वायरमेंट इक्वली अप्लीकेबल होती है प्रिजर्वेशन की। तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए इसके लिए कि हम कैसे प्रिजर्व करेंगे प्रोडक्ट को, जिससे कि प्रोडक्ट में कोई अल्टरेशन ना आए, कंटेमिनेशन ना आए या फिर कोई किसी तरह का डैमेज ना हो। और ये जो प्रोसीजर होगा वो एक्सपेक्टेड कंडीशन में होगा। अम, ठीक है, और जो भी हमारे हजार्ड्स हो सकते हैं इस तरह की प्रोसेसिंग में
उसके रिस्पेक्ट में होगा। और जो इसमें हम कर सकते हैं, हाँ, मतलब प्रिजर्वेशन के लिए उसमें हम ये चीज़ें कर सकते हैं कि अगर हम कोई सूटेबल पैकेजिंग या फिर कोई पर्टिकुलर शिपिंग कंटेनर्स हैं वो प्रोवाइड करने की बात कर सकते हैं उस प्रोसीजर में, या फिर कोई हम स्पेशल कंडीशन की बात कर सकते हैं प्रोसीजर में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम उसमें ऐड कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम कोई स्पेशल कंडीशन या फिर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें दे रहे हैं फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस, तो हमें उसको रिकॉर्ड करना है और कंट्रोल करना है इस फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट अपना है वो है कंट्रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट। ठीक है, इसमें जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर की बात है, स्पेसिफिक इंटरवल्स, कैलिब्रेशन, मेजरमेंट स्टैंडर्ड, रिकॉर्ड, आइडेंटिफिकेशन, सेफ गार्ड, प्रोटेक्ट, सॉफ्टवेयर यूज, रिकॉर्ड। ठीक है, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मॉनिटरिंग और मेजरिंग को कंट्रोल करना, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे, जैसे हमने डिज़ाइन डेवलपमेंट की बात करी, प्रोडक्ट रियलाइजेशन की बात करी, तो हर चीज़ को हमें अगर हमें इंश्योर करना है विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट, तो उसमें मॉनिटरिंग और मेजरमेंट इक्विपमेंट की बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसका एक कंट्रोल का तरीका होना चाहिए कंपनी के पास, जिससे कि हम जो एविडेंस है कंफर्मिटी का प्रोडक्ट की, जो हमारे रिक्वायरमेंट है डिटरमाइंड उसके रिस्पेक्ट में उसको जस्टिफाई कर पाएँ। तो इसके लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए हर कंपनी के पास। ठीक है, जिससे कि हम ये इंश्योर कर पाएँ कि जो हमारा मॉनिटरिंग और मेजरमेंट हुआ है, वो जो हमारा हमारा प्लान था जो उससे कंसिस्टेंट हो, और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी मॉनिटरिंग मेजरमेंट के उसके कंसिस्टेंट हो। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम वैलिड रिजल्ट्स को इंश्योर करना चाहते हैं थ्रू मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, तो हमें उसमें ध्यान रखना चाहिए कैलिब्रेशन का, वेरिफिकेशन का, कि वो इक्विपमेंट्स कैलिब्रेटेड हो, वेरीफाइड हो, और स्पेसिफिक इंटरवल पे इनका कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन किया गया हो। अ, अ, साथ ही साथ अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि यूज़ करने से पहले कैलिब्रेशन और वेरीफाई कर पाएँ, तो बहुत अच्छा होगा। और ये जो कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन है, ये किसी मेजरमेंट स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में होना चाहिए। जैसे कि आप 70,025 की बात करते हो, आईसो 70,025, तो एक वहाँ पे मेजरमेंट स्टैंडर्ड की बात होती है। जो भी आप टेस्टिंग या फिर कैलिब्रेशन करते हो, तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में, वो नेशनल हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है। तो इस तरह से वैलिडेशन करना है मॉनिटरिंग और मेजरमेंट का। और अगर फर्दर कोई लगता है कि एडजस्टमेंट करने से या फिर रीएडजस्टमेंट करने से हम जो उसका वैलिडेशन है उसको और जस्टिफाई कर सकते हैं, कुछ कमियां थी, ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड करना है हमें सिस्टम में। और हमें ये भी ध्यान रखना है जो कैलिब्रेशन हम करें, वैलिडेशन करें किसी भी मैनर में, उसके प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन हो। ठीक है, जिससे कि हम हमारे एक जनरल एक कोई भी उसको उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लिए आता है, उस इक्विपमेंट को, तो उसको उसका स्टेटस पता हो कि प्रोडक्ट कैलिब्रेटेड है, कब कैलिब्रेटेड है। ठीक है, और हमें सेफ गार्ड भी करना है, कहीं ना कहीं सेफ बनाना है एडजस्टमेंट से। ठीक है, कभी कभी इस तरह की ब्रीच होती है, बायस्ड होती हैं चीज़ें, तो उसमें जो एडजस्टमेंट किए जाते हैं इक्विपमेंट्स में, तो उन चीज़ों से हमें बचाना है उस इक्विपमेंट को। साथ ही साथ किसी तरह का डिटोरिएशन ना हो, मतलब इससे रिजल्ट्स वेरी करें,
तो हमें उस मिसिंग इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है। ठीक है। अ, ये प्रोटेक्शन हैंडलिंग में हम कर सकते हैं, मेंटेनेंस में कर सकते हैं, स्टोरेज में कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हो गए वो एज ए कंपनी हमें मेंटेन करना है अपने सिस्टम में। साथ ही साथ बहुत सारे आज ऑटोमेशन है, सॉफ्टवेयर बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो उनका भी हमें प्रॉपर वैलिडेशन करना है बिफोर यूज़ की वो अप टू द मार्क हो यूज़ करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब सॉफ्टवेयर भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आजकल मशीन मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, तो बहुत सारे ऑटोमेशन यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग करने के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर को इवैल्यूएट करके चलना है, उसके भी रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक स्टैंडर्ड का रेफरेंस दिया हुआ है ISO 10012 का। सो फर्दर कंसल्टेंसी और एडवाइजिंग का पार्ट है, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल्ड वर्क है इन सारी चीज़ों को लेके। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रियलाइजेशन का क्लॉज ख़त्म होता है 7th, और 8th क्लॉज हमारा शुरू होता है। तो 8th क्लॉज जो है अपना है वो है मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है जनरल, इसमें है डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस। उसके जो कीवर्ड्स हैं कंफर्मिटी, मेथड, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। फिर है मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, फीडबैक, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज, रिस्क मैनेजमेंट, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, कंप्लेंट हैंडलिंग, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर, timely recording, evaluating, investigating, determining, handling, correction, justification, external party। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली इस 8th क्लॉज में मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट की बात की गई है। उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है, प्रोडक्ट भी इंक्लूडेड है, प्रोसेस भी इंक्लूडेड है, सिस्टम भी इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इन तीनों के रिस्पेक्ट में होगी। अम, तो स्टैंडर्ड कहता है कि कंपनी को प्लान करना है ये चीज़ें और इम्प्लीमेंट करनी है, जिससे कि वो डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए कंफर्मिटी के प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट के साथ साथ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की कंफर्मिटी को, और जो इफ़ेक्टिवनेस है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, उसको वो मेंटेन कर पाए। ये सब चीज़ें हम करेंगे तभी हम इन चीज़ों को इंश्योर कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक की बात की गई है, और अप्रोप्रिएट मेथड की बात की गई है जो हमें यूज़ करने हैं मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। फिर जो मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट है उसमें फीडबैक की बात है। ठीक है। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। फीडबैक स्टेज वाइज भी हो सकता है और यूज़र एंड से भी फीडबैक हो सकता है। ठीक है। तो हमें फीडबैक को कलेक्ट करना है, हमें लेना है। ठीक है। जिससे कि हमें उसे टैली करना है कि जो हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उसको हमने मैच किया कि नहीं किया। तो वो फीडबैक से ही हो सकता है। अ, और साथ ही साथ जो भी मेथड हमने यूज़ किया है फीडबैक को लेने का, उसको हमें डॉक्यूमेंट करना है, और उससे जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसको हमें डॉक्यूमेंट करना है। और इसके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए फीडबैक प्रोसेस को रिव्यू करने के लिए, जिसमें हम कलेक्शन आएगा फीडबैक का, उसका रिव्यू आएगा, उसकी रिपोर्टिंग आएगी, उस पर एक्शन प्लान आएगा। साथ ही साथ कुछ प्रीवियस अगर हमारे डाटा हो फीडबैक से रिलेटेड
तो उसको भी हमें एसोसिएट करना है, ठीक है, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में। और ये जो फीडबैक है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, जो फर्दर हमें प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को मैच करने में और प्रोडक्ट रियलाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है उससे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फीडबैक को देखना है। और फीडबैक आजकल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू गैदर डाटा, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है अलग अलग प्रैक्टिशनर्स का, अलग अलग यूजर्स का, उससे हमें हाथ मिल जाता है एक जगह कलेक्टेड फॉर्म में, और उससे हम एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट का एक बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे पूछती हैं फीडबैक डेटा के लिए कि आपने फीडबैक लिया है कि नहीं लिया है। जब भी हम ऑडिट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे फीडबैक के लिए पूछते हैं कि फीडबैक आपका क्या रहा, कहाँ पे किस स्टेज पे या फिर फाइनल प्रोडक्ट के लिए यूज़र एक्सपीरियंस के लिए आपने फीडबैक आपको मिला तो क्या मिला, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें फीडबैक प्रोसेस में आ रही हैं, तो इससे रिलेटेड हमें डॉक प्रोसीजर मेंटेन करना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, ठीक है। फिर है कस्टमर हैंडलिंग की बात। इसमें जो कीवर्ड्स मैंने लिए हैं वो डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स, टाइमली रिकॉर्डिंग, इवैल्यूएटिंग, इन्वेस्टिगेशन, डिटरमाइनिंग, हैंडलिंग, करेक्शन, जस्टिफिकेशन, एक्सटर्नल पार्टी। तो कंप्लेंट हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है एक कंपनी के लिए, उसको सही तरीके से क्लोज करना, क्योंकि उसमें कंपनी की रेपुटेशन जुड़ी होती है, प्रोडक्ट की रेपुटेशन जुड़ी होती है, ठीक है। तो कंपनी के पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए कंप्लेंट हैंडल करने के लिए। हम्म, और जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अलग अलग रेगुलेशंस में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं कंप्लेंट हैंडलिंग की, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आती है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज ए कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू कंप्लेंट हैंडलिंग, उसमें पहला है कि हमें जो रिसीव हो रही है और रिकॉर्ड हो रही है इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड है, कि उसका एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हमें कैसे रिसीव करनी कस्टमर कंप्लेंट और उसको कैसे रिकॉर्ड करना अपने सिस्टम में, ठीक है। और कितने समय में हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम कैसे इवेलुएट करेंगे, ठीक है, उस कंप्लेंट को, ये भी हमें डिटरमाइन करना है। फर्दर हम उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है, तो ये प्रोसीजर का पार्ट है। फर्दर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि क्या हमें रिपोर्ट करना है उसके रिस्पेक्ट में रेगुलेटरी बॉडी को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट हैं जिस पे हमें कंप्लेन मिली है, अ, तो उस प्रोडक्ट में कैसे हमें डील करनी है, क्या हमें रिवीजन करने पड़ सकते हैं, कुछ उस पर एक्शन प्लान बनाना पड़ सकता है। तो उससे रिलेटेड हमारे इनिशियल करेक्शंस क्या हो गया, फिर करेक्टिव एक्शंस क्या होंगे, ठीक है। और ये सारे जो भी हमारे करेक्टिव एक्शन, जस्टिफिकेशंस या इन्वेस्टिगेशंस हैं, इन्हें हमें डॉक्यूमेंट करने हैं, ठीक है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हमें लगता है कि कोई एक्टिविटी है जो इन्वेस्टिगेशन में निकाल के आई है और वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब हो सकता है कि आपके आउटसोर्स प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो निकल के आई हो कंप्लेंट, ठीक है, या फिर आपके वेंडर एंड से आया, डिस्ट्रीब्यूटर एंड से आया हो, इम्पोर्टर एंड से आया हो, उसके इसमें आ, हमें वो जो कंप्लेंट है और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है वो हमें एक्सचेंज करनी है अपने एक्सटर्नल पार्टी के साथ, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड इस तरह से कहता है, और सारे रिकॉर्ड हमें मेंटेन करने ही करने हैं। रिकॉर्ड की बहुत स्पेशली जो फोर्थ क्लॉज था उसमें मेंशन किया हुआ है कि रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है। इसके बाद बात आती है
रिपोर्टिंग टू रेगुलेटरी अथॉरिटी की, उसमें है डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर, एडवाइजरी नोटिस। सो अगर लगता है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में ऐसी चीज़ें थी जिसमें कंप्लेंट्स को इस तरह की हैं, कोई एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, या फिर एक एडवाइजरी नोटिस जारी करने की बात आ सकती है, तो हमें कैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है, उसके लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर चाहिए जिससे अम, हम नोटिफाई कर सकें अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी को। ठीक है, इसके लिए हमें जो भी हमारे रिकॉर्ड्स जनरेट होंगे उसे हमें कंपनी के अंदर मेंटेन करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इंटरनल ऑडिट का, मेजरमेंट एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट में। तो उसमें जो पॉइंट है पहला, वो है प्लान्ड इंटरवल्स का, कन्फर्म्स का, इफेक्टिवनेस का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, रिक्वायरमेंट्स का, प्रीवियस ऑडिट्स की बात है, ऑडिट क्राइटेरिया की बात है, रिकॉर्ड्स की बात है, करेक्टिव एक्शंस की बात है, फॉलोअप की बात है, रिपोर्टिंग की बात है। सो इंटरनल ऑडिट बहुत इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, कि आप इंटरनल ऑडिट आपको करनी है, हाँ, फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ योर मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस लेवल ऑफ योर पर्टिकुलर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सो ये भी हम जो प्रोसीजर बनाएंगे मॉनिटरिंग, मेजरमेंट और एनालिसिस का, उसमें हमें इंटरनल ऑडिट का भी प्रोसीजर का डिटेल डालना है। तो इसमें जो चीज़ें होती है कि हमारी इंटरनल ऑडिट जो प्लान इंटरवल्स में होनी चाहिए, और हमें इंटरनल ऑडिट करनी क्यों है, उसमें हमें जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को उसको चेक करना है कि जो हमारा प्लान और डॉक्यूमेंटेड अरेंजमेंट्स थी क्यूएमएस की, उसको कंफर्म करने के लिए हमें पहले तो करना है। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारी एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हमारे ऊपर थी उसको क्रॉस वेरीफाई करना है। ठीक है, उसको कंफर्म करने के लिए, और हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ है, इंटीग्रेट हुआ है, मेंटेन हो रहा है, उसकी इफेक्टिवली जांच करने के लिए हमें इंटरनल ऑडिट करना है। साथ ही साथ ये स्टैंडर्ड कहता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स हैं इंटरनल ऑडिट की, वो प्लानिंग और कंडक्ट करने में, ऑडिट के रिकॉर्ड करने में, रिपोर्ट करने में, ये सारे प्रोसीजर का पार्ट होना चाहिए इंटरनल ऑडिट के। तो हम किसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और क्या रिक्वायरमेंट होगी इंटरनल ऑडिट की, ये सारी चीज़ें हमें उसमें इंक्लूड करनी है उस प्रोसीजर के अंदर। और जो चीज़ें हमें ध्यान देनी इंटरनल ऑडिट के समय में, अ, उसमें है स्टेटस, मतलब प्रोसेस का स्टेटस क्या है, प्रोडक्ट का क्या स्टेटस है, और इसमें जो और फर्दर ध्यान देनी है प्रोसेस के ऊपर, कि प्रोसेस में हम किस एरिया में ऑडिट करने जा रहे हैं, अम, और उसमें हमारे पास पहले अभी हमने ऑडिट करी है इंटरनल ऑडिट, तो उसके क्या रिजल्ट्स रहे हैं। साथ ही साथ इंटरनल ऑडिट की क्राइटेरिया क्या है, स्कोप क्या है, इंटरवल्स क्या हैं, वो डिफाइन होने चाहिए प्रोसीजर्स में जब हम इंटरनल ऑडिट के प्रोसीजर बनाएंगे, प्लान करेंगे, और इन सब चीज़ों को हमें रिकॉर्ड करना है। और जो भी ऑडिटर्स होंगे इंटरनल ऑडिट को एग्जीक्यूट करेंगे, अ, वो ऑडिट को जब भी एग्जीक्यूट करेंगे वो उनकी ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी पे खास ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स को मैच करने की बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऑडिट जो है वो अनबायस्ड हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिवली कंप्लीट की गई हो, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड में ये भी बात की जाती है कि जो ऑडिटर है वो अपने वर्क का खुद ऑडिट ना करे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की।
और इससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड जनरेट होंगे इंटरनल ऑडिट के, जो भी रिजल्ट हमें मिलेंगे, अ, वो सारी चीज़ें हमें मेंटेन करनी है एज अ रिकॉर्ड। और उसमें जो डिटेल होनी चाहिए, मतलब प्रोसेस से रिलेटेड डिटेल होनी चाहिए, एरिया से रिलेटेड डिटेल होनी चाहिए, पर्सन्स जो इन्वॉल्व है उन उनकी डिटेल होनी चाहिए, कब हुई, किस टाइम हुई, वो सारी चीज़ें भी हमारे इंटरनल ऑडिट में होनी चाहिए। साथ ही साथ जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल हैं, इनकी ऑडिट हुई है, वो इंश्योर उनको करना है कि जो नेसेसरी करेक्शंस हैं, करेक्टिव एक्शंस हैं, वो अ, अ, उसको तुरंत वो लागू करें या फिर एक्शन उसके ऊपर लें, कोई उसमें डिले ना हो। जैसे ही वो कोई नॉन कन्फर्मिटी डिटेक्ट होती है, जिससे कि वो एलिमिनेट हो पाए विद इन टाइम। साथ ही साथ उस पर फॉलो अप रखना है। फॉलो अप में वेरिफिकेशन प्रोसेस आता है और फर्दर रिपोर्टिंग होगी, जो उस वेरिफिकेशन के रिजल्ट्स होंगे अपने टॉप मैनेजमेंट को, अपने सीनियर्स को। ठीक है, यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड का रेफरेंस देता है इंटरनल ऑडिट में, जो कि है ISO 19011। फर्दर एडवाइसिंग और कंसल्टेंसी का पार्ट है, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड स्टैंडर्ड्स हैं जो भी रेफरेंस में दिए हुए हैं यहाँ पे नोट में। और उनको यहाँ इस अवेयरनेस ट्रेनिंग में कंप्लीट करना बहुत कठिन है, वो कई दिन लग जाएंगे मेरे को उनको इंक्लूड करने में। तो वो डिटेल्ड वर्क का पार्ट है, जब क्लाइंट के साथ हम लोग बैठते हैं तभी वो सब चीज़ें कर पाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरनल ऑडिट के बाद, वो है मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ प्रोसेसेस की बात आती है। और इसमें जो कीवर्ड यूज़ किया है मैंने, सुटेबल मेथड की बात है। सो यहाँ पे सुटेबल मेथड का वर्ड यूज़ किया गया है और प्रोसेस को मॉनिटर और मेजरमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे सुटेबल मेथड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आपके प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिटेल्स हैं, वो आपको एज अ मैन्युफैक्चरर पता होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उन मेथड्स को डेवलप करो, जिससे आप ये इंश्योर कर पाओ जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, उसके वो अप्रोप्रिएट हों और हमारी जो इफेक्टिवनेस है उसको हम कहीं ना कहीं अचीव कर पाएँ। साथ ही साथ जो हमारे प्लान रिजल्ट्स हैं, अगर हमें वो नहीं मिल रहे हैं तो हम कहाँ पे करेक्शंस और करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं जो कि अप्रोप्रिएट हों फर्दर इन्हांस करने के लिए परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में प्रोसेस के। ठीक है, तो इस तरह से सुटेबल मेथड्स को देखना है। कितनी डिटेल हो सकती है, आप जब प्रोसेस ओनर होगे तो आपको वो आप बेहतर डिज़ाइन कर सकते हो। इस तरह से सुटेबल मेथड को देखना है। इसके आगे जो बात होती है वो है मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट की बात है। तो मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट में जो चीज़ें मैंने ली हैं, कीवर्ड्स में कैरेक्टरिस्टिक्स, एविडेंस एंड आइडेंटिटी लिया है मैंने। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको उसके रिस्पेक्ट में जो वेरिफिकेशन है उसे हमें प्लान करना है और हमें मैच करना है उस कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, हाँ, और ये जो मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट है वो डिफरेंट अप्लीकेबल स्टेजेस में करने हैं हमें। सो ये जो स्टेजेस होंगे वो प्रोडक्ट रियलाइजेशन के डिफरेंट स्टेजेस होंगे, जो उसमें प्रोसेस एसोसिएटेड है। ठीक है, और इनका मतलब जो डॉक्यूमेंटेड अरेंजमेंट्स होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए इन प्रोडक्ट को मॉनिटरिंग और मेजर करने के लिए। और इससे हमें जो एविडेंस निकल के आए कन्फर्मिटी के, अ, अ, और जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हमने बनाए हैं वो सारे मेंटेन होने चाहिए। साथ ही साथ जो पर्सन इन्वॉल्व है इसको एक्सिक्यूट करने में,
प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए वो हो सकता है, तो उसका भी आइडेंटिटी रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, जो प्रोडक्ट को रिलीज कर रहा है, साथ ही साथ जो भी इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व हैं मॉनिटरिंग और मेजरमेंट प्रोडक्ट को करने के लिए, उस उस इक्विपमेंट की भी आइडेंटिटी रिकॉर्डेड होनी चाहिए। और साथ ही साथ स्टैंडर्ड कहता है कि प्रोडक्ट रिलीज या सर्विस डिलीवरी तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि जो प्लान्ड और डॉक्यूमेंटेड अरेंजमेंट है वो सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीट ना हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड एक स्पेशली बात कहता है कि इन केस ऑफ इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस, उस केस में एक रिकॉर्ड है मेंटेन करना है आइडेंटिटी एक पर्सन की जो परफॉर्म करेगा इंस्पेक्शन और टेस्टिंग। ठीक है, ये आप सारे मेडिकल डिवाइसेस के केस में कर सकते हो एज अ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड पे चलते हैं, तो वहाँ पे बात होती है कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट की। उसमें जो फर्स्ट है जनरल है, उसमें है डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर, कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, सेग्रीगेशन, इवैल्यूएशन, डिस्पोजिशन एंड रिकॉर्ड की बात है। ठीक है, सो कुछ प्रोडक्ट्स हमारे निकल के इस तरह के आते हैं जब हम मॉनिटरिंग मेजरमेंट अप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, कि कुछ प्रोडक्ट्स नॉन कंफर्मिंग आते हैं, तो उसमें हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। और स्टैंडर्ड्स के बारे में कहता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है ऐसे प्रोडक्ट्स को और उनको कंट्रोल करना है, जिससे कि इसका अनइंटेंडेड यूज़ ना हो सके, या वो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस तरह उनकी डिलीवरी हो जाए, तो उसको हमें प्रिवेंट करना है। तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए जिससे हम कंट्रोल कर सकें इस तरह के नॉन कंफर्मिटी प्रोडक्ट को। और उससे रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो आ, उनका उसके थ्रू आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन और सेग्रीगेशन, फर्दर इवेल्युएशन और डिस्पोजिशन हम कर सकें। फर्दर जब हमारा नॉन कंफर्मिटी प्रोडक्ट निकल के आता है, अ, उसमें हमारा एक डिटर्मिनेशन की चीज़ निकल के आती है कि हम उसमें हमारा इन्वेस्टिगेशन हम करें उस नॉन कंफर्मिटी प्रोडक्ट को, जिससे हम इवेल्युएट कर सकें कि किस वजह से ये नॉन कंफर्मिटी इस प्रोडक्ट के अंदर आई है। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी हमें कोई पर्टिकुलर टीम है, पर्सनल है, या फिर कोई एक्सटर्नल पार्टी हो सकती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें नोटिफाई करना है और उसको बताना है कि ये इस वजह से मतलब नॉन कंफर्मिटी आई है। साथ ही साथ हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है नेचर ऑफ नॉन कंफर्मिटी का, और साथ ही साथ उसके सब्सिक्वेंट कोई हम एक्शन ले रहे हैं तो उसको उस रिकॉर्ड में मेंटेन करना है। इसमें इवेल्युएशन, इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, और फर्दर कोई डिसीजन हो सकता है। तो इस तरह के रिकॉर्ड को भी हमें मेंटेन करना है सिस्टम में एज अ एविडेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उसमें है एक्शन रिस्पॉन्स टू नॉन कंफर्मिटी प्रोडक्ट डिटेक्शन बिफोर डिलीवरी। तो इसमें जो पॉइंट निकल के आता है वो है एलिमिनेशन का, प्रीक्लूड की बात होती है, कंसेशन की बात आती है, रिकॉर्ड की बात आती है। सो कोई प्रोडक्ट हमारा निकल के आ रहा है जो डिलीवरी के पहले ही नॉन कंफर्मिंग है, उस पर हमें कैसे एक्शन लेना है। ठीक है, तो अगर हम कोई एक्शन इस तरह का प्लान कर सकते हैं जिससे हम नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट को के डिफेक्ट को आ, हम एलिमिनेट कर सके, तो उस पर हमें एक्शन प्लान करना है। ठीक है, या फिर हम प्रीक्लूड कर सकते हैं किसी एक्शन के थ्रू।
जिससे कि वो अपने ओरिजिनल इंटेंडेड यूज या एप्लीकेशन के फॉर्म में आ जाए। तो हमें उस पर एक्शन करना है, लेना है। अगर हम इन केस ऑथराइज कर रहे हैं इसके यूज को बेस्ड और सम कंसेशन, तो उसके लिए हमें प्लान करना है, चीज़ें करनी है। लेकिन इसके लिए हमें हमारे पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। हाँ, ठीक है। और उसका अप्रूवल जो होगा, अगर हमें मिल रहा है आफ्टर कंसेशन उसको मार्केट में रिलीज करने के लिए, तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो वो मिनिमम, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मैच करे, तभी हम उसको रिलीज करें। और इससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हमें जनरेट होंगे उन्हें हमें मेंटेन करना है सिस्टम में। ठीक है, जो भी कंसेशन की बात आई है, ऑथराइजिंग की बात आई है, ठीक है, या फिर एक्शन हम ले रहे हैं एलिमिनेशन के लिए, प्रीक्लूड कर रहे हैं कुछ चीज़ें, उस पर एक्शंस ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें एज अ रिकॉर्ड मेंटेन करना है अपने सिस्टम में। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात आती है actions in response to non-conformity conforming product detected after delivery। उसमें एडवाइजरी नोटिस की बात आती है, रिकॉर्ड की बात आती है। ठीक है, तो हमने कोई प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, उसमें नॉन कन्फर्मिटी आ रही है, तो उस पर हम क्या एक्शन लेंगे एज रिस्पॉन्स। तो इसमें कॉमनली जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है पार्ट, वो है एडवाइजरी नोटिस का। और इससे रिलेटेड कंपनी को करना क्या चाहिए, उसमें पहले तो हमें प्रीपेड जो एक्शंस हो सकते हैं, पोटेंशियल इफेक्ट्स हो सकते हैं नॉन कन्फर्मिटी, उसको इवेलुएट करना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें एक्शन प्लान बनाना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है वो हमें मेंटेन करना है। और फिर फर्दर जो हमारी एडवाइजरी नोटिस है उसको जनरेट करना चाहिए, और वो विद इन जो अप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि हो, इसका हमें ध्यान रखना है। और इसका जो प्रोसीजर होगा वो कैपेबल होना चाहिए, जो कंपनी ने डेवलप किया है प्रोसीजर, वो मतलब इस तरह का हो कि वो कभी भी इफेक्ट में लाया जा सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे इस तरह का प्रोसीजर होना। ठीक है, और इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना ही करना है। तो रिकॉर्ड के लिए स्पेशली स्टैंडर्ड में ध्यान दिया गया है, क्योंकि हम यहाँ पे रेगुलेटरी की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड में जैसे टाइटल में डिफाइन किया हुआ है, तो रिकॉर्ड्स का स्पेसिफिकली ध्यान देना है, हर चीज़ में जो भी रिकॉर्ड जनरेट करना हो रहे हैं उनको मेंटेन करना है एज अ एविडेंस टू जस्टिफाई योर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एज वेल एज योर रेगुलेटरी नीड। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड में बात होती है रीवर्क की। रीवर्क हमें करना पड़ता है, कोई अगर इस तरह का प्रोडक्ट है अ, जिसमें कोई कमी आई है, उसको हमें ठीक करके दोबारा हम उसको मार्केट कर सकते हैं, तो वहाँ पे रीवर्क नीड आती है। इसमें जो मैंने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं वो हैं डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर, रिव्यू, अप्रूवल, वेरिफिकेशन, रिकॉर्ड। सो रीवर्क जब भी हम करने जाएं तो उसके लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए। जो भी हम जिस भी मेडिकल डिवाइस के ऊपर रीवर्क करने जा रहे हैं, और उसमें हमें ये ध्यान देना चाहिए कि पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं रीवर्क के ओवर द प्रोडक्ट। सो जब भी हम रीवर्क का जो भी प्रोसीजर फॉलो करने जा रहे हैं, तो उसको हमें रिव्यू करना है पहले, और अप्रूव कराना है, अ, जिससे कि वो एज अ ओरिजिनल प्रोसीजर बन सके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रीवर्क का प्रोसीजर है वो मतलब कहीं ना कहीं मैच कर सके जो ओरिजिनल प्रोसीजर है, जिससे तो हम एक कंप्लायंट प्रोडक्ट फिर से उसको बना पाएँ। तो इसको जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है।
और जब हम रीवर्क कर लेंगे तो उसके बाद हमें वेरीफाई करने हैं जो प्रोडक्ट है, उसको इंश्योर करना है कि वो जो अप्लीकेबल रिक्वायरमेंट है या फिर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसको वो मैच करता हो। ठीक है, और तभी हम उस प्रोडक्ट को रीवर्क के बाद मार्केट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उनको अपने सिस्टम में मेंटेन करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो है एनालिसिस ऑफ डाटा की। एनालिसिस ऑफ डाटा में मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं, कीवर्ड्स डिटरमाइन एंड कलेक्ट की बात है। सो एनालिसिस ऑफ डाटा, डाटा एनालिसिस आपने जेनरिक वर्ड सुना होगा, प्रोफेशन में वर्क कर रहे होगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सभी कंपनी, सारी ऑर्गेनाइजेशंस इम्प्रूवमेंट पे वर्क कर रही हैं। तो डेटा एनालिसिस का उसमें बहुत बड़ा रोल एक फैक्टर होता है कि हम जो डेटा है हमारे पास किसी भी तरह के हमारी कंपनी में, उनको जब हम अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो हमारे वहाँ से इम्प्रूवमेंट्स के पॉइंट निकल के आते हैं। तो स्टैंडर्ड कहता है कि एक आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए डेटा एनालिसिस का, जिससे हम डिटरमाइन कर सकें, कलेक्ट कर सकें, एनालाइज कर पाएँ एक अप्रोप्रिएट डेटा को, जो हमें फर्दर डिमॉन्स्ट्रेट कर सके सूटेबिलिटी, एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, और इस प्रोसीजर जो होगा डिटर्मिनेशन का, उसमें अप्रोप्रिएट मेथड हो सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हो सकती हैं और उनका एक्सटेंट हो सकता है कि यूज़ का। तो इन सब चीज़ों से मिला के हमें एनालिसिस करना है डेटा का, और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर के थ्रू। और जो डेटा एनालिसिस में जो चीज़ें आती हैं, जो कि हमारी डेटा निकल के आ रहा है मॉनिटरिंग और मेजरमेंट से, और साथ ही साथ अदर रिलेवेंट सोर्सेज से भी आ सकती है। तो इसमें जो डेटा निकल के आता है वो फीडबैक से आ सकता है, कंफर्मिटी आ सकती है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स की, जो कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेंड्स हैं प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स के, और जो इम्प्रूवमेंट्स निकल के आए हैं उनको हम डेटा ले सकते हैं। सप्लायर से हम कुछ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ऑडिट के थ्रू कुछ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, सर्विस रिपोर्ट से हम कुछ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें ये जो एनालिसिस है डेटा की वो हमें शो करती है कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है सूटेबल नहीं है या फिर एडिक्वेट या इफेक्टिव नहीं है, तो हमें यही डेटा का जो एनालिसिस है उसको हमें एज ए इनपुट यूज़ करना है अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, और फर्दर इसका रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है, जो डेटा एनालिसिस हम करेंगे इन सब चीज़ों का ध्यान रख के, और जो प्रोसेस का इस प्रोसीजर के थ्रू। फिर जो लास्ट क्लॉज का रिक्वायरमेंट आती है वो है इम्प्रूवमेंट की। इम्प्रूवमेंट में फर्स्ट आता है जनरल, उसमें है आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट। फिर है करेक्टिव एक्शन, एलिमिनेट, प्रिवेंटिव एक्शन, डिटरमाइन। सो इम्प्रूवमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि मैंने बताया डेटा एनालिसिस में। ठीक है, तो हमें इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमें कुछ इस तरह की चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है या फिर इम्प्लीमेंट करनी है जो कि बहुत नेसेसरी हैं, जिससे हमें इंश्योर कर पाएँ या फिर मेंटेन कर पाएँ जो सूटेबिलिटी, एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस है अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। साथ ही साथ जो मेडिकल डिवाइस की सेफ्टी और परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन कर पाएँ। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान रखनी है। इसमें हमारा क्वालिटी पॉलिसी भी इन्वॉल्व होगी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, ऑडिट रिजल्ट्स भी आएंगे, पोस्ट मार्केट सर्विलेंस भी आते हैं, डेटा एनालिसिस आएगा, करेक्टिव एक्शंस आएंगे, प्रिवेंटिव एक्शंस आएंगे, मैनेजमेंट रिव्यू आएंगे। तो इन सारी चीज़ों से हमारे इम्प्रूवमेंट्स के पॉइंट निकल के आते हैं। ठीक है, जिससे हम अपने जो इम्प्रूवमेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी है, परफॉर्मेंस है, उसको हम कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर पाएंगे आगे। फिर इम्प्रूवमेंट में जो सेकंड पॉइंट हमने करेक्टिव एक्शन की बात की थी, उसमें मिटिगेशन की बात करी थी कि हम एलिमिनेट करना चाहते हैं किसी
तरह की नॉन कन्फर्मिटी है या फिर कोई अनसेटिस्फाइड रिजल्ट हमने देखा है या कोई डेविएशन देखा है, जिससे कि हम जो उसका प्रिवेंट कर पाए रिकरेंस को, उस तरह की चीज़ें दोबारा फ्यूचर में ना हो, तो हमें करेक्टिव एक्शन के थ्रू ये इंश्योर करना है। तो जो करेक्टिव एक्शन होना चाहिए वो विदाउट डिले होना चाहिए, ठीक है, और वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए कहीं ना कहीं, जो नॉन कन्फर्मिटी हमने फेस की है, जिससे कि वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो पाए। तो हमें हमारे पास एक करेक्टिव एक्शन लेने के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए, जिसमें हम रिव्यू कर सके नॉन कन्फर्मिटी को। नॉन कन्फर्मिटी कंप्लेंट भी हो सकती है, इसका भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ उस प्रोसीजर में हमें ध्यान रखना चाहिए है कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कॉज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी को, साथ ही साथ कैसे हम इवेलुएट करेंगे, जिससे कि फर्दर हम एक्शन ले पाएँ और वो नॉन कन्फर्मिटी दोबारा रिकर ना हो। ठीक है। और सो करेक्टिव एक्शंस की जो मतलब प्लानिंग होगी, उसमें ये भी चीज़ें ऐड करनी है हमें कि जो प्लानिंग में हमें क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है, क्या उस पर हमें एक्शन लेने हैं, डॉक्यूमेंटेशन में क्या एक्शन लेने हैं या फिर इम्प्लीमेंटेशन में क्या चीज़ें करनी है जो कि ज़रूरी हैं अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी हमें प्रोसीजर में डालना है कि हम उसे कैसे करेंगे। और साथ ही साथ प्रोसीजर में ये भी चीज़ें हमें ऐड करनी कि हम कैसे वेरीफाई करेंगे जो करेक्टिव एक्शन हमने लिया है उसका एडवर्स एडवर्स कोई इफेक्ट ना आए, जो हमारी एबिलिटी है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मैच करने की, सेफ्टी और परफॉर्मेंस मेडिकल डिवाइसेस को मैच करने के लिए। ठीक है, तो ये भी इंश्योर करना है हमें। तो ये प्रोसीजर के थ्रू हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है प्रोसीजर में जब डालेंगे। साथ ही साथ हमें जो इफेक्टिवनेस है करेक्टिव एक्शन का, उसका भी रिव्यू करने का एक हमारे पास प्रोसीजर होना चाहिए। और जो भी इससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स जनरेट होंगे, जो भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स जनरेट होंगे उसको हमें सिस्टम में मेंटेन करना है। ठीक है, तो यहाँ तक करेक्टिव एक्शन की बात थी। प्रिवेंटिव एक्शन की बात होती है। प्रिवेंटिव एक्शन में मैंने बहुत किया है, डिटरमाइन करने की बात की है। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि कंपनी को डिटरमाइन करना है एक्शंस जिससे कि वो एलिमिनेट कर पाए जो भी कारण है पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज की, और वो प्रिवेंट कर पाए उनके अकरेंस की। तो करेक्टिव अकरेंस में प्रिवेंटिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन में रिकरेंस की बात की थी, प्रिवेंटिव एक्शंस में अकरेंस की बात कर रहा है, और डिटरमाइन पहले करने के लिए बात कर रहा है कि जिससे हम एलिमिनेट कर पाए कॉज को, पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी को। और साथ ही साथ जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो प्रोपोर्शनल होंगे, जो इफेक्ट होंगे पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को आने वाले, तो उसका हमें खास ध्यान रखना है। तो ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट करेगा ऐसे प्रोसीजर्स को प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए। उसमें जो रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड होंगी उसमें हम ले सकते हैं कि हमारा डिटरमाइन करना है पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी को, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, उनके कॉज को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए प्रोसीजर में हमें क्या चीज़ें लेनी है, साथ ही साथ हम उसको इवेलुएट करेंगे कैसे करेंगे और उस पर एक्शन कैसे फ्रेमवर्क रखेंगे जिससे हम फर्दर प्रिवेंट कर पाएँ उसके अकरेंस को। ठीक है, साथ ही साथ अगर उससे रिलेटेड हमें कोई अपनी प्लानिंग में चेंज करना पड़ता है या फिर डॉक्यूमेंटेशन में चेंज करना पड़ता है, इम्प्लीमेंटेशन में चेंज करना पड़ता है, तो वो हमें कैसे करना है। ठीक है, फिर हमें प्रोसीजर में चीज़ें जो और ऐड करनी है वो वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, जो हम एक्शंस प्लान करेंगे
उनको हमें वेरीफाई करना है, जिससे कि वो कोई एडवर्स इफेक्ट ना डालें, जिससे हमारी एबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मैच करने में, सेफ्टी और परफॉर्मेंस प्रोडक्ट की मैच करने में। फिर उसके बाद हमें जो चीज़ें लेनी है प्रोसीजर में है, वो है जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको रिव्यू करना है। जो हमने एक्शन लिया है इन सब चीज़ों का, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को हमें विद टाइम रिव्यू करना है, ठीक है, जिससे हम इंश्योर हो सकें कि जो हमारा प्रोसीजर है डील विद द प्रिवेंटिव एक्शन, वो मतलब साउंड है और कहीं ना कहीं हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहा है। और लास्टली हमें जो इससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं प्रिवेंटिव एक्शन से, और उसमें इन्वेस्टिगेशन है, एक्शंस हैं, उनको हमें अपने सिस्टम में मेंटेन करके रखना है, ठीक है। जैसा कि हमने रिकॉर्ड क्लॉज में, फोर्थ क्लॉज में बात की थी, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्लॉज में, ठीक है। तो ये लास्ट क्लॉज था स्टैंडर्ड का। यहाँ तक स्टैंडर्ड में डिटेल दी हुई है, ठीक है। इसके बाद एनेक्शर ए है, उसमें कंपैरिजन है प्रीवियस वर्जन का 2003 और 2016 वर्जन के ISO 1345 के जो चेंजेस हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, उसकी डिटेल्स बताई हुई हैं, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम 2014 में हैं अभी, तो ये बहुत पहले की बात हो चुकी है। जो लोग 2016 में, 17 में थे, 18 में थे, को इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी क्योंकि उनके पास 2003 के वर्जन्स थे, उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हुए थे। फिर एनेक्शर बी आता है स्टैंडर्ड में, जिसमें करस्पॉन्डेंस दिया गया है बिटवीन ISO 1345 एंड ISO 9001। इसके लिए मैंने इनिशियली आपको ब्रीफ किया है, ठीक है। तो इस पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अ, जब आप डिटेल वे में जब वर्क करते हो इन स्टैंडर्ड्स पे, तो आपको क्लैरिटी रहती है कि हम कहाँ पे किस रिक्वायरमेंट को मैच कर सकते हैं अगर हम मल्टीपल स्टैंडर्ड्स एज अ मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने सिस्टम में, ठीक है। फिर इसके बाद जो स्टैंडर्ड में लास्ट वर्ड है वो है बिब्लियोग्राफी का पेज है, उसमें नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स दिए हैं, रेफरेंसेस दिए हैं, जिसका स्टैंड यूज़ किया गया है इस स्टैंडर्ड को डेवलप करने में, ठीक है। उसमें मैक्सिमम जितने हैं मैंने अभी आपको जब स्टैंडर्ड को ट्रेनिंग दे रहा था तो सारे मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं से मिलके स्टैंडर्ड बना है, उसी से कि उनके कुछ पार्ट्स को इस स्टैंडर्ड में इंक्लूड किया गया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड कंप्लीट होती है और ये हमारे स्लाइड का लास्ट पेज है, जो फर्दर हमारी कंपनी का रिप्रेजेंटेशन है, इसकी डिटेल्स हैं, हमारी सर्विसेज के बारे में यहाँ पे डिटेल दी है, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं। सो आपको कोई एडवाइसिंग कंसल्टेंसी या फिर सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। सो आज के लिए यहाँ कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय।